तलवारबाज की किंवदंती एपिसोड 1। तियानाज़ोग राजवंश में तियानयान प्रांत के बाशुई कमांडरी में स्वॉर्ड मार्क्वेस हवेली में। मेंगर, तुम्हारी तलवार अधिक तेज और अधिक शक्तिशाली हो सकती है। अच्छा, वो समय बेहतर था। बर्फ जैसे सफेद कपड़े पहने एक खूबसूरत युवा लड़की जियान मेंगर आंगन में लगन से अपनी तलवारबाजी का अभ्यास कर रही थी। उसकी तलवार की रफ्तार बहुत तेज थी। उसके बगल में खड़ा और उसे सलाह दे रहा आदमी काले कपड़े पहने एक युवा लड़का था जिसका नाम जियान वुशुंग था। उनकी शक्ल सूरत देखकर लगता था कि वे दोनों ही लगभग 15 या 16 साल की होंगी। लेकिन जियान वुशुंग अपनी सूझबूझ भरी निगाहों से पहले ही उसकी कमियों को एक एक करके बता सकता था। तलवारबाजी की पूरी कला खत्म करने के बाद जियान मेंगर अपनी तलवार म्यान में रखकर खड़ी हो गई। वह मुस्कुराए और जियान वुशुंग के पास चली गई। भाई वुशुंग, मेरी तलवारबाजी के बारे में आप क्या सोचते हैं? जियान मेंगर ने पूछा। ऑरोरा स्वॉर्ड आर्ट के लिए तेज गति की जरूरत होती है। अगर कोई व्यक्ति पूरी स्वॉर्ड आर्ट को 40 सांसों के समय में पूरा कर सकता है तो वह प्रोफाउंड लेवल पर होगा। आपने इसे 38 सांसों के समय में पूरा कर लिया। ये काफी अच्छा है, जियान वुशुंग ने कहा। जियान मेंगर ने कहा, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। आपके बिना मैं 2 महीने की इस छोटी सी अवधि में गहन स्तर तक नहीं पहुंच पाता। जियान वुशुंग ने चुपके से अपना सिर हिलाया। वह जानता था कि उसका निर्देश इसका एक हिस्सा था, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि जियान मेंगर खुद तलवार चलाने में बहुत प्रतिभाशाली थी। स्वॉर्ड मार्क्वेस मैंशन में, जहां ज्यादातर लोग तलवारबाजी का अभ्यास करने पर ध्यान देते थे, शायद जियान मेंगर ही तलवारबाजी में सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली थी। उसके अलावा, भाई वुशुंग, ऑरोरा स्वॉर्ड आर्ट्स को खत्म करने में आपको कितना समय लगता है? 30 सांसों के भीतर, जियान मेंगर ने पूछा। 30 सांसों के भीतर? जियान वुशुंग मुस्कुराया लेकिन उसे जवाब नहीं दिया। जो कोई भी ऑरोरा स्वॉर्ड आर्ट्स के सेट को 30 सांसों के समय में पूरा कर लेता, वह प्रोफाउंड लेवल पर पहुंच जाता। हालांकि अगर वह पूरी ताकत से खेलता तो वह पूरे सेट को 23 सांसों के समय में पूरा कर सकता था। इसका मतलब था कि वह बहुत पहले ही महान ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था। तलवारबाजी में आपकी प्रतिभा के साथ आपको इसे 30 सांसों से कम समय में समाप्त करना होगा, सिवाय। जियान मेंगर ने अपनी आंखों में झिझक और दुख के साथ जियान वुशुंग को देखा। जियान वुशुंग को निश्चित रूप से पता था कि वह क्या कहना चाहती है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं जल्द ही योद्धा बन जाऊंगा। सच में? जियान मेंगर को संदेह हुआ। आखिरकार उसने 4 साल पहले यही कहा था। जियान वुशुंग स्वॉर्ड मार्क्वेस मैंशन के सीधे शिष्य थे। उनके पिता स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर थे और उन्हें स्वॉर्ड मार्क्वेस मैंशन में सबसे शक्तिशाली माना जाता था। जियान वुशुंग अपने पिता की साधना और निर्देशन में बड़े हुए। अपने पिता की बदौलत वह एक प्रतिष्ठित पद पर पैदा हुआ था और निश्चित रूप से स्वॉर्ड मार्क्वेस मैंशन में शीर्ष युवा पीढ़ी के शिष्यों में से एक था। हालांकि 4 साल पहले जब वह 12 साल का था तब सब कुछ बहुत बदल गया। उस वर्ष उनके पिता यात्रा पर चले गए थे, लेकिन उसके बाद उनका कोई पता नहीं चला और किसी को नहीं पता था कि वे कहाँ हैं। दुर्भाग्य कभी अकेले नहीं आता। ये वही साल था जब उसे आध्यात्मिक शक्ति विकसित करनी चाहिए थी, जो योद्धा बनने के लिए उसके लिए जरूरी थी। हालांकि उसने पाया कि वह कितनी भी कोशिश कर ले, आध्यात्मिक शक्ति विकसित नहीं कर सकता। आध्यात्मिक शक्ति विकसित करने में असफल होना एक योद्धा के लिए दुर्लभ था। ये ज्ञात होना चाहिए कि मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए एक योद्धा को स्वर्ग और पृथ्वी से आत्मा को अवशोषित करने और फिर अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति विकसित करने की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक शक्ति हर योद्धा के लिए मौलिक थी। अगर कोई आध्यात्मिक शक्ति विकसित नहीं कर सकता तो उसके लिए योद्धा बनना असंभव था। ऐसे व्यक्ति को स्वॉर्ड मार्क्वेस मैंशन में कूड़े के समान समझा जाता था, जहां ताकत ही सब कुछ थी। पिछले 4 सालों में जियान वुशुंग ने कभी हार नहीं मानी। इसके बजाय उसने एक सच्चा योद्धा बनने के लिए कड़ी मेहनत जारी रखी। उसे उम्मीद थी कि एक दिन वह अपने पिता की गद्दी पर बैठेगा और उसे तलवार मंडप का प्रभार दिया जाएगा। लेकिन वास्तविकता क्रूर थी। यद्यपि जियान वुशुंग आध्यात्मिक शक्ति विकसित नहीं कर सका, परंतु तलवारबाजी में उसकी प्रतिभा अद्भुत थी। वह बचपन से ही अपने पिता के निर्देशन में तलवारबाजी का अभ्यास करता था। अपने पिता की हैसियत और उनकी महान प्रतिभा के कारण उसे तलवारबाजी की कलाएं जल्दी याद हो जाती थी और एक बार ही सिखाए जाने के बाद वह उन्हें पूरी तरह समझ लेता था। हालांकि वह छोटा था, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह तलवारबाजी के मामले में नंबर 1 था। लेकिन आध्यात्मिक शक्ति के बिना तलवारबाजी का अभ्यास करने का कोई मतलब नहीं था। इस बार यह असली है, जियान वुशुंग ने आत्मविश्वास से कहा। ठीक है। जियान मेंगर मुस्कुराया, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया। मेंगर, वुशुंग, एक दयालु मध्यम आयु वर्ग का आदमी आंगन में चला आया। पिताजी, जियान मेंगर ने पुकारा। अंकल लेन, जियान वुशुंग ने पुकारा। यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जियान मेंगर का पिता था, स्वॉर्ड मार्क्वेस हवेली में लाल मार्शल हॉल का महान बुजुर्ग जियान लैन। वुशुंग, तुमने मेंगर को पूरे दिन तलवारबाजी सिखाई है। ये तुम्हारी बहुत मेहरबानी है, जियान लैन ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई बात नहीं, जियान वुशुंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, अंकल लैन, देर हो रही है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ठीक है। जियान लैन और जियान मेंगर ने जियान वुशुंग को जाते हुए देखा। जैसे ही जियान वुशुंग नजरों से ओझल हुआ, जियान लैन का सौम्य चेहरा भी गायब हो गया। मेंगर, तुमने कितनी प्रगति की है? जियान लैन ने उससे धीमी और गहरी आवाज में पूछा। ऑरोरा स्वॉर्ड आर्ट में मैं गहन स्तर तक पहुंच गया हूं, जियान मेंगर ने सख्त नजर से कहा। बहुत बढ़िया। जियान लैन ने अपने चेहरे पर खुशी के भाव के साथ अपने हाथ पकड़े। लगभग 4 साल से तुम हर दिन उस हारे हुए व्यक्ति के साथ रहे हो ताकि वह तुम्हें तलवारबाजी सिखा सके। 4 साल की पीड़ा के बाद तुम्हें आखिरकार बदले में कुछ मिला है। अब आपने तलवार मंडप की सभी 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाएं गहन स्तर तक सीख ली हैं। अगला कदम हमारी योजना को पूरा करना है। पिताजी, क्या आपको यकीन है कि हम ये कर सकते हैं? जियान मेंगर ने भौहें सिकोड़कर पूछा। उसकी आंखें ठंडी और निर्दयी लग रही थी। जो लोग किसी बड़ी घटना में शामिल होते हैं वे छोटी छोटी बातों की चिंता नहीं करते। जियान लैन की आंखें फिर से ठंडी और तीखी हो गईं। सभी चीजें इस बात पर निर्भर करती हैं कि कल क्या होगा। जियान वुशुंग अपने घर के आंगन में वापस चला गया। जल्दी से कुछ खाने के बाद वह बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठ गया। जब मैंने आज मेंगर से कहा कि मैं जल्द ही एक असली योद्धा बन जाऊंगा तो उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया। जियान वुशुंग मुस्कुराया और उसके दाहिने हाथ ने अनजाने में उसके निचले पेट को छू लिया।
उसके पेट में एक भूरे रंग का पत्थर का मनका, जो एक बच्चे की मुट्ठी के आकार का था, उसके जन्म से ही मौजूद था और कोई नहीं जानता था कि यह कहां से आया था। लेकिन यही मुख्य कारण था जिसने उन्हें एक वास्तविक योद्धा बनने से रोका। दूसरों ने सोचा कि जियान वुशुंग एक बेकार व्यक्ति है जो किसी भी आध्यात्मिक शक्ति को विकसित नहीं कर सकता। वास्तव में केवल वह खुद जानता था कि यह सच नहीं था। उसके शरीर में 108 मेरिडियन बहुत पहले ही खुल चुके थे। उसके लिए आध्यात्मिक शक्ति विकसित करना काफी आसान था। हालांकि स्वर्ग और पृथ्वी से जो आत्मा उसने उत्पन्न की थी, वह आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तित होने से पहले ही उसके उदर में स्थित भूरे पत्थर के मनके द्वारा पूरी तरह से अवशोषित कर ली गई। दूसरे शब्दों में, प्रकृति से प्राप्त सारी आत्मा ग्रे पत्थर के मनके के लिए भोजन बन गई। जब ग्रे पत्थर लगातार बढ़ रहा था, जियान वुशुंग ने पाया कि मनका एक अथाह गड्ढे की तरह था जिसकी मात्रा की कोई सीमा नहीं थी। पिछले 4 वर्षों से वो हर दिन आत्मा की साधना कर रहा था ताकि भूरे पत्थर के मनके को यथाशीघ्र भर सके, ताकि मनका उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना बंद कर दे, जिससे वह अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति की साधना कर सके और योद्धा बन सके। कल उसने पाया कि ग्रे पत्थर का मनका जल्द ही संतृप्त हो जाएगा। आज तक ग्रे पत्थर का मनका अपनी सीमा तक पहुंच जाएगा। तब वह अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति विकसित कर सकता था। मुझे शुरू करने दो। जियान वुशुंग ने अपनी दैनिक साधना शुरू की और परिवर्तनों की प्रतीक्षा करने लगा। चीजें वैसी ही हुई जैसी उसने उम्मीद की थी। उसके शरीर में भूरे रंग का पत्थर अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, जबकि अधिक से अधिक आत्मिक ऊर्जा अवशोषित हो रही थी। भूरे रंग का पत्थर का मनका अचानक उसके शरीर में घूमने लगा और उसकी घूर्णन गति तेज होती जा रही थी, जबकि वह छोटा होता जा रहा था। अप्रत्याशित रूप से ग्रे पत्थर का मनका, जो इतने लंबे समय से जियान वुशुंग के शरीर में मौजूद था, एक झटके के साथ पूरी तरह से गायब हो गया। ये चला गया। मनका गायब हो गया है ना। एक सेकंड के लिए जियान वुशुंग की आंखों में बहुत खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन अगले ही पल उसने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसके दिमाग में सूचनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। स्वर्गीय सृजन कौशल। स्वर्ग और पृथ्वी से सृजन की तकनीक के साथ एक सर्वोच्च मार्शल आर्ट बनाए। स्वर्गीय सृजन कौशल। स्वर्ग और पृथ्वी से सृजन की तकनीक के साथ एक सर्वोच्च मार्शल आर्ट बनाए। जियान वुशुंग ने अपनी आंखें खोली और वे आश्चर्य से भरी थीं। साधना विधि। क्या मेरे मन में एक और साधना विधि चल रही है? जियान वुशुंग पहले तो चौंक गया, लेकिन अगले ही पल वह समझ गया कि साधना विधि ग्रे पत्थर के मनके से संबंधित थी। जियान वुशुंग साधना पद्धतियों से अपरिचित नहीं था। स्वॉर्ड मार्क्वेस हवेली में आध्यात्मिक शक्ति को संघनित करने वाले शिष्य साधना मंडप में स्वयं ही कोई भी उपयुक्त साधना पद्धति चुन सकते थे। हालांकि इस दुनिया में हजारों साधना पद्धतियां थीं, लेकिन उसने कभी किसी ऐसी साधना पद्धति के बारे में नहीं सुना था जो स्वर्ग और पृथ्वी से साधना करने के बाद खुद को स्वर्गीय सृजन कौशल की तरह नाम देने की हिम्मत रखती हो। ये ग्रे पत्थर का मनका मेरे अंदर हमेशा छिपा रहा और 4 साल तक मेरे द्वारा संचित की गई सारी आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित कर लिया। यह इतना खास है कि मनका गायब हो गया और मेरे लिए एक साधना विधि छोड़ गया। यह असाधारण होना चाहिए। जियान वुशुंग ने तुरंत ही स्वर्गीय सृजन कौशल को ध्यान से देखा। मार्शल आर्ट्स का मार्ग भाग्य के विरुद्ध लड़ाई है, स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति से सृजन को सक्षम बनाना। स्वर्गीय सृजन कौशल को कई क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें दिव्यपथ के 9 स्वर्ग, परम आध्यात्मिक सागर, सर्वोच्च स्वर्ण कोर क्षेत्र, यिन यांग ब्रेकिंग, आदरणीय मास्टर, 9वें स्वर्ग की ओर उड़ान इत्यादि शामिल हैं। प्रत्येक क्षेत्र स्वर्ग और वर्तमान परंपराओं को चुनौती देता है। स्वर्गीय सृजन कौशल पर आधारित मार्शल आर्ट का उपयोग करने का अर्थ है स्वर्ग की अवहेलना करना। हर कदम असाधारण है। जो कोई भी स्वर्ग की अवहेलना करता है वह प्रकृति का दुश्मन है, जिसे अवज्ञाकारी साधक भी कहा जाता है। ये कुछ सरल शब्द थे, लेकिन इन्होंने जियान वुशुंग को स्तब्ध कर दिया। स्वर्ग की अवहेलना करते हुए खेती करना, विकृत खेती, उसने सोचा। जियान वुशुंग ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे शांत हो गया। हालांकि यह सिर्फ कुछ सरल शब्दों के साथ एक संक्षिप्त परिचय था, फिर भी वह इस साधना पद्धति के उत्कृष्ट अंतरों को देख सकता था। जियान वुशुंग की समझ में सामान्यतः योद्धाओं के लिए मार्शल आर्ट का मार्ग आध्यात्मिक मार्ग से शुरू होता है। आत्मापथ के 7 चरण, आध्यात्मिक सागर का रूपांतरण, स्वर्ण कोर क्षेत्र का निर्माण, यिन यांग शून्य क्षेत्र और फिर दिव्य पारलौकिकता का पौराणिक क्षेत्र, ये सभी मार्शल आर्ट्स के क्षेत्र थे जो जियान वुशुंग को ज्ञात थे। हालांकि स्वर्गीय सृजन कौशल और उसके हर क्षेत्र की साधना के चरण उससे काफी अलग थे जो वह जानता था। आरंभ में एक आध्यात्मिक पथ के 7 चरण थे, जबकि दूसरा दिव्य पथ के 9 स्वर्ग थे। एक में केवल 7 स्तर थे, लेकिन दूसरे में पूरे 9 स्तर थे। यह पूरी तरह से परंपरागत खेती के खिलाफ था। इसके क्षेत्रों का विभाजन प्राकृतिक व्यवस्था और परंपरा का उल्लंघन करता था, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि इस साधना पद्धति को अपनाने वाले लोगों को स्वर्ग की अवहेलना करनी पड़ी। ये वास्तव में स्वर्ग को चुनौती देने वाली साधना पद्धति थी। इस पद्धति को विकसित करने का मतलब था प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध जाना। विकृत साधना। जियान वुशुंग बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उस समय उसकी मनोदशा अत्यंत जटिल थी। जियान वुशुंग हैरान और भयभीत था, लेकिन उसके दिल में उत्साह को छिपाना मुश्किल था। क्या ऐसी स्वर्ग विरोधी साधना पद्धति भूरे पत्थर के मनके के अंदर छिपी हुई थी? मुझे क्या करना चाहिए? स्वर्ग को चुनौती देने वाली साधना पद्धति मेरे सामने है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे इसकी साधना करनी चाहिए या नहीं। जियान वुशुंग ने उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया। हालांकि ये झिझक सिर्फ एक पल के लिए ही रही और फिर उसने जल्दी से एक निर्णय लिया। विचलित साधना में क्या समस्या है? जैसा कि स्वर्गीय सृजन कौशल कहता है, वास्तव में मार्शल आर्ट्स का तरीका स्वर्ग और पृथ्वी के साथ भाग्य और सृजन के खिलाफ लड़ना है। योद्धाओं को स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाता है। उस स्थिति में मेरी साधना स्वर्ग की अवहेलना क्यों नहीं करेगी? जियान वुशुंग वास्तव में उसे स्वर्गीय सृजन कौशल की साधना करने से रोकने का कोई कारण नहीं ढूंढ पाया। इसके अलावा उसे 4 साल तक ग्रे पत्थर के मनके द्वारा प्रताड़ित किया गया था, और अब जब मनके ने आखिरकार उसे ऐसी साधना पद्धति से मुआवजा दिया है, अगर वह इसकी साधना नहीं करता तो वह 4 साल तक झेली गई शिकायतों के कारण संतुष्ट नहीं होता। अब और संकोच न करते हुए जियान वुशुंग ने तुरंत स्वर्गीय सृजन कौशल के निर्देशों के अनुसार इस विधि की साधना शुरू कर दी। स्वर्ग और पृथ्वी की विशाल आध्यात्मिक शक्ति लगातार उसके शरीर में प्रवाहित हो रही थी और उसके 108 मेरिडियन ने उसे पागलपन की हद तक अवशोषित कर लिया था।
शक्ति उसके शरीर में एक अनोखे मार्ग के अनुसार प्रवाहित हुई। महत्वपूर्ण ऊर्जा के एक बड़े चक्र के बाद ये शक्ति जियान वुशुन के डेंटियन की ओर एकत्रित हुई। रात जल्दी बीत गई। अगली सुबह सूर्योदय से पहले अभी भी अंधेरा था। जियान वुशुन ने अपने बिस्तर पर झुके हुए धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने पूरी रात साधना की थी। अपनी दाहिनी हथेली को देखते हुए उसने आध्यात्मिक शक्ति की एक किरण उभरती देखी। उसकी आंखें उत्साह में चमकने से खुद को रोक नहीं पाईं। दिव्य पद का प्रथम स्वर्ग। साधना की एक रात के बाद न केवल उसने आध्यात्मिक शक्ति की पहली किरण को संघनित किया था, बल्कि उसके डेंटियन ने और अधिक शक्ति संग्रहित की थी। मार्शल आर्ट साधना के संदर्भ में जब तक कोई व्यक्ति आध्यात्मिक शक्ति को संघनित कर सकता है, भले ही उसका एक हिस्सा ही क्यों न हो, वह एक सच्चा योद्धा बन सकता है। स्वर्गीय सृजन कौशल वास्तव में असाधारण है। सिर्फ एक रात के बाद मैंने अपने शरीर में इतनी आध्यात्मिक शक्ति जमा कर ली है। ये साधना गति स्वॉर्ड मार्क्वेस मेंशन की तुलना में बहुत तेज है। इसके अलावा मुझे लगता है कि मैं जो शक्ति छोड़ सकता हूं वह आध्यात्मिक पथ के पहले चरण से कहीं ज्यादा मजबूत है। जियान वुशुन ने अपनी बाहें हिलाईं और उस पल अपनी ताकत महसूस की। दिव्य पथ का पहला स्वर्ग सामान्य योद्धाओं के लिए आध्यात्मिक पथ के पहले चरण के समान ही था, लेकिन ताकत में स्पष्ट अंतर था। दिव्य पथ के पहले स्वर्ग तक पहुंचने के बाद जियान वुशुन जो ताकत छोड़ सकता था, वह निसंदेह आध्यात्मिक पथ के पहले चरण तक पहुंचने वाले योद्धाओं की तुलना में अधिक मजबूत थी। स्वर्गीय सृजन कौशल की शुरुआत दिव्य पथ के 9 स्वर्गों से हुई, जिसमें 9 स्तर शामिल थे। मैं जो शक्ति छोड़ सकता हूं वह आध्यात्मिक पथ के प्रथम चरण के साधारण योद्धाओं से अधिक शक्तिशाली है। क्या इसका मतलब यह है कि जब मैं दिव्य पथ के 7वें स्वर्ग पर पहुंचता हूं तो मैं आध्यात्मिक पथ के 7वें चरण के शिखर से योद्धाओं को आसानी से मात दे सकता हूं? इसलिए जब मैं दिव्य पथ के 9वें स्वर्ग पर पहुंचता हूं, जो दिव्य पथ का शिखर है, तो मैं जो शक्ति इस्तेमाल कर सकता हूं वह आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के विशेषज्ञों से अधिक शक्तिशाली होगी। उसकी आंखों में भय की एक झलक दिखाई दी। अद्भुत! स्वर्गीय सृजन कौशल बहुत मजबूत है। इसकी खेती की गति सामान्य तरीकों से कहीं ज्यादा तेज थी। खास बात यह थी कि इसका हर कदम स्वर्ग को चुनौती देता था। प्रत्येक क्षेत्र प्राकृतिक व्यवस्था और परंपराओं के विरुद्ध जा सकता है। इसके अतिरिक्त खेती विधि में एक गुप्त विधि भी शामिल थी, आत्मा भक्षण गुप्त कौशल। जियान वुशुन ने खुद को पढ़ा। आत्मा भक्षण गुप्त कौशल अत्यंत आक्रामक और स्वर्ग को चुनौती देने वाला था। यह गुप्त विधि से ज्यादा एक निश्चित कौशल था। यह उस तरह का कौशल था जिसमें अपने पक्ष के 800 सैनिकों की बलि देकर 1000 दुश्मनों को मारा जा सकता था। वैसे भी इस गुप्त विधि का परिचय देखकर ही वह इससे डरने से खुद को नहीं रोक पाया। उसने अभी गुप्त विधि की साधना करने का इरादा नहीं किया था। कुछ समय तक अपनी साधना में सुधार करने के बाद वह इसका अधिक ध्यानपूर्वक अध्ययन कर सकता था। योद्धा। मैं जियान वुशुन अंततः एक वास्तविक योद्धा बन गया हूँ। उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था क्योंकि उसने 4 साल तक हर तरह का अपमान सहा था। अब उसने आखिरकार अपनी आध्यात्मिक शक्ति को एकत्रित कर लिया था और एक सच्चा योद्धा बन गया था। इससे उसे जोर से चिल्लाने का मन हुआ। वह जियान वुशुन था जिसके हाथ में तलवार थी, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। वह बिल्कुल भी कूड़ा नहीं था। साधारण स्नान के बाद जियान वुशुन तुरंत बाहर चला गया। वह जियान मेंगर को यह खबर बताने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था कि वह योद्धा बन गया है। वह उसे आश्चर्यचकित करना चाहता था। मेंगर, मैंने तुमसे कहा था कि मैं निश्चित रूप से योद्धा बनूंगा। इतना ही नहीं, बल्कि भविष्य में मैं अपने पिता जितना ही शक्तिशाली बन जाऊंगा। मैं स्वॉर्ड मार्क्वेस मेंशन में शीर्ष योद्धा बनूंगा। मेरे हाथ में ट्रिपल किल स्वॉर्ड होगा और स्वॉर्ड पैविलियन का प्रभारी बनूंगा। उसके दिल में प्रत्याशा थी। 4 साल पहले से उनके पिता का कोई पता नहीं चला था, जिसके बाद उन्होंने ये निर्णय लिया। उसे उम्मीद थी कि एक दिन वह इतना मजबूत हो जाएगा कि अपने पिता की जगह ले सकेगा और तलवार मंडप की कमान संभाल सकेगा। यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। इससे पहले वह आध्यात्मिक शक्ति को एकत्रित नहीं कर सका था, इसलिए वह इस सपने से बहुत दूर था, लेकिन अब यह पूरी तरह से अलग था। क्या आपने अभी अभी यह समाचार सुना है कि रेड मार्शल हॉल के महान बुजुर्ग जियान लैन ने पूरे हॉल को एकजुट करके मेंशन मास्टर से मांग की है कि वह अपनी बेटी जियान मेंगर को तलवार मंडप मास्टर के रूप में नामित करे और तलवार मंडप का प्रभार संभाले। जियान वुशुन तुरंत रुक गया। क्या ये सच है कि अंकल लैन ने रेड मार्शल हॉल के साथ गठबंधन करके मेंशन मास्टर से मेंगर को तलवार मंडप मास्टर बनने के लिए कहा ताकि वह तलवार मंडप का प्रभार संभाल सके? क्या यह एक मजाक है? जियान वुशुन हंसा और इसे गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार इन 4 सालों में वह लगभग हर दिन जियान मेंगर के साथ रहा और जियान लैन हमेशा दयालु रही और उसका खास ख्याल रखा। नतीजतन वे एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल मिल गए। जियान वुशुन ने भी उनके साथ अपने परिवार की तरह व्यवहार किया, उनसे कोई रहस्य नहीं छिपाया। उनकी सबसे बड़ी इच्छा तलवार मंडप की कमान संभालने की थी। ये बात जियान लैन और जियान मेंगर दोनों को पता थी। इसके अलावा ये परंपरा रही है कि तलवार मंडप मास्टर का चयन केवल तलवार मंडप से ही किया जा सकता है, और जियान मेंगर अपने पिता की तरह रेड मार्शल हॉल के लिए प्रतिबद्ध थी। स्वॉर्ड मार्क्वेस मेंशन में स्वॉर्ड पवेलियन और रेड मार्शल हॉल 2 अलग अलग गुटों के थे जो प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे। स्वॉर्ड मार्क्वेस मेंशन ने अपने शुरुआती दिनों में तलवारबाजी में गहन शोध पर ध्यान केंद्रित किया, जिसका अनुमान प्रत्येक कबीले के सदस्य के उपनाम जियान से लगाया जा सकता है। हालांकि इसकी क्रमिक समृद्धि और विकास के साथ मार्क्वेस मेंशन के जूनियर ने अन्य हथियारों में भी हाथ आजमाया। यह विशेष रूप से तब होता था जब वे तलवारबाजी की तुलना में उनमें अधिक प्रतिभाशाली होते थे। बाद में ऐसे और भी जूनियर हुए, जिससे अंततः रेड मार्शल हॉल का गठन हुआ। इन दोनों गुटों के अस्तित्व ने कभी भी खुले संघर्ष को जन्म नहीं दिया, हालांकि हमेशा प्रतिद्वंद्विता की एक अंतर्निहित धारा थी। अब उनके बीच संबंध विशेष रूप से कटु थे। चूंकि रेड मार्शल हॉल के महान बुजुर्ग की बेटी जियान मेंगर उनकी उत्तराधिकारी थी, वह तलवार मंडप का प्रभार कैसे ले सकती थी? जियान वुशुन ने पहले तो इसे गंभीरता से नहीं लिया, ये सोचकर कि वह आदमी बस मजाक कर रहा है। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद उसे आगे की खबर पता चली। मैंने भी यही सुना है। रेड मार्शल हॉल के प्रमुख जियान लैन पिल रिफाइनिंग रूम के किमियागरों के साथ मेंशन मास्टर के पास गए और अनुरोध किया कि वे जियान मेंगर को तलवार मंडप का प्रभार संभालने की अनुमति दें। इसका तलवार मंडप द्वारा कड़ा विरोध किया गया। हालांकि तलवार मंडप मास्टर जियान नंतियन के गायब होने के बाद से उनका बहुत कम प्रभाव रहा है। उनके विरोध को खारिज कर दिया गया।
अंत में मेंशन मास्टर ने हालांकि अनिच्छुक जियान मेंगर को तलवार मंडप का प्रभार सौंपने का वादा किया जब तक कि वह तलवार मंडप मास्टर बनने के योग्य थी। तलवार मंडप मास्टर बनने के लिए किन मानकों को पूरा करना आवश्यक है? स्वॉर्ड मार्क्विस मेंशन में स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर मेंशन मास्टर से सिर्फ कमतर है। उनका दर्जा ऊंचा है जिस तक पहुंचना मुश्किल है, इसलिए स्वॉर्ड पवेलियन ने हमेशा अपने मास्टर के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं के एक सेट पर जोर दिया है। स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर बनने के लिए सबसे पहली आवश्यकता स्वॉर्ड सिद्धांतों में अत्यंत उच्च उपलब्धियां हासिल करना और स्वॉर्ड पवेलियन की सभी 18 प्रथम श्रेणी की स्वॉर्ड कलाओं में निपुण होना है। प्रथम श्रेणी की तलवार कला सभी 18, वहां केवल विस्मय सूचक शब्द ही बचे थे। स्वॉर्ड मार्क्विस मेंशन में सामान्य शिष्यों के पास केवल तृतीय श्रेणी या द्वितीय श्रेणी की तलवार कला तक पहुंच थी, जबकि प्रथम श्रेणी की तलवार कला उन प्रतिभाशाली शिष्यों के लिए उपलब्ध थी जो मुख्य सदस्य या कुलीन सदस्य थे। आज स्वॉर्ड पवेलियन में 10 से भी कम शिष्य थे जो प्रथम श्रेणी की तलवार कला सीखने के योग्य थे, और यदि संभव भी हो तो वे अधिकतम 1 या 2 प्रथम श्रेणी की तलवार कला ही सीख सकते थे। जहां तक 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं का प्रश्न है, तो तलवार मंडप का एक मुख्य शिष्य भी उन सभी को सीखने के लिए पात्र नहीं था। रेड मार्शल हॉल के शिष्य की तो बात ही छोड़िए। जियान मेंगर के लिए इस मानक को पूरा करना पूरी तरह असंभव है, किसी ने विश्वास से कहा। बिल्कुल नहीं, जियान मेंगर ने ऐसा किया। आज मेंशन मास्टर और स्वॉर्ड पवेलियन एल्डर्स की चौकस निगाहों के सामने उसने सभी 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं का प्रदर्शन किया, जिसमें गहन स्तर पर दक्षता का अविश्वसनीय प्रदर्शन किया गया। माफ करें, उद्धरण चिन्ह, ये कैसे संभव हो सकता है? उसने ये तलवार कला कैसे सीखी? वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। हालांकि जियान वुशुन पूरे समय वहीं खड़ा रहा और हक्का बक्का रह गया। तलवार मंडप की 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाएं, क्या वह वही व्यक्ति नहीं था जिसने जियान मेंगर को वे तकनीकें सिखाई थी? 4 साल पहले जब उसके पिता लापता थे और वह आध्यात्मिक शक्ति को संघनित नहीं कर पा रहा था, तो जियान मेंगर ने ही उसे दुविधा से बाहर निकलने में मदद की थी, जो उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। उसके प्रति कृतज्ञ होने के कारण वह लगभग हर दिन जियान मेंगर के साथ रहता था। वह तलवार सिद्धांत में महान प्रतिभा से संपन्न थी और तलवार चलाने की शौकीन थी। हालांकि रेड मार्शल हॉल में कोई उन्नत तलवार कला नहीं थी। ये देखकर उस समय 12 या 13 साल का मासूम बच्चा जियान वुशु जियान मेंगर को तलवारबाजी सिखाना शुरू कर दिया। बाद में उसने उसे स्वॉर्ड पवेलियन से तलवारबाजी भी सिखाई। 4 साल बीत गए। इन 4 सालों में उन्होंने जियान मेंगर को 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाएं सिखाई। लेकिन आज उनकी शिक्षा के कारण वह तलवार मंडप का प्रभार संभालने का सपना देख सकती थी। तलवार मंडप का प्रभार संभालना उनके पूरे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा थी। नहीं, यह असंभव है। मेंगर ऐसा कभी नहीं करेगा। जियान वुशु ने अपना सिर हिलाते हुए सोचा, इस पर विश्वास करने में अनिच्छुक। तलवार मंडप की कमान संभालने के लिए जबरदस्त गुणवत्ता और ताकत की आवश्यकता थी, साथ ही सभी 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं में दक्षता की भी आवश्यकता थी, जो अनिवार्य थी। तलवार मंडप मास्टर के लिए न्यूनतम ताकत की आवश्यकता तलवार मंडप के 4 महान बुजुर्गों में से प्रत्येक के साथ कम से कम 20 आंदोलनों के लिए युद्ध करने की क्षमता थी, जिसे जियान मेंगर ने सफलतापूर्वक किया। ये कैसे संभव हो सकता है? मैं तलवार मंडप के 4 महान बुजुर्गों की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, जो बहुत पहले ही आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनमें से सबसे मजबूत एल्डर हॉर्न असाधारण आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में पहुंच गया है, जो गोल्ड कोर क्षेत्र से सिर्फ 1 कदम दूर है। जियान मेंगर कभी भी 20 आंदोलनों को कैसे पार कर सकता है? हम हमेशा से उसे नीची नजर से देखते आए हैं। वह मार्क्विस की हवेली में हमेशा शांत रहती थी और शायद ही कभी अपनी ताकत दिखाती थी, लेकिन आज 4 स्वॉर्ड पवेलियन एल्डर्स के साथ उसकी लड़ाई के दौरान वहां मौजूद हर कोई उसकी ताकत से पूरी तरह हैरान रह गया। यह आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में था। उससे भी बढ़कर वह गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में है। एक और स्तर के साथ वह असाधारण आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में होगी। जियान मेंगर वह गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में कैसे कदम रख सकती है? मुझे नहीं लगता कि इतनी छोटी 16 साल की लड़की के लिए यह संभव है। न केवल वे शिष्य जो चर्चा कर रहे थे आश्चर्यचकित होकर एक शब्द भी नहीं बोल पाए, बल्कि जियान वुशुन भी पूरी तरह से अचंभित था। मेंगर वह गहन आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र तक पहुंच गई। जियान वुशुन ने अविश्वास के साथ सोचा। हालांकि वह 4 साल से हर दिन जियान मेंगर के साथ था, लेकिन उसने कभी अपनी ताकत नहीं दिखाई थी। जियान वुशुन ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, ये सोचकर कि जियान मेंगर मार्क्विस की हवेली के दूसरे शिष्यों की तरह ही थी, जो ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक पथ के 5वें या 6ठे चरण पर थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह आध्यात्मिक सागर क्षेत्र तक पहुंच सकती है। गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र की तो बात ही छोड़िए। 16 साल की छोटी सी लड़की गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में कैसे कदम रख सकती है? पिछले सैकड़ों वर्षों में स्वॉर्ड मार्क्विस मेंशन में ऐसा कभी नहीं हुआ था। जियान मेंगर ऐसी प्रतिभाशाली और असाधारण प्रतिभा वाली लड़की तलवार मार्क्विस हवेली के सैकड़ों वर्षों के इतिहास में पहले कभी नहीं दिखाई दी। वह तलवार मंडप की 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं में इतनी कुशल है कि वह तलवार मंडप के 4 महान बुजुर्गों की 20 चालों से बच गई है। नतीजतन हवेली मास्टर ने जियान मेंगर को अपनी तत्काल सहमति दे दी कि वह तलवार मंडप का प्रभार संभाल सकती है, जिससे वह तलवार मंडप मास्टर बन गई। 2 महीने बाद स्वॉर्ड पवेलियन मेंशन में एक वार्षिक स्वॉर्ड मार्क्विस टोकन बैटल होगा, जिसमें जियान मेंगर बशुई कमांडरी के मजबूत विशेषज्ञों की मौजूदगी में अपनी अद्भुत ताकत साबित कर सकती है। फिर सभी की गवाही के सामने उसे स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। अद्भुत उद्धरण चिन्ह, ये सचमुच आश्चर्यजनक है कि एक 16 वर्षीय लड़की गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र तक पहुंच गई है। ये सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, सिवाय जियान वुशुन के, जो बगल में खड़ा था और इस खबर को सुनकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या मेंगर वास्तव में गहन आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र तक पहुंच गई है? क्या वह वास्तव में 2 महीने में तलवार मंडप मास्टर के रूप में कार्यभार संभालेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। अपनी मुट्ठियां भींचते हुए जियान वुशुन उसके घर के आंगन की ओर ऐसे भागा जैसे वह पागल हो गया हो। उसका दिल खराब हो गया था। ये सच नहीं हो सकता। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सच है। ये सभी जानते थे कि तलवार मंडप उनके शिष्यों का था, और चूंकि उनके पिता तलवार मंडप के मास्टर थे, इसलिए वे एकमात्र उत्तराधिकारी थे।
उसे याद आया कि उसके पिता ने उससे कहा था कि केवल तलवार मंडप के शिष्य ही इसका प्रभार संभाल सकते हैं, और यही उनका जीवन पर्यंत सपना था। तो फिर वह दूसरों को अपना सपना चुराने और नष्ट करने की इजाजत कैसे दे सकता था। जियान वुशुन उस प्रांगण में आया जहां वह हर दिन जियान मेंगर के साथ तलवारबाजी का अभ्यास करता था। आमतौर पर जियान मेंगर यहाँ पहले से ही इंतजार कर रही होती, लेकिन आज जियान वुशुन के आंगन में आने के बाद उसने उसे हमेशा की तरह अपनी जगह पर नहीं देखा। वहां सिर्फ जियान लैन थी, जिसने काले रंग का लबादा पहना हुआ था। वह अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके चुपचाप उसका इंतजार कर रहा था। जियान वुशुन को बुरा लग रहा था। अंकल लैन, जियान वुशुन ने उसे हमेशा की तरह पुकारा। तुम यहाँ हो? जियान लैन मुड़ी। उसका हमेशा का सौम्य चेहरा पूरी तरह से ठंडा और दूर का हो गया था। तुमने सब कुछ सुन लिया होगा। आज मेंशन मास्टर ने मेंगर को नया स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर नियुक्त किया है। स्वॉर्ड मार्क्वेस टोकन बैटल के बाद उत्तराधिकार समारोह आयोजित किया जाएगा। वैसे स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर की स्थिति का प्रतिनिधित्व करने वाला टोकन वर्तमान में आपके पास है। जियान वुशुन हैरान रह गया। तलवार मंडप मास्टर का प्रतिनिधित्व करने वाला टोकन तलवार मार्क्वेस हवेली में सबसे शक्तिशाली तलवार थी, ट्रिपल किल तलवार। इसे उसके पिता के भरोसेमंद व्यक्ति ने उसके गायब होने के कुछ समय बाद ही वापस लाया था। पिछले 4 सालों में तलवार हमेशा उसके पास ही रही थी। यह उसकी पीठ पर लटकी लंबी तलवार थी। इसे सौंप दो, जियान लैन ने कहा। जियान वुशुन का शरीर और दिल दोनों कांप उठे। जियान लैन को देखते हुए उसने गुस्से में अपने दांत पीस लिए और धीमी आवाज में कहा, मैं मेंगर को देखना चाहता हूँ। मेंगर, उसकी क्या हैसियत है? तुम्हें लगता है कि तुम जिससे चाहो मिल सकती हो? जियान लैन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। जब तक मैं उसे नहीं देख लेता मैं इसे नहीं सौंपूंगा, जियान वुशुन ने चुनौती भरे स्वर में कहा। इस क्षण भी उसके दिल में अभी भी कुछ उम्मीद थी कि यह सब जियान लैन का विचार था और जियान मेंगर को इसके लिए मजबूर किया जा रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जियान लैन चिल्लाया। उसे गुस्सा आ रहा था। पिताजी, सफेद कपड़े पहने एक खूबसूरत लड़की, जियान मेंगर धीरे धीरे घर से बाहर आए। मेंगर, जियान वुशुन उत्सुकता से उसकी ओर मुड़ा। उसे एक नजर ने उसकी आखिरी उम्मीद को नष्ट कर दिया। उसने देखा कि जियान मेंगर की आंखें ठंडी और निर्दयी थीं। जियान वुशुन को अचानक एहसास हुआ कि जियान मेंगर के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की गई थी। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो? जियान वुशुन ने उसे घूरते हुए पूछा। तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, जियान मेंगर ने अपना सिर हिलाया। मैंने तुमसे कभी कोई वादा नहीं किया। भले ही तुमने मुझे तलवारबाजी सिखाई हो, जैसा मैंने कहा था, मैंने कभी तुम्हें मजबूर नहीं किया। यह एक सौदा था। तुमने मुझे सिखाया और मैं 4 साल तक तुम्हारे साथ रहा। यह उचित है। केवल एक सौदा? जियान वुशुन ने फिर से एक फीकी मुस्कान के साथ पूछा। आपको पता होना चाहिए कि ट्रिपल किल तलवार मेरे पिता के भरोसेमंद व्यक्ति द्वारा वापस भेजी गई थी। यह उसे खोजने का एकमात्र सुराग हो सकता है। मुझे पता है। जियान मेंगर ने सिर हिलाया। आप ये भी जानते हैं कि जीवन में मेरी सबसे बड़ी इच्छा अपने पिता का उत्तराधिकारी बनना है और एक दिन ट्रिपल किल तलवार के साथ तलवार मंडप का प्रभार संभालना है ना? जियान वुशुन ने पूछना जारी रखा। हाँ, जियान मेंगर ने फिर सिर हिलाया। हालांकि ये तुम्हारे लिए सिर्फ एक सपना है। ये कभी साकार नहीं होगा। आखिरकार तुम एक कचरा हो जो आध्यात्मिक शक्ति विकसित करने में असमर्थ हो। कचरा? जियान वुशुन खुद पर हंसना बंद नहीं कर सका। आज सुबह ही उसने स्वर्गीय सृजन कौशल की साधना की थी और अंततः कुछ आध्यात्मिक शक्ति एकत्रित की थी। अब वह एक सच्चा योद्धा बन गया था। वह उसे यह बात बताने के लिए बहुत उत्सुक था। कौन सोच सकता था कि वह उसे हमेशा कचरा समझती रही होगी। एक दयनीय व्यक्ति जो आध्यात्मिक शक्ति की साधना नहीं कर सका। जियान वुशुन, चीजें हो चुकी हैं। इस पर अंतहीन बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। ये केवल आपको कमजोर दिखाएगा। अगर आप जो कुछ भी झेल चुके हैं उससे समझौता नहीं कर सकते तो आप मुझे निष्पक्ष रूप से चुनौती दे सकते हैं। इस दुनिया में ताकत आपको शक्ति और अधिकार देती है। जब आप कमजोर होते हैं तो लोग आपका फायदा उठाते हैं। आप इसके लिए किसे दोषी ठहरा सकते हैं? जियान मेंगर ने उदासीनता से कहा। तो बस इतना ही, क्योंकि मैं बहुत कमजोर हूँ। जियान वुशुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हालांकि उसके चेहरे पर मुस्कान एक उदास मुस्कान थी। तो मैं हमेशा से मूर्ख रहा हूँ। हाँ, बेवकूफ। मैं कितना बेवकूफ हूँ। मैं दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख हूँ। मैं एक मूर्ख हूँ। उद्धरण चिन्ह। जियान वुशुन ऐसे दहाड़ा जैसे वह पागल हो। जियान लेन और जियान मेंगर पास में खड़े होकर बिना किसी दया के उसे चुपचाप देख रहे थे। उसने जो कहा था वह कटु सत्य था। इस दुनिया में लोग जंगल के कानून के अनुसार जीवित रहते हैं। जियान वुशुन उदास होकर हंसा, लेकिन इस बीच ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग पर एक साथ हजारों वज्रपात हुए हों। उसका चेहरा टेढ़ा हो गया था और उसकी आंखें उलझी हुई थीं, पहले अविश्वास, फिर सदमा और अंत में गुस्सा, लगभग पागलपन की हद तक। कुछ सेकंड बाद जियान वुशुन ने अचानक हंसना बंद कर दिया। जब उसने फिर से ऊपर देखा तो उसकी आंखें शांत हो गई थीं। जियान लेन और जियान मेंगर दोनों ने उसके परिवर्तन को देखा। वे काफी आश्चर्यचकित थे। हालांकि उन्होंने यह नहीं देखा कि इतने कम समय में जियान वुशुन के भीतर कितना बड़ा परिवर्तन आ गया था। मूल रूप से मासूम और सरल स्वभाव वाला जियान वुशुन चला गया। उसकी जगह जो व्यक्ति बचा था वह जीवन में कई दशकों के उतार चढ़ाव का सामना करता हुआ दिखाई दिया। गहरी सांस लेने के बाद जियान वुशुन ने जियान मेंगर की ओर देखा। उसकी नजरें हड्डियों को जमा देने वाली थीं और बिल्कुल भी कोमल नहीं थीं। जियान मेंगर उसकी गहरी निगाहों के नीचे ठंडक महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। ये आंखें कितनी ठंडी थीं, जैसे कोई विषैला सांप अपने शिकार पर नजर गड़ाए हुए हो। जियान मेंगर, तुम सही हो। केवल कमजोर लोग ही दया की प्रार्थना करते हैं। विशेषज्ञ ताकत से खुद को साबित करते हैं। इसलिए, जियान वुशुन ने ठंडी आवाज में कहा। उसने अपनी पीठ से ट्रिपल किल तलवार खींची और उसे ऊपर उठाया। श्वा, तलवार की धार ने जियान वुशुन की हथेली पर खून बहने वाला घाव बना दिया। उसके हाथ में जलन का दर्द हुआ और उसने अपनी खूनी मुट्ठी भींच ली। दर्द के बावजूद उसने जियान मेंगर को देखा और कहा, 2 महीने में तलवार मार्क्वेस टोकन लड़ाई के दौरान जिस दिन आप सार्वजनिक रूप से तलवार मंडप मास्टर की स्थिति में सफल होंगे, मैं आपको चुनौती दूंगा। मैं कसम खाता हूं कि मैं आप सभी को बता दूंगा कि तलवार मंडप हमेशा के लिए तलवार मंडप का है।
यह मेरे पिता का है, मेरा है। किसी और का इसमें हाथ होना असंभव है। मैं उन सभी को मार डालूंगा जो अतिक्रमण करने का प्रयास करेंगे। खून धीरे धीरे उसकी बांह से बहता हुआ जमीन पर टपकने लगा। उसके शब्द बहुत ही मधुर और जोरदार लग रहे थे। जहां तक ट्रिपल किल तलवार की बात है, हुन्फ, उसके हाथ में तलवार को देखते हुए जियान वुशुंग ने व्यंग्य किया और कहा, तुम्हें ये चाहिए? ये लो। जियान वुशुंग ने जियान मेंगर की ओर ट्रिपल किल तलवार फेंकी, फिर वह मुड़ा और सीधे बाहर चला गया। ठीक उसी क्षण जब वह आंगन से बाहर जाने वाला था, जियान वुशुंग रुक गया और ठंडे स्वर में बोला, मैं आपसे 2 महीने में मिलूंगा। थोड़ा सा भौहें सिकोड़ते हुए और जियान वुशुंग के जाने और अकेलेपन की ओर खाली विस्मय में देखते हुए जियान मेंगर ने अचानक महसूस किया कि उसके हाथ में ट्रिपल किल तलवार बेहद भारी थी। हन्फ, जो व्यक्ति आध्यात्मिक शक्ति को भी नहीं समझ सकता, वह 2 महीने में आपको चुनौती देना चाहता है। वह मजाक कर रहा होगा। उसके लिए बेहतर होगा कि वह 2 महीने के भीतर एक असली योद्धा बन जाए। पास में खड़ी जियान लैन ने तिरस्कार में हंस दिया। ये सुनकर जियान मेंगर ने अपनी सिकुड़ी हुई भौहें ढीली कर ली। ये सही है, वह अभी भी कचरा है जो आध्यात्मिक शक्ति को संघनित नहीं कर सकता। 2 महीने में मुझसे लड़ने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? ये तो सरासर मजाक है। जियान वुशुंग अकेले अपने आंगन में वापस चला गया और खुद को अंदर से बंद कर लिया। जियान मेंगर, हाँ हाँ। जियान वुशुंग खुद पर हंसा। उसने उसके साथ बिताए इन 4 सालों के बारे में सोचा। उनके साथ बिताए समय ने उसके लिए अद्भुत यादें बनाई थी, लेकिन अब ये सभी यादें तीखे कांटों में बदल गई थी जो उसे बहुत दर्द देती थी। कमजोर, हाँ वो सही कह रही है। आखिरकार मेरी ताकत बहुत कमजोर है। अगर मैं जियान मेंगर से ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली होता तो वह मेरे सामने कभी भी ऐसे शब्द कहने की हिम्मत नहीं करती। उस ताकत के साथ उसके लिए स्वॉर्ड पवेलियन की कमान संभालने की कोई उम्मीद नहीं है। ताकत। जियान वुशुंग की आंखें ठंडी थीं। किसी को नहीं पता था कि एक ही दिन में उनमें कितना बड़ा मानसिक परिवर्तन आ गया था। कोई भी बाहरी व्यक्ति एक दिन के लिए भी तलवार मंडप पर उंगली नहीं रख सकता। 2 महीने में मुझे जियान मेंगर को निष्पक्ष तरीके से हराना होगा, इससे पहले कि वह आधिकारिक रूप से तलवार मंडप मास्टर के पद पर आसीन हो जाए। 2 महीने। उसने अपनी मुठ्ठियां कसकर भींच ली। शायद दूसरों के लिए आध्यात्मिक शक्ति को संघनित करके जियान मेंगर के स्तर, गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र तक साधना करना असंभव था, लेकिन जियान वुशुंग अलग था। आखिरकार उन्होंने स्वर्गीय सृजन कौशल, एक स्वर्ग को चुनौती देने वाली मार्शल आर्ट विकसित की थी। और चूंकि यह स्वर्ग को चुनौती देने वाली साधना पद्धति थी, इसलिए उसे प्राकृतिक व्यवस्था की अवहेलना करते हुए साधना करने में सक्षम होना चाहिए। स्वॉर्ड मार्क्वेस हवेली तियानजोग राजवंश के तियानयान प्रांत के बाशुई प्रांत में स्थित थी। यह बाशुई प्रांत के भीतर मुख्य शक्तियों में से एक थी और यह विशेष रूप से तलवार सिद्धांत पर केंद्रित थी। स्वॉर्ड मार्क्वेस मैंशन में 2 गुट थे, स्वॉर्ड पवेलियन और रेड मार्शल हॉल। इन दोनों गुटों ने खुलेआम और गुप्त रूप से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन तलवार मंडप हमेशा जीतता रहा। हालांकि जब 4 साल पहले तलवार मंडप मास्टर जियान मेंटियन गायब हो गया तो तलवार मंडप ने अपनी रीढ़ खो दी। इसकी समग्र शक्ति में विनाशकारी गिरावट आई और साथ ही इसके बोलने के अधिकार में भी कमी आई। लाल मार्शल हॉल के साथ लड़ाई में तलवार मंडप पूरी तरह से नुकसान में था। कल ही लाल मार्शल हॉल से जियान मेंगर ने तलवार मंडप मास्टर का पद छीन लिया था। तलवार मंडप, सफेद कपड़े पहने और अपनी पीठ पर एक आम लंबी तलवार लिए जियान वुशुंग तलवार मंडप के दरवाजे तक चला गया। शीर्ष पर 2 शब्दों तलवार मंडप को देखते हुए उसका मूड बेहद जटिल था। वह एक क्षण के लिए हिचकिचाया और फिर तलवार मंडप में कदम रखा। जब जियान वुशुंग तलवार मंडप में प्रकट हुआ तो कई शिष्य जो तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे उसे देखे बिना नहीं रह सके। क्या वह जियान वुशांग है? हाँ, ये वही है। वह एक गद्दार है। उसने हमारे तलवार मंडप से लाल मार्शल हॉल के एक व्यक्ति को कई प्रथम श्रेणी की तलवार कलाएं सिखाई। यहाँ आने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? अफसोस, हम उसे दोष नहीं दे सकते। आखिरकार उसके साथ धोखा हुआ था, और अगर जियान मेंगर ने स्वॉर्ड पवेलियन की कमान संभाली तो उसे सबसे ज्यादा नुकसान होगा। कृपया इस तरह की बातें करना बंद करें। उसे बहुत दर्द हो रहा है। तलवार मंडप में बहुत कानाफूसी हो रही थी। उस पर अधिकांश आंखें दया से भरी थीं। ये खबर कि जियान मेंगर तलवार मंडप का प्रभार संभालेगी पूरे तलवार मार्क्वेस हवेली में फैल गई थी, इसलिए ये खबर कि उसने तलवार मंडप की सभी 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं में गहन स्तर तक महारत हासिल कर ली थी, स्वाभाविक रूप से यहाँ तक पहुंच गई थी। आमतौर पर इन प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं को बाहरी लोगों को नहीं सिखाया जा सकता था। यहाँ तक कि मुख्य शिष्य भी केवल 1 या 2 ही सीख सकते थे। तो जियान मेंगर ने एक ही समय में सभी 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं में महारत कैसे हासिल की? जवाब स्पष्ट था, जियान वुशुंग ने उसे सिखाया था। पूरे तलवार मंडप में केवल जियान वुशुंग ही सभी 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं को जानता था। अपने पिता की स्थिति के कारण उसने बचपन से ही तलवारबाजी सीखी थी और उसके पिता ने उसे ये 18 तकनीकें सिखाई थी। तलवार मंडप बड़बड़ाहट और टिप्पणियों से भरा था, लेकिन जियान वुशुंग ने नहीं रोका। वह उदासीन भाव के साथ सीधे आंतरिक हॉल में चला गया। हॉल के अंदर भूरे बालों वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति जो भूरे रंग का लबादा पहने हुए था, धागे से बंधी एक किताब देख रहा था, लेकिन जब उसने जियान वुशुंग को अंदर आते देखा तो वह आश्चर्यचकित होकर रुक गया। युवा पेविलियन मास्टर, भूरे वस्त्रधारी बुजुर्ग ने विवश स्वर में कहा। एल्डर हॉर्न, जियान वुशुंग ने विनम्रता से कहा। उसकी आंखें अपराध बोध से भरी थीं। कई सालों से तलवार मंडप के बुजुर्गों ने तलवार मंडप के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन उसकी मूर्खता के कारण तलवार मंडप मास्टर का पद बदल गया था और लाल मार्शल हॉल के एक व्यक्ति ने उसका प्रभार संभाल लिया था। इसलिए जियान वुशुंग को दोषी महसूस हुआ। ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुम बहुत छोटे हो और इन योजनाओं को नहीं समझते। हम तलवार मंडप के बुजुर्ग तुम्हें दोष नहीं देंगे। एल्डर हॉर्न ने जियान वुशुंग की आंखों में दोषी भाव देखा और मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। अगर किसी को दोषी ठहराया जाना चाहिए तो वह जियान लेन और जियान मेंगर होना चाहिए। उनके तरीके बहुत ही बेईमान थे, खासकर जियान मेंगर। मैं उससे कई बार मिल चुका हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह अपनी योजनाओं को इतनी गहराई से छिपा सकती है। कम उम्र में ऐसे दिमाग के साथ उसकी भविष्य की उपलब्धियां बहुत बढ़िया होंगी। ये बहुत बुरा नहीं है कि तलवार मंडप उसके हाथों में आ गया है।
तलवार मंडप, केवल तलवार मंडप के शिष्य ही इसका प्रभार संभाल सकते हैं, जियान वुशुन ने दृढ़ता से कहा। एल्डर हॉर्न एक क्षण के लिए चौंक गए और फिर वे केवल असहायता से अपना सिर हिला सके। अपने दिल की गहराइयों में वह जियान मेंगर को तलवार मंडप की कमान सौंपने के लिए बेहद अनिच्छुक था, लेकिन अब ये सब हो चुका था। वह क्या कर सकता था? वह केवल खुद को सांत्वना दे सकता था। एल्डर हॉर्न, मैं मानव स्तरीय साधना कक्ष के अंदर जाना चाहता हूँ, जियान वुशुन ने अचानक गंभीर स्वर में कहा। मानव स्तरीय साधना कक्ष। एल्डर हॉर्न चौंक गए। मानव स्तरीय साधना कक्ष तलवार मंडप में साधना के लिए एक विशेष गुप्त कक्ष था। मानव स्तर के साधना कक्ष के अलावा पृथ्वी स्तर के साधना कक्ष और स्वर्ग स्तर के साधना कक्ष भी थे। ये 3 साधना कक्ष साधना को बढ़ावा देने में मदद कर सकते थे, लेकिन इनमें कुछ नुकसान भी थे। बहुत कम शिष्य नियमित रूप से इनमें साधना करने आते थे। हालांकि जियान वुशुन ने कोई आध्यात्मिक शक्ति भी एकत्रित नहीं की थी। वह मानव स्तर के साधना कक्ष में क्या कर सकता था? यद्यपि एल्डर हॉर्न हैरान थे, उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे साथ आओ। जल्द ही एल्डर हॉर्न जियान वुशुन को एक गुप्त कक्ष में ले गए। युवा मंडप गुरु, आप 4 साल पहले इस साधना कक्ष में साधना के लिए आए थे और आप अंदर के वातावरण से परिचित हैं। अपने आप को मजबूर मत करो। यदि आप आगे नहीं बढ़ सकते तो आपको जितनी जल्दी हो सके बाहर आ जाना चाहिए। एल्डर हॉर्न ने उसे धैर्यपूर्वक चेतावनी दी। मुझे पता है। जियान वुशुन ने सिर हिलाया और फिर गुप्त कक्ष में कदम रखा। इस साधारण गुप्त कक्ष में कोई सजावट नहीं थी। जब जियान वुशुन गुप्त कक्ष में दाखिल हुआ तो उसने महसूस किया कि एक भयानक शक्ति उसकी ओर बढ़ रही है और उसे दबा रही है। उसे लगा कि वह कीचड़ में फंस गया है और कोई भी इशारा या हरकत करना बहुत मुश्किल था। यह बल मानव स्तर के साधना कक्ष का अनूठा दबाव था। यह अत्याचारी था। इस बल के तहत गुप्त कक्ष में हर हरकत बेहद मुश्किल हो जाती थी। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति खड़ा होना भी चाहे तो उसे इसका विरोध करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति पर निर्भर रहना पड़ता था। इस तरह आध्यात्मिक शक्ति की खपत की गति काफी खतरनाक होगी। सामान्य तौर पर अगर आध्यात्मिक पथ के पहले चरण में एक आम योद्धा सिर्फ मानव स्तर के साधना कक्ष में खड़ा हो जाए तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति 8 मिनट से ज्यादा समय में खत्म नहीं होगी। अगर वह इस कमरे में तलवारबाजी का अभ्यास करे तो आध्यात्मिक शक्ति की खपत की गति अविश्वसनीय होगी। मुझे शुरू करने दो। जियान वुशुन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसकी पीठ पर लगी लंबी तलवार बाहर आ गई थी। झनकार, तलवार की रोशनी अप्रत्याशित गति से चमकती थी। रोशनी बेतरतीब ढंग से मंद और चमकती थी। कभी कभी पूरी ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित होती थी, जबकि कभी कभी ये तलवार की रोशनी की हर किरण में अलग हो जाती थी। ये स्वॉर्ड मार्क्वेस मेंशन की प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं में से एक थी। इसे ब्राइट मून स्वॉर्ड आर्ट कहा जाता था। मानव स्तरीय साधना कक्ष में जियान वुशुन ने तलवारबाजी का अभ्यास करना शुरू किया, लेकिन इसके अत्याचारी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में उसके शरीर के भीतर की आध्यात्मिक शक्ति अविश्वसनीय गति से नष्ट हो गई। एक क्षण में, इससे पहले कि वह संपूर्ण ब्राइट मून स्वॉर्ड आर्ट का अभ्यास भी करता, उसने पाया कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति पहले ही समाप्त हो चुकी थी। बिना किसी हिचकिचाहट के जियान वुशान ने तुरंत अपनी लंबी तलवार को म्यान में रखा और इस गुप्त कक्ष के दाईं ओर एक कोने में चला गया। वहां एक पीले रंग का कैटेल हेसॉक था। इसे लोगों को अद्वितीय गुरुत्वाकर्षण से बिना किसी रुकावट के अपनी आध्यात्मिक शक्ति वापस पाने के लिए बनाया गया था। कैटेल हेसॉक पर बैठकर जियान वुशुन ने स्वर्गीय सृजन कौशल का उपयोग करना शुरू कर दिया और आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह सभी दिशाओं से उसके पास आया, जो उसके 8 अतिरिक्त मेरिडियन के माध्यम से एक अविश्वसनीय गति से उसके डेंटियन में एकत्रित हो गया। 10 मिनट के बाद जियान वुशुन फिर से खड़ा हो गया। उसकी समग्र आध्यात्मिक शक्ति चरम पर पहुंच गई थी, पहले से भी ज्यादा मजबूत। जैसा कि मैंने सोचा था, स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करने के लिए स्वर्गीय सृजन कौशल की गति सामान्य साधना साधनों की तुलना में कहीं अधिक तेज है। निश्चित रूप से आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने की गति तेज है। ये सच है, क्योंकि जब आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया जाता है तो एक सामान्य योद्धा शिखर तक नहीं पहुंच सकता है जब तक कि वह ठीक होने में कई घंटे न बिताए। मुझे केवल 10 मिनट चाहिए। जियान वुशुन की आंखें खुशी से चमक उठी। अन्य साधनों की तुलना में ये स्वर्गीय सृजन कौशल की एक और प्रभावशाली शक्ति थी। साधना की गति तीव्र थी तथा आध्यात्मिक शक्ति पुनर्स्थापित करने की गति भी तीव्र थी। और मानव स्तरीय साधना कक्ष में ये पुनर्प्राप्ति गति साधना के दौरान धोखा देने वाले उपकरण के समान ही थी। ये जानना चाहिए कि आध्यात्मिक शक्ति को समाप्त करने और फिर उसे पूरी तरह से पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया साधना के लिए बहुत सहायक थी। एक पूरा चक्र करने से एक साधारण योद्धा भी हर बार ऐसा करने पर अपनी आध्यात्मिक शक्ति में काफी सुधार कर सकता है। जियान वुशुन ने स्वर्ग को चुनौती देने वाली साधना पद्धति अपनाई, इसलिए आध्यात्मिक शक्ति में उसका सुधार अधिक होगा। जैसे ही वह शिखर पर पहुंचा, उसने तुरंत देखा कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति में बहुत सुधार हो गया है। मानव स्तरीय साधना कक्ष में साधना करने का ये लाभ था। साधारण योद्धाओं के लिए आध्यात्मिक शक्ति पुनः प्राप्त करने की गति बहुत धीमी थी, इसलिए उनके लिए एक दिन में अधिकतम 2 चक्रों से अधिक पूरा करना प्रभावी नहीं था। इसके अलावा इस कमरे में साधना करना निराशाजनक और असहनीय था। आमतौर पर बहुत कम शिष्य यहाँ साधना करना चुनते हैं। कभी कभी कुछ शिष्य जो किसी बाधा को तोड़ नहीं पाते थे, वे यहाँ आते थे और इस कमरे में गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके जबरन तोड़ने की कोशिश करते थे। ठीक वैसे ही जैसे जियान वुशुन ने 4 साल पहले एक बार इस मानव स्तरीय साधना कक्ष में साधना की थी, जब वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति एकत्रित नहीं कर पाया था। मैं जिस दिव्य सृजन कौशल की साधना करता हूँ, उससे आध्यात्मिक शक्ति पुनः प्राप्त करने की मेरी गति अकल्पनीय हो जाती है। दूसरे लोग दिन में केवल 2 बार ही साधना चक्र पूरा कर पाते हैं, जबकि मैं दिन में कम से कम 20 बार पूरा कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि मेरी साधना सामान्य योद्धाओं की तुलना में कम से कम 10 गुना तेज होगी। स्वर्गीय सृजन कौशल की साधना गति काफी तेज थी। इसके अलावा मानव स्तरीय साधना कक्ष की मदद से उसकी साधना गति इतनी तेज होगी कि वह 1 या 2 दिनों के भीतर दिव्य पथ के दूसरे स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है। मुझे योद्धा बनने में दूसरों की तुलना में 4 साल अधिक लगे, इसलिए मुझे आम लोगों की तुलना में अधिक मेहनत करनी चाहिए ताकि मैं अब पीछे न रह जाऊं। जियान वुशुन की आंखों से एक गहरी रोशनी फूट पड़ी। उसके बाद से वह मानव स्तरीय साधना कक्ष में पूरी तरह से साधना में लीन हो गया। साधना चक्र की शुरुआत आध्यात्मिक शक्ति को पूरी तरह से समाप्त करने से हुई और इसे अपने चरम पर वापस लाने के बाद समाप्त हुई।
प्रत्येक चक्र ने उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को और बेहतर बनाने में मदद की। इसके अलावा वह लगभग हर दिन दर्जनों साधना चक्र पूरे कर सकता था। साधना की गति भी सामान्य योद्धाओं की तुलना में 10 गुना अधिक थी, संभवतः उससे भी अधिक। 10 दिन पलक झपकते ही बीत गए। तलवार मंडप के द्वार के सामने टकराना। एक गहरी दुर्घटना की ध्वनि के साथ तलवार मंडप का एक शिष्य लगातार आकाश में फेंका गया। वह भारी होकर जमीन पर गिर पड़ा। हाँ, स्वॉर्ड पवेलियन के शिष्य बहुत कमजोर हैं। ये हंसी बैंगनी वस्त्र पहने एक युवक की थी। वह स्पष्ट रूप से तलवार मंडप का शिष्य नहीं था, फिर भी वह तलवार मंडप के द्वार के सामने दबंगई से खड़ा था। उसकी बातें सुनकर उसके आसपास के कई शिष्य नाराज हो गए, लेकिन कुछ नहीं कर सके। मुझसे पहले छठी सीढ़ी पर पहुंच जाना और मुझसे अधिक शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। पराजित शिष्य खड़ा हुआ और आक्रोश से बोला, यह सच है कि तुम हार गए हो, फिर भी तुम इसे स्वीकार नहीं करना चाहते। क्या तलवार मंडप के सभी शिष्य तुम्हारे जैसे हैं? युवक ने व्यंग्यात्मक दृष्टि से उस हत्यारे की निगाह को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। क्या? उसने अपनी नजर घुमाई, जियान वुशुन को तलवार मंडप की ओर चलते हुए देखा और फिर उसे एक दुष्ट मुस्कान दी। हमेशा की तरह जियान वुशुन तलवार मंडप में साधना करने आया था। हालांकि जैसे ही वह तलवार मंडप के दरवाजे पर आया, क्या वह युवा मंडप मास्टर जियान वुशुन है? अचानक एक उपहासपूर्ण आवाज आई। जियान वुशुन रुक गया और उसने बैंगनी वस्त्र पहने युवक को हल्की बंद आंखों से देखा। उसे इस युवक का थोड़ा सा आभास था। वह जानता था कि उसका नाम जियान लिन है और वह रेड मार्शल हॉल का एक बेहतरीन शिष्य है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह जानता था कि जियान लिन को जियान मेंगर पर क्रश था और वह हर समय उसे खुश करने की कोशिश करता था। लेकिन दुर्भाग्य से जियान मेंगर 4 साल तक जियान वुशुन के साथ रही थी ताकि तलवार मंडप की 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं का अध्ययन कर सके। इस वजह से जियान लिन ईर्ष्या के कारण जियान वुशुन से बहुत नफरत करने लगा। जियान लिन को जियान लेन और जियान मेंगर के कारण कभी भी जियान वुशुन से लड़ने का मौका नहीं मिला था। तलवार हाथ में लेकर कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। नाम तो अच्छा है, लेकिन तुम इसके लायक नहीं हो, जियान लिन ने बिना किसी संकोच के जियान वुशुन पर व्यंग्य किया। इसके अलावा तुम मेंगर का प्यार भी पाना चाहते हो। यह ऐसा है जैसे मेढक हंस का मांस खाने की कोशिश कर रहा हो। तुम्हें खुद को देखना चाहिए। मेंगर को ऐसे कचरे से प्यार क्यों होगा जो आध्यात्मिक शक्ति भी विकसित नहीं कर सकता? जियान वुशुन ने जियान लिन की तरफ देखा। गुस्सा होने के बजाय वह व्यंग्यात्मक ढंग से हंसा और बोला, तुम सही हो, मेरे जैसे लोग जियान मेंगर के लायक नहीं हैं। मैं उसे तुम्हें दे दूंगा। उसे मुझे दे दो। जियान लिन पहले तो हैरान हुआ और फिर उग्र हो गया। लानत है, तुम्हें लगता है कि उसे देने के लिए मुझे तुम्हारे जैसे कूड़े की जरूरत है? जियान वुशुन ठंडी हंसी हंसा। बिना एक और शब्द कहे वह तलवार मंडप की ओर वापस चला गया। कचरा, यहीं रुक जाओ। जियान लिन दहाड़ा। जियान वुशुन ने उसे अनदेखा कर दिया और चलना जारी रखा। कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अनदेखा करने की? जियान लिन ने डांटा। उसका चेहरा विकृत हो गया था। उसने अपना शरीर हिलाया और एक हथेली जियान वुशुन की पीठ पर लगी। अपनी पीठ के पीछे हवा को देखते हुए जियान वुशुन अचानक ठंडी आंखों से पीछे मुड़ा। उसके दाहिने हाथ ने शक्तिशाली और जोरदार तरीके से मुक्का मारा और आध्यात्मिक शक्ति तुरंत उसके अंदर से फूट पड़ी। मेरे रास्ते से हट जाओ। जैसे ही जियान वुशुन ने दहाड़ लगाई, उसकी आवाज उसके हाथ की ताकत के साथ बाहर निकली। जियान वुशुन की मुट्ठी जियान लिन की हथेली से टकराना। जियान वुशुन कुछ कदम पीछे हट गया, जबकि जियान लिन को भी एक कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि उसे केवल एक कदम पीछे धकेला गया था, लेकिन जियान लिन पूरी तरह से सदमे में था। कैसे? जियान लिन ने उभरी हुई आंखों से जियान वुशुन को घूरा। उसने बहुत जोर से मारने की हिम्मत नहीं की थी, इसलिए हथेली में बहुत ज्यादा ताकत नहीं थी। लेकिन फिर भी एक साधारण व्यक्ति इसे आसानी से सहन नहीं कर पाएगा, जबकि जियान वुशुन ने उसे पीछे हटने पर भी मजबूर कर दिया था। तीसरा चरण। वह कम से कम आध्यात्मिक पथ के तीसरे चरण तक पहुंच गया है, या तीसरे चरण के शिखर तक भी पहुंच गया है, जियान लिन ने भयभीत होकर कहा। तलवार मंडप के सामने जियान वुशुन और जियान लिन के अलावा बड़ी संख्या में तलवार मंडप के शिष्य थे। उन्होंने जो कुछ हुआ उसे देखा और भ्रमित महसूस किया। उसने जियान लिन को पीछे धकेल दिया। ये कैसे हो सकता है? आध्यात्मिक पथ के छठे चरण का शिखर। जियान लिन आध्यात्मिक पथ के छठे चरण के शिखर पर है। भले ही उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन कोई भी साधारण व्यक्ति इसे नहीं झेल सकता। जियान लिन को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। तीसरा चरण। उसकी साधना आध्यात्मिक पथ के तीसरे चरण पर है। क्या जियान वुशुन ने आध्यात्मिक शक्ति एकत्रित कर ली है और योद्धा बन गया है? क्या उसकी साधना आध्यात्मिक पथ के तीसरे चरण पर है? ये बहुत ही चौंकाने वाला था। तलवार मंडप के सभी शिष्य आश्चर्यचकित थे। सिर्फ 10 दिन पहले जियान वुशुन ने कोई आध्यात्मिक शक्ति एकत्र नहीं की थी, लेकिन अब सिर्फ 10 दिन बीतने के बाद उसने न सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति एकत्र कर ली थी, बल्कि आध्यात्मिक पथ के तीसरे चरण तक साधना भी कर ली थी। 10 दिनों में वह एक योद्धा से लेकर निरंतर सफलताओं के बाद आध्यात्मिक पथ के तीसरे चरण तक पहुंच गया था। इसका क्या मतलब था? वे नहीं जानते थे कि जियान वुशुन ने स्वर्गीय सृजन कौशल की साधना की थी और उसे एक साधारण व्यक्ति नहीं माना जा सकता था। उनके पास स्वर्ग को चुनौती देने वाली साधना पद्धति थी। 10 दिन पहले हालांकि उसने अभी अभी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त की थी, लेकिन स्वर्गीय सृजन कौशल के साथ उसकी साधना की गति सामान्य लोगों की तुलना में तेज थी। इसके अलावा उसने मानव स्तरीय साधना कक्ष में उन्मत्त और हताश साधना की थी, जहां जियान वुशुन के लिए एक दिन की साधना सामान्य लोगों के लिए दर्जनों दिनों की साधना के बराबर थी। 10 दिनों के बाद उसे दिव्य पथ के प्रथम स्वर्ग से दिव्य पथ के तीसरे स्वर्ग तक सीधी सफलता मिली थी। बेशक उसे अभी अभी सफलता मिली थी और वह तीसरे स्वर्ग तक ही पहुंचा था। जियान लिन को लगा कि वह आध्यात्मिक पथ के तीसरे चरण के शिखर पर पहुंच गया है। इसका कारण यह था कि उसने स्वर्गीय सृजन कौशल की साधना की थी, इसलिए उसकी ताकत उसी स्तर के अन्य योद्धाओं की तुलना में काफी अधिक थी। बच्चे, मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हें कमाका था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर सकते हो, लेकिन आध्यात्मिक पथ के केवल तीसरे चरण के साथ यह कोई मायने नहीं रखता। मेरे सामने तुम अभी भी कचरा हो। जियान लिन ने जियान वुशुन को घूर कर देखा।
उसकी हथेलियों से निकलती आध्यात्मिक शक्ति से पता चलता था कि वह पूरी ताकत से प्रयास कर रहा था। जियान वुशुन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। चाहे जो भी हो, वह उस व्यक्ति के हमले का सामना नहीं कर सकता था जो अब आध्यात्मिक पथ के छठे चरण के शिखर तक साधना कर रहा था। इस पल तुम क्या कर रहे हो? एक धीमी सी गड़गड़ाहट हुई, फिर एल्डर होंड अपने ग्रे लिबादे में तलवार मंडप से बाहर आए। एल्डर होंड, कई तलवार मंडप शिष्यों ने एक साथ सम्मानपूर्वक सलामी दी। एल्डर को देखकर जियान लिन तुरंत रुक गया और उसने अपना चेहरा बदल लिया। उसके अंदर से उठ रही भयानक आध्यात्मिक शक्ति वापस खींच ली गई। उसी समय उसने सलाम किया, एल्डर होंड। एल्डर होंड ने जियान लिन की ओर देखा और नाक भान सिकुड़ते हुए कहा, तुम जियान लिन हो, है न? आध्यात्मिक पथ के छठे चरण के शिखर पर साधना के साथ तुम उसी स्तर के शिष्यों के बीच बहुत अच्छे हो। थोड़ी गहरी साधना पर भरोसा करते हुए तुम तलवार मंडप के सामने अपनी ताकत दिखा रहे हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि तलवार मंडप में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारा मुकाबला कर सके? मेरी हिम्मत नहीं है। जियान लिन ने तुरंत अपना सिर हिलाया और उसका ठंडा पसीना तुरंत बहने लगा। वह बहुत अच्छी तरह से जानता था कि भले ही स्वॉर्ड मार्क्वेस हवेली में स्वॉर्ड पवेलियन की स्थिति में उल्लेखनीय गिरावट आए हो, लेकिन स्वॉर्ड पवेलियन के 4 महान बुजुर्ग जो सभी आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र में थे, हवेली की रीढ़ थे। विशेष रूप से एल्डर होंड, उनकी ताकत वर्तमान स्वॉर्ड मार्क्वेस हवेली में शीर्ष 3 में थी। इतने मजबूत आदमी का सामना करते हुए भले ही वह अभिमानी था, उसने असभ्य होने की हिम्मत नहीं की। अभी यहाँ से चले जाओ, एल्डर हान ने डांटा। ठीक है, जियान लिन ने तुरंत जवाब दिया। लेकिन जब वह जा रहा था तो उसने जियान वुशुन की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जियान वुशुन, मैंने सुना है कि तुम मिंगर को उस दिन खोजने गए थे जिस दिन उसे नए स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर के रूप में नियुक्त किया गया था और 2 महीने में वार्षिक स्वॉर्ड मार्क्वेस टोकन बैटल के लिए साहपूर्वक व्यक्तिगत चुनौती दी थी। आसपास के सभी लोग पहले तो हैरान रह गए। ये पहली बार था जब वे ये सुन रहे थे। उन्होंने जियान वुशुन की ओर देखा। 2 महीने बाद जियान वुशुन जियान मिंगर को चुनौती देगा? क्या यह मजाक था? इस दुनिया में बहुत से लोग मूर्ख और अहंकारी हैं, लेकिन मैं कभी भी आप जैसा मूर्ख और अहंकारी व्यक्ति नहीं मिला। आध्यात्मिक पथ के सिर्फ तीसरे चरण के साथ आप वास्तव में मिंगर को हराने की सोच रहे हैं जो गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में है। हाँ, मेरी हंसी मुझे मार रही है। जियान लिन चला गया, लेकिन उसकी बेईमानी भरी हंसी तलवार मंडप के सामने गूंज उठी। जियान वुशुन बस वहीं खड़ा रहा, एक उदासीन भाव के साथ। कई लोग उसकी ओर पछतावे भरी आंखों से देख रहे थे। कुछ की आंखें तो उपहास और तिरस्कार से भरी हुई थीं, बिल्कुल जियान लिन की तरह। यहाँ तक कि एल्डर हॉर्न भी शांत जटिल भाव से जियान वुशुन को देख रहे थे। 2 महीने में वह जियान मेंगर को चुनौती दे रहा है। क्या जियान वुशुन आध्यात्मिक पथ के तीसरे चरण पर अपनी साधना पर निर्भर रहने वाला था? सभी तलवार मंडप शिष्यों ने सोचा कि यह जियान वुशुन के लिए केवल इच्छाधारी सोच थी। जियान लिन के जाने के बाद एल्डर होंड ने जियान वुशुन को आंख मारी। तुरंत वे तलवार मंडप के हॉल के अंदर चले गए। युवा मंडप मास्टर, बधाई हो। 4 साल के प्रयास के बाद आखिरकार आप एक असली योद्धा बन गए हैं। एल्डर होंड मुस्कुराए। उसने अभी अभी तलवार मंडप के बाहर जो कुछ भी हुआ था वह सब देखा था और निश्चित रूप से जियान लिन को जियान वुशुन द्वारा पीछे धकेला गया था। लेकिन सिर्फ योद्धा होना ही पर्याप्त नहीं है, जियान वुशुन ने उदास स्वर में कहा। एल्डर हॉर्न ने जियान वुशुन को गंभीरता से देखा और पूछा, युवा पेविलियन मास्टर, क्या आप वास्तव में तलवार मार्क्वेस टोकन युद्ध में जियान मेंगर के साथ लड़ना चाहते हैं? हाँ, ये प्रतिस्पर्धा अपरिहार्य है, जियान वुशुन ने दृढ़ता से कहा। एल्डर हॉर्न ने सोचा कि यह संभव है। मंडप के युवा मास्टर, आपको पता होना चाहिए कि एक योद्धा की साधना के दौरान प्रत्येक स्तर की सफलता बहुत कठिन होती है। इसमें बहुत लंबा समय भी लगेगा, केवल 2 महीने। जहां तक मुझे पता है, पूरे स्वॉर्ड मार्क्वेस मेंशन में केवल एक ही व्यक्ति जिसने 2 महीनों में इतनी बड़ी प्रगति की थी, वह मंडप मास्टर आपके पिता थे। जब पवेलियन मास्टर युवा थे तो 2 महीने में वे स्पिरिट पाथ के दूसरे चरण से स्पिरिट पाथ के छठे चरण तक पहुंच गए। उन्हें 4 स्तरों की सीधी सफलता मिली जो प्राकृतिक क्रम को बहुत हद तक चुनौती देती थी। पवेलियन मास्टर को इतनी सफलता इसलिए मिली क्योंकि सबसे पहले उनके पास साधना के लिए एक महान उपहार था, साथ ही स्वॉर्ड मार्क्वेस मेंशन से बड़ी संख्या में गोलियों का समर्थन था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पवेलियन मास्टर ने वे 2 महीने ग्लेडिएटर एरेना में बिताए और लगभग हर दिन विरोधियों के साथ युद्ध में भाग लिया। केवल अखाड़े में जीवन और मृत्यु से संघर्ष करने के कारण ही वह इतनी तेजी से प्रगति कर सका। हालांकि पवेलियन मास्टर को केवल आध्यात्मिक पथ के दूसरे चरण से लेकर आध्यात्मिक पथ के छठे चरण तक ही सफलता मिली थी। एल्डर हॉर्न ने जियान वुशुन को देखा, लेकिन इससे वह अपने निर्णय से जरा भी विचलित नहीं हो सका। बेशक वह एल्डर हॉर्न की बात समझ गया था। उसके पिता को आध्यात्मिक मार्ग के दूसरे चरण को पार करने और आध्यात्मिक मार्ग के छठे चरण तक पहुंचने में 2 महीने लग गए थे, जो अविश्वसनीय था। हालांकि वह जो करने जा रहा था वह बहुत कठिन था। जियान मेंगर पहले से ही गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में है। मुझे कम से कम दिव्य पथ के 7वें स्वर्ग के स्तर तक पहुंचने की आवश्यकता है। फिर स्वर्गीय सृजन कौशल और मेरी तलवारबाजी के साथ साथ आत्मा भक्षण गुप्त कौशल के आधार पर मेरे लिए उसे हराना संभव है। और दिव्य पथ के तीसरे स्वर्ग से दिव्य पथ के 7वें स्वर्ग तक यह एक ही बात है कि दोनों को 4 स्तरों को पार करना होगा। लेकिन यह आध्यात्मिक पथ के दूसरे चरण से आध्यात्मिक पथ के छठे चरण तक की तुलना में कम से कम 10 गुना कठिन है। लेकिन मैं एक विद्रोही साधक हूँ। मेरा हर कदम असामान्य होगा और प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध होगा। दूसरे लोग ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन मेरे लिए यह संभव है। जियान वुशुन ने अपना मन बना लिया था। उसकी आंखें और भी दृढ़ हो गईं। ये देखकर एल्डर हॉर्न ने पूछा, क्या तुम सचमुच कोशिश करना चाहते हो? बेशक, लेकिन मैं सिर्फ कोशिश नहीं करूंगा, मैं उसे 2 महीने में हरा दूंगा। जियान वुशुन की आंखें गंभीर थीं। उस स्थिति में मैं और कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो शायद आपकी मदद कर सके। एल्डर हॉर्न ने अपनी छाती से एक जेड बॉक्स निकाला और फिर उसे खोला। जेड बॉक्स के अंदर 2 दूधिया सफेद गोलियां थीं, आत्मा संवर्धन गोली। जियान वुशुन क्षण भर के लिए आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन तुरंत अपना सिर हिला दिया। ये सही नहीं लगता, खुशबू बहुत तेज है। यह कोई साधारण गोली नहीं हो सकती। क्या ये प्रथम श्रेणी की गोली हो सकती है? आत्मा साधना की गोलियां विशेष रूप से आत्मा पथ क्षेत्र में योद्धाओं द्वारा ली जाती थीं।
यह उस स्तर के योद्धाओं की साधना में बहुत सहायक होती थी। हालांकि आत्मा साधना की गोलियां दो प्रकार की थीं। प्रथम श्रेणी की गोलियां सामान्य गोलियों की तुलना में 10 गुना दुर्लभ और अधिक प्रभावी थीं। इसके अलावा इसमें लगभग कोई अशुद्धियां नहीं थीं, इसलिए कोई भी योद्धा बिना किसी चिंता के इसका उपयोग कर सकता था। एक प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना करने वाली गोली एक अनमोल खजाना थी। बाजार मूल्य में सैकड़ों साधारण गोलियां भी प्रथम श्रेणी की गोली के बराबर नहीं हो सकती। स्वॉर्ड मार्क्वेस हवेली के पिल रिफाइनिंग रूम में कई कीमियागर थे, लेकिन कोई भी प्रथम श्रेणी की गोली बनाने में कामयाब नहीं हुआ। यही कारण था कि हवेली में कोई नहीं था। अगर वास्तव में इसकी जरूरत थी तो हवेली इसे केवल ग्लेडिएटर एरेना से ही खरीद सकती थी। जियान वुशुन को उम्मीद नहीं थी कि एल्डरहॉर्न के पास एक प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोली होगी। दो की तो बात ही छोड़िए, मैंने ग्लेडिएटर एरेना से इन 2 प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोलियों को खरीदने के लिए काफी कीमत चुकाई है। मैं एक अच्छा शिष्य ढूंढने और उसे ये गोलियां देने की योजना बना रहा था। मैंने नहीं सोचा था कि तलवार मंडप पर इतना बड़ा संकट आ जाएगा इससे पहले कि मैं उसे ढूंढ पाता। इसलिए मैं ये 2 गोलियां आपको सौंपता हूं, युवा गुरु। मुझे उम्मीद है कि ये आपके काम आएंगी, एल्डरहॉर्न ने मुस्कुराते हुए कहा। एल्डरहॉर्न। जियान वुशुन ने एल्डरहॉर्न को देखा, लेकिन गोलियां लेने के लिए अपने हाथ नहीं बढ़ाए। एक प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोली अत्यंत शक्तिशाली होती है। आत्मापथ क्षेत्र में एक योद्धा को गोली को पूरी तरह से अवशोषित करने के लिए आमतौर पर 1 महीने की आवश्यकता होती है, और अब आपके पास 2 हैं। इन 2 गोलियों को पूरी तरह से अवशोषित करने के लिए आपके लिए यह पर्याप्त समय है। मेरा मानना है कि यह आपकी साधना में बहुत मदद करेगी। बस उन्हें ले लो, एल्डरहॉर्न ने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। जियान वुशुन ने सिर हिलाया और बिना किसी दिखावे के जेड बॉक्स स्वीकार कर लिया। बड़े हॉन्ग, निश्चिंत रहें, मेरे जीवित रहते तलवार मंडप नहीं गिरेगा। 2 महीने में मैं तलवार मार्क्वेस टोकन लड़ाई में सभी के सामने लाल मार्शल हॉल के जियान मेंगर को अच्छी तरह से हरा दूंगा। मैं सभी को बता दूंगा कि तलवार मंडप मास्टर केवल तलवार मंडप का शिष्य ही हो सकता है। जब उसकी बात खत्म हुई तो जियान वुशुन मुड़ा और एक बार फिर से साधना कक्ष में प्रवेश किया। लेकिन इस बार वह पृथ्वी स्तर के साधना कक्ष में प्रवेश कर गया, जो तलवार मंडप में 3 बड़े साधना कक्षों में से एक था। एल्डरहॉर्न जमीन पर ही खड़े होकर देखते रहे कि जियान वुशुन साधना कक्ष में कैसे चला गया। धीरे धीरे उनके चेहरे पर मुस्कान की एक झलक दिखाई दी। युवा मास्टर का स्वभाव वास्तव में मास्टर के समान है, जिद्दी। हाँ, मंडप मास्टर भी उतना ही जिद्दी था, लेकिन सिर्फ 2 महीनों में जियान मेंगर को हराना, यह न सिर्फ मुश्किल है बल्कि लगभग असंभव है। एल्डरहॉर्न ने अपना सिर हिलाया। जिस दिन जियान मेंगर को स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर के रूप में नियुक्त किया गया था, उसी दिन उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उसके साथ लड़ाई की थी। उन्होंने महसूस किया कि कम उम्र के बावजूद उसमें असाधारण ताकत थी। असाधारण आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में बहुत पहले पहुंच जाने के बाद सामान्य गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र वाले योद्धा के लिए 20 चालों तक उसके विरुद्ध लड़ाई जारी रखना लगभग असंभव होगा। फिर भी जियान मेंगर सफल रहा। मुझे वाकई उम्मीद है कि हमारे युवा मास्टर 2 महीने में चमत्कार कर देंगे। यह एक खुशी का अवसर है कि उन्होंने योद्धा बनने के लिए आध्यात्मिक शक्ति को संघनित किया है। मुझे गोल्डन ड्रैगन पैलेस में उस व्यक्ति को बताना होगा। पृथ्वी स्तर के साधना कक्ष का भारी दबाव मानव स्तर के साधना कक्ष की तुलना में कहीं अधिक था। कमरे के अंदर जियान वुशुन के शरीर के भीतर की आध्यात्मिक शक्ति और भी तेजी से खत्म हो गई। फिर भी वह अपनी परछाई के साथ अपनी अलौकिक और तरल तलवारबाजी का अभ्यास करता रहा। उसने जिस तलवारबाजी का इस्तेमाल किया वह ब्लू क्लाउड स्वॉर्ड आर्ट थी, जो स्वॉर्ड पवेलियन की कई शीर्ष रहस्यमयी कलाओं में से एक है। जियान मेंगर ने एक बार तलवार मंडप की सभी 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं का गहन स्तर पर प्रदर्शन किया था, जिससे तलवार मार्क्वेस हवेली में हर कोई तलवार सिद्धांतों में उसकी प्रतिभा पर आश्चर्यचकित हो गया था। वे उसकी प्रशंसा करने में इतने व्यस्त थे कि वे भूल गए थे कि यह वह जियान वुशुन था जिसने उसे तलवार की प्रत्येक कला सिखाई थी। वह तलवार सिद्धांतों का सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति था। अब जियान मेंगर को पूरे तलवार मार्क्वेस हवेली द्वारा नंबर 1 तलवार सिद्धांत प्रतिभा के रूप में मान्यता दी गई थी, लेकिन वह भी स्पष्ट रूप से समझती थी कि तलवार के सिद्धांतों में वह उससे अनगिनत गुना अधिक प्रतिभाशाली था। उदाहरण के लिए ब्लू क्लाउड स्वॉर्ड आर्ट को ही लें। उन्होंने वाकई इसे बहुत ऊंचाई पर पहुंचा दिया था, जबकि उनका प्रदर्शन एक छोटे बच्चे की चाल जैसा था। उसकी तलवारबाजी के अभ्यास ने उसकी आध्यात्मिक शक्ति के उपभोग को तेज कर दिया था, लेकिन वह तैयार था और उसने पहले ही एक प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोली निगल ली थी। अमृत अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। एक लेने के बाद एक सामान्य योद्धा को इसके प्रभावों को पूरी तरह से अवशोषित करने के लिए 1 महीने या उससे अधिक समय की आवश्यकता होगी। स्वर्गीय निर्माण कौशल की मदद से जियान वुशुन ने पहले ही महसूस किया कि गोली उसके पूरे शरीर में तेजी से प्रवाहित हो रही है। केवल एक रात में ही उसने प्रथम श्रेणी की आत्मा संवर्धन गोली के लाभों को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था। इससे उन्हें दिव्य पथ के 4थे स्वर्ग तक सीधे पहुंचने का अवसर मिला। दिव्य पथ का 4था स्वर्ग। जियान वुशुन ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और अपने भीतर शक्ति का उफान महसूस किया। कल ही उन्होंने दिव्य पथ के 3वें स्वर्ग को तोड़ा था और आज एक और सफलता प्राप्त की। ये प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोली की शक्ति के साथ साथ स्वर्गीय सृजन कौशल के चमत्कारों के कारण संभव हुआ। जिस गोली को दूसरों को अवशोषित करने में 1 महीने या उससे अधिक समय लगता था, उसे उसने एक रात में ही अवशोषित कर लिया। स्वर्गीय सृजन कौशल वास्तव में जादुई है। स्वर्गीय सृजन कौशल के साथ मुझे वास्तव में प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोली के महान प्रभावों को अवशोषित करने के लिए बस 1 दिन की आवश्यकता थी। अगर मेरे पास और दिन होते तो, ये सोचते हुए उसकी आंखें लाल हो गईं। मुझे वो प्रथम श्रेणी की आत्मा विकास की गोलियां चाहिए, जितना ज्यादा उतना अच्छा। जियान वुशुन का दिल इन विचारों से जल रहा था। प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोली, जो कम समय में अवशोषित होने में सक्षम थी, ने उसकी साधना में बहुत सुधार किया। बेशक उसे और अधिक की प्यास थी। ये दुख की बात है कि ये गोलियां आसानी से नहीं मिल सकी। स्वॉर्ड मार्क्वेस मैंशन भी इन गोलियों का उत्पादन करने में सक्षम नहीं है। शायद केवल ग्लेडिएटर एरेना ही बशुई प्रांत में इनका बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में सक्षम है, जियान वुशुन ने खुद से कहा। ग्लेडिएटर एरेना एक विशाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स था और बशुई प्रांत में इसका उच्च स्थान था। अगर स्वॉर्ड मार्क्वेस मैंशन को भारी मात्रा में सामग्री या गोलियों की जरूरत होती तो वे निश्चित रूप से ग्लेडिएटर एरेना से ही ये चीजें खरीदते।
इस बीच ग्लेडिएटर एरेना में लोगों को सबसे अधिक आकर्षित करने वाली चीज थी इसके द्वंद्व युद्ध और जीवन मरण की लड़ाइयां। उदाहरण के लिए जियान वुशुन के पिता ने 2 महीने की अवधि में ग्लेडिएटर एरेना में कई लड़ाइयों का अनुभव किया और उस समय में काफी प्रगति की। ये गोलियां इतनी महंगी हैं कि वे इस समय मेरी पहुंच से बाहर हैं। अगर ऐसा है तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इसे आजमाना ही होगा, जियान वुशुन ने दृढ़ता से कहा, अपनी हथेली में बची एकमात्र प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोली को घूरते हुए। पागलपन और इच्छा ने उसके चेहरे पर रंग भर दिया। एक द्वंद्व युद्ध। ग्लेडिएटर एरेना में होने वाले द्वंद्वों ने इतना अधिक ध्यान आकर्षित किया, इसका कारण ये था कि यह द्वंद्वों के कारण योद्धाओं के बीच लड़ाई और हत्याएं होती थीं। यद्यपि बाशुई प्रांत तियानयान प्रांत के 108 प्रांतों में से एक था, फिर भी इसका क्षेत्रफल विशाल था। स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन को सार्वजनिक रूप से बशुई प्रांत में सबसे शक्तिशाली बल के रूप में मान्यता दी गई थी, लेकिन वास्तव में एक और शक्तिशाली बल था। हालांकि ये बल कम प्रोफाइल वाला रहा था और कभी भी लड़ाई में शामिल नहीं हुआ था। इस प्रकार सबसे मजबूत बल का खिताब स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन को दिया गया। वह दिव्य शक्ति कोई और नहीं बल्कि ग्लेडिएटर एरेना ही थी। कहा जाता है कि ग्लेडिएटर एरेना के पीछे तियानजोग राजवंश के राजघराने का हाथ था। यह एरेना, जो वास्तव में सबसे शक्तिशाली शक्ति थी, तियानजोग राजवंश के हर प्रांत और काउंटी में मौजूद थी। बाशुई प्रांत में ग्लेडिएटर एरेना इसके बिल्कुल मध्य में स्थित था। सफेद वस्त्र पहने और लंबी तलवार लिए एक नकाबपोश व्यक्ति ग्लेडिएटर अखाड़े में आया। एक सेवक ने उनका स्वागत किया और पूछा, महामहिम, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? जियान वुशुन ने जवाब दिया, मैं द्वंद्वयुद्ध चाहता हूँ। द्वंद्व परिचारक ने बिना किसी आश्चर्य के अपनी भौहें उठाईं। ग्लेडिएटर एरेना में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें द्वंद्वयुद्ध सबसे आम कार्यक्रम था। कृपया मुझे अपना नाम और साधना स्तर बताएं, परिचारक ने कहा। मुझे नाम कहो। जहां तक मेरे साधना स्तर का सवाल है। उसकी कलाई के एक झटके से जियान वुशुन से आध्यात्मिक शक्ति की एक धारा फूट पड़ी। आध्यात्मिक पद का चौथा चरण। परिचारिका ने हल्के से मुस्कुराया। इस स्थान पर द्वंद्वयुद्ध के लिए असंख्य योद्धा आए थे। ट्रांसफॉर्मिंग सी रियल्म या यहाँ तक कि गोल्ड कोर रियल्म के योद्धाओं ने भाग लिया था। जियान वुशुन के स्तर के योद्धा बहुत आम थे। आप क्या शर्त लगाना चाहते हैं, मिस्टर नान? परिचारक ने पूछा। यह। जियान वुशुन ने लकड़ी का बक्सा निकाला और उसे खोला। आत्मा संवर्धन की गोली। परिचारक ने एक नजर में ही उस वस्तु को पहचान लिया, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ सेकंड बाद उसके चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। यही प्रथम श्रेणी की आत्मा संवर्धन की गोली है। मिस्टर नान, चलो किसी दूसरी जगह बात करते हैं। मेरे पीछे आओ, अटेंडेंट ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा। जियान वुशुन ने अपना लकड़ी का बक्सा रख दिया और सिर हिलाया। वह सेवक के पीछे पीछे एक गुप्त कक्ष में गया जहां एक और नौकर इंतजार कर रहा था। नौकर ने काले कपड़े पहने हुए थे, जो स्पष्ट रूप से इस क्षेत्र में उच्च दर्जा रखता था। मिस्टर नान, हमारा अखाड़ा तियानजोग राजवंश के हर शहर में संचालित होता है और हमारे नियम सुप्रसिद्ध हैं। मुझे लगता है कि आप भी इसके बारे में जानते होंगे, काले वस्त्र पहने नौकर ने जियान वुशुन की ओर देखते हुए कहा। मैं समझता हूँ, जब आप जीवन या मृत्यु के द्वंद्व में भाग लेते हैं तो आपकी जीत और जीवन आपकी जिम्मेदारी है। जियान वुशुन ने सिर हिलाया। ऐसी स्थिति में मैं जल्द से जल्द आपके लिए एक उपयुक्त प्रतिद्वंद्वी की व्यवस्था करूंगा। जहां तक उस प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोली का सवाल है, कृपया उसे अभी मुझे सौंप दे। काले वस्त्र पहने नौकर ने जियान वुशुन की ओर देखा। जरूर। जियान वुशुन को पहले से ही मानदंड के बारे में पता था और उसने गोली सौंपने में संकोच नहीं किया। क्या मैं जान सकता हूं कि अगर मैं जीत गया तो मुझे कितनी प्रथम श्रेणी की आत्मा कल्टीवेटिंग गोलियां मिल सकती हैं? हमारे क्षेत्र में ये हमेशा एक से एक होता है। यदि आप एक गोली पर दांव लगाते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप केवल एक ही जीतेंगे। बेशक, यदि आप आश्वस्त हैं तो आप द्वंद्व जारी रख सकते हैं, काले कपड़े पहने नौकर ने कहा। एक से एक। जियान वुशुन ने भौहें सिकुड़ी और अपना सिर हिलाया। ये बहुत धीमा है। मेरे पास इस तरह से द्वंद्व करने का समय नहीं है। क्या आपके पास कोई और विशेष द्वंद्व है जिससे मैं एक बार में ज्यादा प्रथम श्रेणी की आत्मा कल्टीवेटिंग गोलियां जीत सकूं? विशेष द्वंद्व युद्ध। हाँ, हम करते हैं। काले लिबादे वाले नौकर ने सिर हिलाया। यदि आप अधिक गोलियां जीतना चाहते हैं तो केवल एक ही तरीका है, वह है रैंक स्किपिंग चुनौती। नौकर की मुस्कान कभी नहीं देगा। रैंक स्किपिंग चैलेंज में जीत से 10 गुना ज्यादा फायदा मिलता है। दूसरे शब्दों में, अगर आप जीतते हैं तो आपको 10 गोलियां मिलेंगी। लेकिन ये कोई आसान चुनौती नहीं है। हमारे 99% चैलेंजर सफल नहीं होते और उनमें से ज्यादातर मर जाते हैं। रैंक छोड़ने की चुनौती। जियान वुशुन की अभिव्यक्ति काली पड़ गई। दिव्य पद के चौथे स्वर्ग में होने के कारण उसे आध्यात्मिक पद के 5वें चरण के योद्धाओं से युद्ध करना था, जो अखाड़े में द्वंद्वयुद्ध करना चाहते थे। हालांकि मैं केवल चौथे स्वर्ग में हूं, लेकिन मेरा स्वर्गीय सृजन कौशल मेरे साथियों से ज्यादा मजबूत है। मेरी आध्यात्मिक शक्ति भी इतनी मजबूत है कि मैं आध्यात्मिक पद के चौथे चरण में आम योद्धा से मुकाबला कर सकता हूं। 5वें चरण की तुलना में अभी भी काफी अंतर है, लेकिन मार्शल आर्ट तकनीक में मुझे बढ़त हासिल है। जियान वुशुन को अपनी तलवारबाजी पर पूरा भरोसा था। आध्यात्मिक शक्ति में कमी को पूरा करने के लिए मेरी तलवारबाजी पर्याप्त होनी चाहिए। इसके अलावा मेरे पास मेरा तुरुप का पत्ता भी है। जियान वुशुन की आंखें चमक उठी, क्योंकि उसने अपना निर्णय ले लिया था। ठीक है, मैं रैंक स्किपिंग चुनौती लूंगा। कृपया मेरे लिए इसकी व्यवस्था करें। एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जो ढीले बैंगनी वस्त्र पहने हुए था, ग्लेडिएटर एरेना में दाखिल हुआ। पर्यवेक्षक। नमस्कार पर्यवेक्षक। जब भी नौकर उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पास से गुजरते तो वे विनम्रता से उसे सम्मान देते। क्या कोई विशेष दिलचस्प द्वंद्वयुद्ध चल रहा है? आदमी ने एक नौकर से पूछा। सर, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। हम बहुत जल्द ही एक अनोखी जीवन और सौदा द्वंद्वयुद्ध करेंगे। एक योद्धा आत्मापद के 5वें क्षेत्र में है, लेकिन दूसरा चौथे क्षेत्र में है। उसकी सफलता भी बहुत हाल ही में हुई है, नौकर ने जवाब दिया। ओह, रैंक स्किपिंग चैलेंज। बैंगनी रंग के लिबादे वाले आदमी ने भौहें उठाई और सिर हिलाया, जैसे कि वह उत्सुक हो। मैं जाकर देखूंगा। इस विशाल जगह के बीचों बीच ब्लूस्टोन एरेना के इर्द गिर्द बड़ी संख्या में दर्शक जमा थे। सभी रैंक स्किपिंग चैलेंज से रोमांचित थे। बैंगनी रंग की पोशाक पहने व्यक्ति ने भीड़ के बीच बेतरतीब ढंग से एक सीट ढूंढी और ब्लूस्टोन एरेना को घूरता रहा।
इतने सारे दर्शकों के साथ ब्लूस्टोन एरेना का माहौल शोरगुल से भरा हुआ था। जब लोगों ने अस्त व्यस्त बालों वाले एक काले आदमी को एरेना में आते देखा तो भीड़ ने शोर मचा दिया। भला शैतान, भला शैतान। अनेक दर्शकों ने जयकारे लगाए और चीख पुकार मचाई, जिससे पूरा मैदान भर गया। वह आदमी अपने लंबे भाले के साथ मैदान में खड़ा था। उसकी पीतल की घंटी जैसी आंखें भीड़ को घूर रही थी। वह अचानक मुस्कुराया, जिससे उसके सफेद दांत और क्रूरता से भरा चेहरा दिखाई दिया। स्पीयर डेविल को ग्लैडिएटर एरेना का विशेषज्ञ माना जाता था। स्पिरिट पाथ के 5वें चरण में उसने बेहद क्रूर रणनीति का उपयोग करके जीवन मृत्यु की लड़ाई में 2 समान स्तर के योद्धाओं को मार डाला था। अपने भाले के बेहतरीन उपयोग के कारण उसे ऐसा उपनाम दिया गया था। अखाड़े की दूसरी तरफ नकाबपोश जियान वुशुंग अपनी लंबी तलवार के साथ चुपचाप खड़ा था। उसकी खुली हुई आंखें उसके क्रूर प्रतिद्वंद्वी पर टिकी हुई थीं और वह उस पर पड़ने वाले दबाव को तीव्रता से महसूस कर रहा था। जियान वुशुंग गंभीर दिखाई दिया। वह जानता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी सिर्फ आध्यात्मिक पथ के 5वें चरण का योद्धा नहीं था। इस पागलपन भरे क्षेत्र में 2 द्वंद्व युद्ध जीतना ही उसकी ताकत को दर्शाता था। वह वास्तव में स्पीयर डेविल से लड़ना नहीं चाहता था और न ही जीवन मरण की लड़ाई में, अगर उसे ऐसा करने की जरूरत थी। लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार समय उसके पक्ष में नहीं था। उसकी अनोखी पहचान स्वॉर्ड मार्क्वेस मैंशन से उसकी तलवारबाजी की कला के जरिए आसानी से पहचानी जा सकती थी। वह इस क्षेत्र में द्वंद्व युद्ध में भाग नहीं ले सकता था। इससे उसके पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा, अपनी जान जोखिम में डालकर रैंक स्किपिंग चुनौती स्वीकार करना और एक ही बार में अपनी जरूरत की सभी प्रथम श्रेणी की स्पिरिट कल्टिवेटिंग पिल्स जीतने की कोशिश करना। मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना नकाबपोश बच्चे। शायद ये तुम्हारा पहली बार है जब तुम ग्लेडिएटर एरेना में लड़ रहे हो, लेकिन तुम सच में मुझसे मिलने के लिए बदकिस्मत हो। स्पीयर डेविल ने जियान वुशुन को ठंडे अंदाज में देखा, जैसे कि वह कोई शिकारी हो जो अपने शिकार को देख रहा हो। ग्लेडिएटर एरेना में हर तरह के लोग मौजूद थे, जिनमें जियान वुशुन जैसे लोग भी शामिल थे जिन्होंने अपनी पहचान छुपा रखी थी। इसलिए कोई भी उसे पहचान नहीं पाया। बहुत हो गई बात, चलो लड़ते हैं। जियान वुशुन की आवाज ठंडी थी। जैसे ही उसने अपना वाक्य पूरा किया, उसकी आध्यात्मिक शक्ति पहले से ही बढ़ रही थी। आध्यात्मिक पथ का 4था चरण। स्पीयर डेविल स्तब्ध रह गया और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुमने मुझे कम आंकने की हिम्मत की। भला शैतान लगातार 2 समान स्तर के योद्धाओं को हराने के बाद खुद को बहुत मजबूत मानता था, लेकिन अब उसका प्रतिद्वंद्वी सिर्फ आध्यात्मिक पथ के 4थे चरण का योद्धा था। जब उसने इस पर विचार किया तो वह अचानक गुस्से में आ गया। भाड़ में जाओ। उसका लंबा भाला ड्रैगन की तरह हवा में घुस गया, जिससे एक तीखी ध्वनि उत्पन्न हुई और अगले ही पल जियान वुशुन के सामने प्रकट हो गया। भाला शैतान ने उसी समय उसके और उसके प्रतिद्वंद्वी के बीच 10 मीटर का अंतर भी कम कर दिया था। कितनी तेजी से! जियान वुशुन चौंक गया, लेकिन उसकी अपनी हरकतें धीमी नहीं हुई। स्वूश! उसने अपनी लंबी तलवार म्यान से बाहर निकाली, जिससे तुरंत तलवार की एक छाया बन गई जो पकड़ने में बहुत तेज थी। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी पर वार किया और उसकी आध्यात्मिक शक्ति फूट पड़ी और उसकी ताकत चरम पर पहुंच गई। झनकार! तलवार और भाले की टक्कर एक तीखी खनकती हुई आवाज के साथ हुई। जियान वुशुन ने अपनी कलाई घुमाई, अपनी लंबी तलवार को आगे की ओर झुकाया। एक भूतिया उछलती हुई हरकत के साथ तलवार भाले के शरीर को पार कर गई और भाला शैतान के हाथों की ओर कट गई। ये तलवार कला! अपने सदमे में स्पीयर डेविल का अपने प्रतिद्वंद्वी के प्रति तिरस्कार तुरंत गायब हो गया। हालांकि यह सिर्फ एक साधारण तलवार चालन था, लेकिन उसने महसूस किया कि जियान वुशुन के पास अद्भुत तलवारबाजी थी। बाहर निकलो, उसने गरजते हुए कहा, लंबे भाले को पकड़े हुए अपनी बाहों को जोर से नीचे की ओर घुमाया। उसकी भयानक ताकत ने तुरंत जियान वुशुन के हमले को विफल कर दिया। वह पलट गया, जवाबी हमला करना चाहता था। चाहे वह तुम्हारा भाला हो या आकृति, वे बहुत अनाड़ी हैं। आओ और मेरा लक्ष्य बनो। जियान वुशुन की आवाज उसके कानों में आई। उसके बाद एक के बाद एक उसकी अलौकिक तलवार की छाया आई। तेज! वह बहुत तेज था। यह इतना तेज था कि आध्यात्मिक पथ के 4थे चरण में किसी योद्धा से ऐसा निकलना असंभव लग रहा था। इसके अलावा जियान वुशुन की तलवारबाजी भी लगातार बाधित हो रही थी और स्पीयर डेविल को वापस लड़ने का कोई मौका नहीं दे रही थी। क्या शानदार तलवारबाजी! भयानक! ये तलवारबाजी! अखाड़े में कोलाहल मच गया और लगातार जयकारे उठने लगे। भीड़ को पता था कि यह लड़ाई आध्यात्मिक पथ के 4थे क्षेत्र के योद्धा और आध्यात्मिक पथ के 5वें चरण के योद्धा के बीच एक रैंक छोड़ने की चुनौती थी। आमतौर पर ऐसी लड़ाइयों में कोई आश्चर्य नहीं होता। आखिरकार 4थे चरण और 5वें चरण के बीच इतनी बड़ी असमानता थी। हालांकि जब दोनों ने लड़ाई शुरू की तो हर कोई हैरान रह गया। भलाधारी शैतान जो आध्यात्मिक पथ के 5वें चरण में था, वास्तव में आध्यात्मिक पथ के 4थे चरण में नकाबपोश योद्धा द्वारा पूरी तरह से दबा दिया गया था। दिलचस्प है, बैंगनी रंग की ढीली पोशाक पहने अधेड़ उम्र के आदमी ने जब अखाड़े में हो रहे दृश्य को देखा तो वह मुस्कुराया। नकाबपोश योद्धा को तो जवान ही होना चाहिए, लेकिन उसकी तलवारबाजी वाकई कमाल की है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसकी तलवार कला को तलवार मंडप की गिरती हुई पत्ती वाली तलवार कला होना चाहिए। ये सिर्फ एक सामान्य प्रथम श्रेणी की तलवार कला है, लेकिन उसे इस पर बहुत अच्छी पकड़ है और वह इसे बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम है। उसका हर कदम बिना किसी अनावश्यक अलंकरण के साफ सुथरा है। इससे पता चलता है कि उसे तलवार कला की बहुत अच्छी समझ है और उसका आधार ठोस है। तलवार सिद्धांतों में उसकी प्रतिभा असाधारण है, क्योंकि इतनी कम उम्र में ही उसके पास ऐसी तलवारबाजी है। दूसरी ओर स्पीयर डेविल नामक व्यक्ति ने जिस तरह से अपने भाले का इस्तेमाल किया वह बहुत ही घटिया है। अगर उसकी आध्यात्मिक शक्ति मजबूत न होती तो वह शुरू में ही हार जाता। ढीले बैंगनी लिबादे में अधेड़ उम्र का आदमी ग्लैडिएटर एरेना का सुपरवाइजर था और अपनी हैसियत के हिसाब से ही उसकी दूरदर्शिता भी बहुत अच्छी थी। एक नजर में ही वह जियान वुशुन की तलवारबाजी की महानता और तलवार सिद्धांतों में उसकी प्रतिभा को समझ गया। वह आदमी गलत नहीं था। जियान वुशुन की तलवारबाजी वाकई अद्भुत थी। यदि वह आश्वस्त नहीं होते तो उन्होंने रैंक छोड़ने की चुनौती स्वीकार नहीं की होती। अखाड़े में लड़ाई पूरी तरह से एक व्यक्ति के पक्ष में थी। ये कैसे हो सकता है? उसकी तलवार इतनी तेज कैसे हो सकती है? मैं आध्यात्मिक पथ के 5वें चरण में हूं, लेकिन मैं उसकी गति को भी नहीं पकड़ सकता। भला शैतान हैरान था, लेकिन जल्दी ही उत्तेजित हो गया। आह! भला शैतान गुर्राया, उसकी आंखों में क्रोध की ज्वालाएं जल रही थी। अगले ही पल वह पूरी तरह से फट पड़ा। धमाका! पूरे
क्षेत्र में एक बार फिर से तेज ध्वनि गूंज उठी। जियान वुशुन की उस पर वार की परवाह न करते हुए उसने तुरंत अपना सबसे शक्तिशाली मारक चाल दिखाया, जिसमें भयानक मारक क्षमता थी। देखो, भला शैतान अपनी अंतिम चाल का उपयोग कर रहा है। यह बादल भेदी भाले की 13 शैलियां हैं। कोई अखाड़े के नीचे चिल्ला रहा था। क्लाउड पियर्सिंग स्पीयर की 13 शैलियां एक निरंतर हमला था, जिसमें प्रत्येक पहले वाले की तुलना में अधिक भयंकर और शक्तिशाली था। ये वह अनोखी चाल थी जिसने स्पीयर डेविल को प्रसिद्धि दिलाई। ये शक्ति इतनी भयावह थी कि जियान वुशुन भी घबरा गया। उसने लगातार और भयंकर भाले के हमलों का विरोध करने के लिए तुरंत अपनी लंबी तलवार का इस्तेमाल किया। खनक 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 खनक। एक ही सांस में 12 भाले के हमलों को रोकने के बाद उसकी भुजाएं सुन्न हो गई थीं। इस बीच स्पीयर डेविल ने अपनी शक्ति को इकट्ठा कर लिया था और उसे अंतिम स्तर तक पहुंचा दिया था। सबसे शक्तिशाली और सबसे भयानक 13वें भाले के हमले का प्रदर्शन किया। मरो, भाला शैतान चिल्लाया, उसका चेहरा क्रूरता से मुड़ गया। भाड़ में जाओ। जियान वुशुन की आंखों में हत्या का इरादा चमक उठा। वूश, बर्फ की तरह ठंडी तलवार की छाया चमकी और फिर तुरंत गायब हो गई। छाया अकल्पनीय रूप से तेज थी, अवर्णनीय रूप से। हवा में चमकीला लाल रंग फैल गया। भाला शैतान की क्रूर मुस्कान उसके चेहरे पर बनी रही, लेकिन उसकी आंखों में आक्रोश और अनिच्छा भरी हुई थी। अगर कोई ध्यान से देखे तो उसके गले के महत्वपूर्ण हिस्से पर तलवार का घाव साफ दिखाई दे सकता था। स्पीयर डेविल, आध्यात्मिक पथ के 5वें क्षेत्र का योद्धा जिसने लगातार 2 जीवन मृत्यु की लड़ाइयां जीती थी, मारा गया। जियान वुशुन स्पीयर डेविल की लाश के पास खड़ा होकर भारी सांसें ले रहा था। क्या करीबी मुकाबला था। वे वास्तव में योद्धा हैं जो ग्लैडिएटर एरेना में कत्लेआम करते हैं। पागलपन उनकी हड्डियों में समाया हुआ है। उसने वास्तव में मेरी तलवारबाजी से दब जाने के बाद जीवन पर्यंत लड़ने का विकल्प चुना। मैं उसकी पागलपन की बराबरी नहीं कर सकता। सौभाग्य से मेरे पास मेरा तुरुप का पत्ता था, नहीं तो आज मेरी मौत हो जाती। जियान वुशुन ने आह भरी। अखाड़े के नीचे सभी लोग स्तब्ध और हैरान थे। असंख्य दर्शक अपनी सांसें रोके हुए अविश्वास से मैदान को देख रहे थे। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि स्पीयर डेविल, एक शक्तिशाली योद्धा जिसने लगातार 2 लड़ाइयां जीती थी, आध्यात्मिक पथ के 4थे चरण में एक योद्धा के हाथों मारा जाएगा। क्या रैंप छोड़ने की चुनौती वास्तव में सफल रही। दर्शकों के बीच बैंगनी रंग का ढीला लबादा पहने अधेड़ उम्र के आदमी के चेहरे पर आखिरकार बदलाव आया। पहले तो वह सिर्फ दिलचस्पी दिखा रहा था, लेकिन अब वह गंभीर दिख रहा था। आपने पहले जो तलवार कला का इस्तेमाल किया था, क्या वह बेनामी तलवार कला है? मैं गलत नहीं हूँ, ये बेनामी तलवार कला है। तलवार मार्क्वेस हवेली से बेनामी तलवार कला। बैंगनी लिबादे में मध्यम आयु वर्ग का आदमी चकित था और जियान वुशुन द्वारा पहले दिखाए गए आंदोलनों को याद करने में मदद नहीं कर सका। उसकी हरकतें बहुत तेज थीं। हालांकि जियान वुशुन की ताकत इतनी कमजोर थी कि वह खतरा नहीं बन सकता था, लेकिन अगर कोई उसके बराबर का हमला करता तो वह उसे रोक नहीं पाता। ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने ऐसी भयानक तलवारबाजी देखी थी। 1 दशक से भी ज्यादा समय पहले एक शक्तिशाली दुश्मन ने स्वॉर्ड मार्क्वेस मैंशन पर हमला किया था और उसके कई योद्धाओं को हरा दिया था। स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर जियान नंतियन एकमात्र अपवाद थे। उन्होंने अकेले ही दुश्मन को मार डाला, ठीक इसी तलवार कला का इस्तेमाल करके। अनाम तलवार कला, स्वॉर्ड मार्क्वेस मैंशन की सर्वोच्च तलवार कला। ये स्वॉर्ड मार्क्वेस मैंशन के भीतर भी केवल किंवदंतियों में ही मौजूद थी। अनाम तलवार कला इतनी गहन और रहस्यमय थी कि दशकों के गहन अध्ययन के बाद भी कुछ ही लोग इसका उपयोग कर सके, और इसमें निपुणता प्राप्त करना तो और भी कठिन था। इसके अलावा ये तलवार कला स्वॉर्ड पवेलियन में एक गैर विरासतीय शीर्ष रहस्य थी। केवल स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर्स को ही इसका अध्ययन करने की अनुमति थी। इतिहास में केवल 3 ही इसका उपयोग करने में सक्षम थे। स्वॉर्ड पवेलियन की 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाएं शक्तिशाली और असाधारण हो सकती हैं, लेकिन वे प्रसिद्ध बेनामी तलवार कला की तुलना में कुछ भी नहीं थी। ये युवक वास्तव में बेनामी तलवार कला का उपयोग करने में कामयाब रहा। हालांकि यह केवल पहला कदम था, फिर भी यह अविश्वसनीय है। बैंगनी लिबादे में मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जियान वुशुन को घूर कर देखा। उसने पहले जो इस्तेमाल किया था वह फॉलन लीफ स्वॉर्ड आर्ट था। वह पहले ही बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। जहां तक बेनामी तलवार कला की बात है, ये स्वॉर्ड पवेलियन की जीवन रेखा है। आम लोगों को इसे सीखने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता। वह बहुत छोटा है और आध्यात्मिक पथ के 4थे चरण में है, लेकिन वह पहले से ही तलवार मंडप की कई तलवार कलाओं का उपयोग करने में सक्षम है। वह पौराणिक अनाम तलवार कला का भी उपयोग कर सकता है। वह अवश्य ही। अधेड़ उम्र के व्यक्ति को लगता था कि उसने पहले ही जियान वुशुन की पहचान का अनुमान लगा लिया था और उसके मुंह के कोने ऊपर उठ गए। दिलचस्प। जीवन या मृत्यु की लड़ाई के अंत के बाद मिस्टर नान, ये रहे आपके पुरस्कार। ग्लेडिएटर एरेना के काले वस्त्र पहने नौकर ने जियान वुशुन को एक लकड़ी का बक्सा दिया। जब उसने उसे खोला तो उसने देखा कि उसके अंदर 11 सुगंधित हाथीदांत की गोलियां पड़ी थी, जिनमें से एक उसकी थी। ग्लेडिएटर एरेना के योद्धाओं के बीच एक ही रैंक की जीवन या मृत्यु की लड़ाई की संभावना 1 से 1 थी, लेकिन रैंक स्किपिंग चुनौती 10 से 1 थी। यही कारण था कि उन्होंने इसे चुना। जोखिम जितना अधिक होगा, फसल उतनी ही अच्छी होगी। जियान वुशुन ने लकड़ी के बक्से की अच्छी तरह से जांच की। जब वह संतुष्ट हो गया तो उसने सिर हिलाया और जाने के लिए तैयार हो गया। काले वस्त्र पहने नौकर ने उसे रोका। मिस्टर नान, कृपया एक क्षण रुकिए। क्या कुछ और है? जियान वुशुन ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। पूरे त्यानजोग राजवंश में ग्लैडिएटर एरेना की स्थिति बहुत मजबूत थी और उसे बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त थी। हालांकि उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वे मात्र 11 प्रथम श्रेणी की आत्मसाधना की गोलियों के लिए उसके साथ क्या करेंगे, लेकिन उसने अपनी सुरक्षा बनाए रखी। हमारे सुपरवाइजर ने स्पीयर डेविल के साथ आपका द्वंद्व देखा और आप में उनकी रुचि हो गई, इसलिए वह आपसे मिलना चाहते हैं, काले वस्त्र पहने नौकर ने कहा। ओह! जियान वुशुन ने अपनी भौहें उठाईं। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी जो ढीला बैंगनी वस्त्र पहने था और उसके दोनों ओर सुनहरे वस्त्र पहने कुछ नौकर थे, धीरे धीरे अंदर आया। हाँ, मिस्टर नान है ना? मैं ग्लेडिएटर एरेना का सुपरवाइजर बाय चोन हूँ। आप मुझे सर बाय चोन कह सकते हैं, उस आदमी ने साफ और चमकदार आवाज में कहा। आश्चर्यचकित होकर जियान वुशुन ने तुरंत सिर झुकाया। सर बाय चोन। इस आदमी की हैसियत लगभग स्वॉर्ड मार्क्वेस मैंशन मास्टर के बराबर थी, शायद उससे भी ज्यादा। जियान वुशुन को उसके प्रति सम्मान दिखाना पड़ा।
अब आप जा सकते हैं, बाई चोंग ने काले कपड़े पहने नौकर से हाथ हिलाते हुए कहा। नौकर ने झुककर माफी मांगी। मिस्टर नान, मुझे लगता है कि आपने स्पीयर डेविल को मारने के लिए जिस तलवारबाजी का इस्तेमाल किया वह स्वॉर्ड पवेलियन की बेनामी तलवार कला है। बाई चोंग ने जियान वुशुन को देखकर हल्के से मुस्कुराया और कहा, जहां तक मुझे पता है ये स्वॉर्ड पवेलियन का सबसे बड़ा रहस्य है जिसे केवल बाद के स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर्स को ही सीखने की अनुमति है। अब पूरे स्वॉर्ड पवेलियन में एकमात्र व्यक्ति जो संभवतः इसे समझ सकता है वह है जियान वुशुन, जो लापता मास्टर जियान नैंटियन का बेटा है। वह एकमात्र व्यक्ति है जिसके पास उनके रिश्ते के कारण बेनामी तलवार कला सीखने का मौका है। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि क्या आपका जियान वुशुन से कोई लेना देना है। जियान वुशुन का दिल धड़क उठा, उसकी आंखों में घबराहट के भाव दिखाई देने लगे। जाहिर है बाई चोंग को पहले से ही अपनी पहचान का पता था। मुझे खोज लिया गया, भले ही मैंने केवल एक बार लड़ाई की थी। जियान वुशुन ने असहाय होकर आह भरी। सच तो यह है कि उसे अपने पिता से बेनामी तलवार कला विरासत में मिली थी। यह तलवार कला वास्तव में तलवार मंडप की शीर्ष तलवार कला थी। उसने इसे इतने अच्छे से छिपा रखा था कि जियान मेंगर को भी इसकी जानकारी नहीं थी। और उसने रैंप स्किपिंग चैलेंज को चुना था ताकि उसे एक बार में सभी फर्स्ट क्लास स्पिरिट कल्टीवेटिंग पिल्स मिल सके, क्योंकि उसे डर था कि अगर वह ग्लेडिएटर एरेना में बहुत बार दिखाई देगा तो कोई उसे पहचान लेगा। एक लड़ाई में भाग लेने से ये संभावनाएं कम हो जाती हैं। फिर भी उसे स्पीयर डेविल के खिलाफ अपने सबसे मजबूत हुनर एनोनिमस स्वॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसे उम्मीद नहीं थी कि भीड़ के बीच एक तेज नजर वाला आदमी उसे देख रहा होगा। मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। जियान वुशुन की आंखों में आश्चर्य देखकर बाई चोंग ने तुरंत स्थिति को समझ लिया और एक झूठी हंसी हंसी। ऐसा लगता है कि आपको तत्काल प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोलियों की जरूरत है। क्या ये सही है मिस्टर नान? हाँ, जियान वुशुन ने सिर हिलाया। ठीक है, ये प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना गोलियां आत्मापथ योद्धाओं के लिए फायदेमंद हैं, लेकिन उन्हें अवशोषित होने में लंबा समय लगता है। आपके पास अभी 11 प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना गोलियां हो सकती हैं, लेकिन आपको उन सभी को लेने के लिए कम से कम 1 साल की आवश्यकता होगी, बाई चोंग ने कहा। आप सही हैं। जियान वुशुन ने सिर हिलाया, लेकिन अंदर से उससे असहमत था। यह सच था कि अन्य लोगों को 11 प्रथम श्रेणी की आत्मा संवर्धन गोलियां लेने के लिए कम से कम 1 वर्ष की आवश्यकता होगी, लेकिन वह अलग था। वह एक विकृत साधक था जिसने स्वर्गीय सृजन कौशल की साधना की थी। स्वर्गीय सृजन कौशल की अद्भुत शक्ति के कारण वह इन प्रथम श्रेणी की आत्मा संवर्धन गोलियों को बहुत जल्दी अवशोषित कर सकता था। उन्हें सभी को अवशोषित करने में उसे 1 महीना भी नहीं लगेगा। इन सभी प्रथम श्रेणी की आत्मा विकास गोलियों को आत्मसात करने में बहुत समय लगता है। यदि आप कम समय में अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं तो केवल उन पर निर्भर रहना यथार्थवादी नहीं लगता, बाई चोंग ने कहा। सर बाई चोंग, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जियान वुशुन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। बाई चोंग ने उसे देखकर मुस्कुराया। मिस्टर नान, क्या आपने प्रिमोडियल स्पिरिचुअल लिक्विड के बारे में सुना है? आदिम आध्यात्मिक द्रव्य। जियान वुशुन चौंक गया क्योंकि उसने ऐसे आध्यात्मिक द्रव्य के बारे में सुना था जो स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा निर्मित था। चूंकि इसमें अत्यंत परिष्कृत आध्यात्मिक शक्ति थी, इसलिए ये योद्धा की साधना को बढ़ावा देने में स्पिरिट कल्टीवेटिंग गोलियों की तुलना में बेहतर था। हालांकि इसके निर्माण के लिए बहुत ही दुर्लभ परिस्थितियों की आवश्यकता थी, जिससे यह अत्यंत मूल्यवान हो गया। इसके अतिरिक्त आदिम आध्यात्मिक द्रव्य की मांग साधारण रूप से अधिक थी, यहाँ तक कि आत्मापथ क्षेत्र के योद्धाओं ने भी आदिम आध्यात्मिक द्रव्य की सहायता से साधना करने का प्रयास किया। इसलिए पूरे त्यानजोग राजवंश में बहुत कम योद्धा थे जो आदिम आध्यात्मिक द्रव्य का उपयोग करने में सक्षम थे। स्वॉर्ड मार्क्वेस हवेली के योद्धाओं की तो बात ही छोड़िए। हालांकि स्वॉर्ड मार्क्वेस मैंशन में कुछ आदिम आध्यात्मिक द्रव्य था, लेकिन छोटी मात्रा के कारण उनके योद्धाओं पर इसका प्रभाव नगण्य था। मैं एक जगह जानता हूं जहां एक तालाब है जो पूरी तरह से आदिम आध्यात्मिक द्रव्य से बना है। क्या आप रुचि रखते हैं? बाई चोंग ने जियान वुशान को मुस्कुराते हुए कहा। एक तालाब। जियान वुशुन को यह बात समझ में आई। मौलिक आध्यात्मिक द्रव्य की अल्प मात्रा योद्धा की साधना को बढ़ावा देने में बहुत कम प्रभाव डालेगी, जबकि इसकी प्रचुर मात्रा एक पूरी तरह से अलग भूमिका निभाएगी। आदिम आध्यात्मिक द्रव्य से बना तालाब। वहां कितना आदिम आध्यात्मिक द्रव्य था? ये 9 भेड़ियों के पहाड़ के उत्तरी भाग में एक दरार की गुफा में है, जो कमांडरी शहर से 15 किलोमीटर दूर है। लेकिन लंबे समय से ये रैंक 6 के शिखर पर एक खूनी शेर द्वारा कब्जा कर लिया गया है। यदि आप गुफा में प्रवेश करना चाहते हैं तो खूनी शेर से छुटकारा पाना आवश्यक है, बाई चोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उत्तर में एक दरार, 9 भेड़ियों का पहाड़। जियान वुशुन ने मन ही मन ये बात मन में रखी और कृतज्ञतापूर्वक उत्तर दिया, धन्यवाद सर बाई चोंग। कृपया, आपका स्वागत है। बाई चोंग ने उसकी ओर हाथ हिलाया। जियान वुशुन ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और फिर मुंह फेर लिया। जियान वुशुन के चले जाने के बाद बाई चोंग के पीछे खड़ा सुनहरा वस्त्र पहने नौकर यह कहने से खुद को नहीं रोक सका, सुपरवाइजर, वह तालाब पूरी तरह से आदिम आध्यात्मिक द्रव्य से बना है। इतने प्रचुर मात्रा में आदिम आध्यात्मिक द्रव्य के साथ इसका मूल्य बहुत अधिक है। तालाब इतना कीमती है आदिम आध्यात्मिक द्रव्य के कारण नहीं, बल्कि तालाब के तल पर मौजूद आध्यात्मिक फल के कारण। आदिम आध्यात्मिक द्रव्य आध्यात्मिक फल के कारण बना था। बाई चोंग ने अपना सिर हिलाया और हंसा। तालाब पर जाने वाले लोगों से कहो कि वे केवल आध्यात्मिक फल ही ले जाएं। बस आदिम आध्यात्मिक द्रव्य और खूनी शेर को नजरअंदाज करें। समझ गया। सुनहरे वस्त्र पहने नौकर ने सिर हिलाया। ग्लेडिएटर एरेना में सुपरवाइजर इतना शक्तिशाली था कि कोई भी उसके आदेशों का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं करता था। वैसे क्या वार्षिक स्वॉर्ड मार्क्वेस टोकन बैटल अगले महीने आयोजित किया जाएगा? बाई चोंग ने फिर पूछा। हाँ, सुनहरे वस्त्र पहने नौकर ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। पर्यवेक्षक, आपको स्वॉर्ड मार्क्वेस हवेली में आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा नए स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर आधिकारिक तौर पर पदभार ग्रहण करेंगे। मैंने सुना है कि नए स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर जियान मेंगर हैं, जो स्वॉर्ड मार्क्वेस हवेली में सबसे प्रतिभाशाली युवा हैं, जो 16 साल से कम उम्र के हैं, लेकिन पहले से ही गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। वह रेड मार्शल हॉल के महान बुजुर्ग जियान लैन की बेटी भी हैं। ओह, बाई चोंग ने अपनी भौहें सिकोड़ी। हाँ, ऐसा लगता है कि इस साल स्वॉर्ड मार्क्वेस टोकन बैटल बहुत दिलचस्प होगा। अब मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। जियान नानतियन का बेटा
टुट टुट, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या वह मुझे आश्चर्यचकित कर पाएगा जैसा उसके पिता ने किया था। स्वॉर्ड मार्क्वेस हवेली की ओर वापस जाते समय जियान वुशुन सोचता रहा। तालाब पूरी तरह से आदिम आध्यात्मिक द्रव से बना है, इसलिए यह अत्यंत मूल्यवान होगा। उसने मुझे ये जानकारी क्यों बताई? यह मेरे पिता की वजह से होगा। जियान वुशुन ने कुछ निश्चितता के साथ अनुमान लगाया। उसके पिता ने उसे बताया था कि उसके अलग थलग रहने और घमंड के कारण उसके बहुत कम दोस्त हैं। लेकिन बाई चोन उनमें से एक था। जाहिर है बाई चोन ने मुझे पहचान लिया और मेरे पिता के मित्र होने के नाते उन्होंने मुझे ये बात बताई। चाहे उन्होंने मुझे मेरे पिता की खातिर बताया हो या नहीं, मैं उनकी दयालुता के लिए आभारी हूँ, जियान वुशुन ने मन ही मन सोचा। मैं एक तालाब हूँ जो पूरी तरह से आदिम आध्यात्मिक द्रव से बना है, यहाँ तक कि हम लोग भी अगर वहाँ खेती करें तो उन्हें बहुत लाभ होगा। मैं तो अकेला ही हूँ जो स्वर्गीय सृजन कौशल की खेती करता हूँ। हालांकि रैंक 6 के शिखर पर एक खूनी शेर है जो मनुष्यों के लिए आत्मापथ के छठे चरण के शिखर के बराबर है। वर्तमान में मैं इसके खिलाफ लड़ने में सक्षम नहीं हूँ। धीरे धीरे करो, मुझे पहले अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है। जियान वुशुन ने अपने हाथों को मजबूती से जकड़ लिया। तलवार मंडप के पृथ्वी स्तर के साधना कक्ष में प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोलियां अद्भुत प्रभावकारिता रखती हैं। पहले मैंने सिर्फ एक गोली निगलने के बाद दिव्यपथ के तीसरे स्वर्ग से दिव्यपथ के चौथे स्वर्ग को तोड़ दिया था। अब मेरे पास 11 प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोलियां हैं। मुझे वाकई आश्चर्य है कि सभी 11 प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोलियां अवशोषित करने के बाद मेरी शक्ति किस हद तक पहुंच जाएगी। जियान वुशुन फ्यूटन पर क्रॉस लेग करके बैठा था, उसकी आंखें उत्साहपूर्ण थीं। मैं तैयार हूँ। उद्धरण चिन्ह। बिना किसी हिचकिचाहट के जियान वुशुन ने जेड बॉक्स खोला और एक प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोली ली। इस अमृत को लेने के बाद स्वर्गीय सृजन कौशल ने उस अद्भुत ऊर्जा को तुरंत अवशोषित करने के लिए काम किया। अगले दिनों में भी जियान वुशुन ने अपनी ईमानदारी से साधना जारी रखी। अन्य कौशलों की तुलना में स्वर्गीय सृजन कौशल की खेती करने में कम समय लगा। इसके अलावा इसकी तेजी से रिकवरी की क्षमता और पृथ्वी स्तरीय खेती कक्ष के सहायक प्रभावों के कारण खेती की गति बढ़ गई। इस बीच जियान वुशुन ने उन प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना गोलियों को स्वतंत्र रूप से ग्रहण किया जिन्हें आत्मापथ के असंख्य साधक चाहते थे। इन सब बातों ने उनकी साधना को अविश्वसनीय स्तर तक बढ़ा दिया। पलक झपकते ही आधा महीना बीत गया। अब वार्षिक स्वॉर्ड मार्क्वेस टोकन युद्ध में केवल 1 महीना बाकी था। उस रात बारिश हुई। जियान वुशुन, जो पृथ्वी स्तर के साधना कक्ष के अंदर रात भर रहा था, ने अपने शरीर के अंदर उन गोलियों की प्रभावकारिता को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया। फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसके शरीर के भीतर एक निष्क्रिय गड़गड़ाहट वाली आध्यात्मिक शक्ति थी। जैसे ही उसने अचानक अपने हाथों को जकड़ा, एक विस्फोटक बल ज्वालामुखी की तरह फट गया, जैसे कि एक मुक्का हवा को विस्फोट कर सकता है। जियान वुशुन की आंखें चमकदार रोशनी से चमक रही थीं। दिव्य पथ का छठा स्वर्ग, लगभग छठे स्वर्ग के शिखर पर पहुंच रहा हूं। जियान वुशुन बहुत खुश था। आधे महीने से ज्यादा की अपनी बेताब साधना के साथ उसने 11 प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना गोलियों से पूरी तरह से ऊर्जा अवशोषित कर ली थी। आखिरकार एक प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना गोली की प्रभावकारिता अद्भुत थी। औसत योद्धाओं के लिए एक गोली को पूरी तरह से अवशोषित करने में कम से कम 1 महीना लगता है। हालांकि उसने स्वर्गीय सृजन कौशल के बल पर बहुत कम समय में 11 गोलियां अवशोषित कर ली थीं। परिणाम स्वरूप उसकी ताकत में कई गुना वृद्धि हुई। दिव्य पथ के चौथे स्वर्ग से दिव्य पथ के छठे स्वर्ग तक का रास्ता बहुत लंबा था, लगभग दिव्य पथ के छठे स्वर्ग के शिखर तक। बहुत से लोग चौंक जाते अगर उन्हें पता चलता कि उसने इतनी अविश्वसनीय गति से साधना की है, क्योंकि सिर्फ 1 महीने पहले ही उन्हें पता था कि वह एक बेकार व्यक्ति है जो आध्यात्मिक शक्ति को संघनित नहीं कर सकता। तुम बस इंतजार करो और देखो जियान मिंग, मैं तुम्हें 1 महीने में चौंका दूंगा। जियान वुशुन ने अपनी आंखों में अखंड आत्मविश्वास के साथ अपने हाथों को मजबूती से जकड़ लिया। जियान वुशुन साधना कक्ष से बाहर आया और उसने देखा कि एल्डरहोन बाहर इंतजार कर रहे हैं। जियान वुशुन को देखकर एल्डरहोन आश्चर्य व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्हें लगा कि जियान वुशुन अपनी ताकत के मामले में बहुत बदल गया है। जियान वुशुन ने स्वेच्छा से अपनी आध्यात्मिक शक्ति की आभा नहीं छोड़ी, इसलिए एल्डरहोन उसकी सटीक साधना का पता नहीं लगा सके। हालांकि वह जानते थे कि जियान वुशुन ने साधना कक्ष में बहुत प्रगति की होगी। एल्डरहोन ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि हमारे युवा पेविलियन मास्टर ने हाल ही में बड़ी प्रगति की है। हाँ, जियान वुशुन ने सिर हिलाया और पूछा, एल्डरहोन क्या बात है? बात यह है, एल्डरहोन ने जवाब दिया, ट्रायल टॉवर आज फिर से खुल गया है। अगर आप लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए। ट्रायल टॉवर। जियान वुशुन को यह जानकारी सुनकर आश्चर्य हुआ। ट्रायल टॉवर एक 7 मंजिला इमारत थी जिसे खेती और मार्शल आर्ट तकनीकों के परीक्षण के लिए बनाया गया था। मंजिल जितनी ऊंची होगी, परीक्षण उतना ही कठिन होगा। यह आमतौर पर बंद रहता था, हर साल के अंत में होने वाली लड़ाई से 1 महीने पहले को छोड़कर। ट्रायल टॉवर परीक्षण को एक प्रारंभिक लड़ाई के रूप में माना जा सकता है। आखिरकार वार्षिक स्वॉर्ड मार्क्वेस टोकन बैटल स्वॉर्ड मार्क्वेस मेंशन में सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। हर साल मेंशन बाशुई प्रांत के भीतर से प्रभावशाली मास्टर्स को आमंत्रित करता था। मास्टर्स के लिए एक अच्छा प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए भाग लेने वाले शिष्यों को पहले से ही ट्रायल टॉवर से गुजरना पड़ता था। कम से कम केवल वे शिष्य ही युद्ध में भाग लेने के योग्य थे जो 7 मंजिला टॉवर की 5वीं मंजिल तक पहुंच चुके थे। इसलिए जियान वुशुन को युद्ध में भाग लेने के लिए ट्रायल टॉवर में यह परीक्षा पास करनी थी। मैं जल्द ही 9 भेड़ियों के पहाड़ के लिए रवाना हो रहा हूं और मैं वहां 1 महीने तक रहूंगा। चूंकि मुझे युद्ध के लिए प्रवेश योग्यता प्राप्त करनी है, इसलिए मुझे ट्रायल टॉवर में यह मौका लेना होगा और पहले परीक्षा पास करनी होगी। जियान वुशुन ने मन ही मन सोचा। उसके लिए ट्रायल टॉवर टेस्ट पास करना बहुत आसान था। एक बार जब उसने अपना मन बना लिया तो जियान वुशुन सीधे ट्रायल टॉवर पर चला गया। ट्रायल टॉवर एक विशाल प्रांगण के बिल्कुल बीच में खड़ा था। यह एक विशाल टॉवर था जिसकी ऊंचाई 33 मीटर से भी ज्यादा थी। उस समय विशाल टॉवर के सामने बहुत सारे शिष्य खड़े थे। देखो, छठा रत्न जल गया है। चचेरा भाई जियान लिन 6ठी मंजिल पार कर गया है। चचेरा भाई जियान लिन वास्तव में बहुत बढ़िया है। तुम्हें कैसे पता? चचेरे भाई जियान लिन ने बहुत पहले ही आध्यात्मिक पथ के छठे चरण को पार कर लिया था। वह छठे चरण के शिखर पर पहुंच गया है।
आध्यात्मिक शक्ति की अपनी साधना के साथ उसके लिए 7वीं मंजिल पार करना आसान है, 6ठी मंजिल की तो बात ही छोड़िए। देखो, 7वां रत्न पहले ही प्रज्वलित हो चुका है। कई शिष्यों ने टॉवर गेट के सामने 7 रत्नों को देखा। प्रत्येक रत्न ट्रायल टॉवर की एक मंजिल से मेल खाता था। एक मंजिल पार करने के बाद एक रत्न प्रकाशित हो जाता था। यदि सभी 7 रत्न प्रकाशित हो जाते तो इसका मतलब था कि सभी 7 मंजिलें पार कर ली गई थी। ऐसा अवश्य हुआ होगा कि जियानलिन, जो आध्यात्मिक पथ के 6ठे चरण के शिखर पर पहुंच चुका था, सभी 7 मंजिलों को पार करने जा रहा था। कुछ ही देर बाद टॉवर का दरवाजा एक बार फिर खुल गया। सियान रंग के कपड़े पहने जियानलिन आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ धीरे धीरे बाहर निकला। आसपास के शिष्यों की ईर्ष्या भरी निगाहों को देखकर उसे खुद पर बहुत गर्व हुआ। जियानलिन 7वीं मंजिल पार कर चुका है। वह स्वॉर्ड मार्क्वेस टोकन बैटल में भाग लेने के लिए योग्य है। टॉवर गेट के सामने रेड मार्शल हॉल के एक एल्डर ने उसका नाम तेजी से लिखा और फिर चारों ओर देखते हुए कहा, अगला। कई शिष्यों को हिचकिचाहट हुई। ट्रायल टॉवर टेस्ट पास करना मुश्किल था। अगर कोई 5वीं मंजिल पास करना चाहता था तो उसे स्पिरिट पाथ के 5वें चरण की आध्यात्मिक शक्ति साधना करनी पड़ती थी। इसके अलावा अगर वे युद्ध में भाग लेना चाहते थे तो उनकी उम्र 16 साल से कम होनी चाहिए। हवेली में इन 2 शर्तों को पूरा करने वाले शिष्यों की संख्या बहुत कम थी। इतने कम योग्य और इतने सारे दर्शकों के साथ अगर कोई व्यक्ति परीक्षा दे तो वह शर्मिंदा महसूस करेगा, लेकिन फिर 5वीं मंजिल भी पास नहीं कर पाएगा। मुझे एक बार कोशिश करने दो। आवाज उठी तो एक नौजवान धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी पीठ के पीछे एक लंबी तलवार थी। बहुत से शिष्यों ने उसकी ओर देखा और उसे पहचानकर आश्चर्यचकित हो गए। क्या ये वही है, जियान वुशांग, तलवार मंडप का जियान वुशुंग? क्या वह वही था जिसने अभी बात की थी? वह ट्रायल टॉवर टेस्ट कैसे पास कर सकता है? हर कोई अविश्वास में था। आखिरी तलवार मंडप मास्टर के बेटे के रूप में जियान वुशुंग की एक विशेष पहचान थी। इसके अलावा उसे हवेली में कचरा के रूप में सार्वभौमिक रूप से पहचाना जाता था, क्योंकि वह आध्यात्मिक शक्ति इकट्ठा करने में सक्षम नहीं था। इसलिए हवेली के सभी शिष्य उसे जानते थे। इस कारण से जब उन्होंने ट्रायल टॉवर का परीक्षण करने का निर्णय लिया तो वे अत्यंत सशंकित थे। शिष्यों के अलावा रेड मार्शल हॉल के नोट रखने वाले एल्डर भी आश्चर्य से अपना सिर ऊपर उठाए बिना नहीं रह सके और पूछा, क्या आप ट्रायल टॉवर में परीक्षा देना चाहते हैं? क्या मैं नहीं कर सकता? जियान वुशुंग उदासीन दिख रहा था। बेशक आप जा सकते हैं, बशर्ते आप 16 साल से कम उम्र के हवेली के शिष्य हों। एल्डर ने सिर हिलाकर कहा, कृपया अंदर जाएं। धन्यवाद। जियान वुशुंग अपने ऊपर लगी भीड़ को अनदेखा करते हुए सीधे टॉवर में चला गया। जैसे ही वह सीढ़ियां चढ़ रहा था, एक आवाज जो स्पष्ट रूप से अप्रिय थी बगल से उठी, जियान वुशुंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ परीक्षा देने आने की? तुम अपने आप को बहुत ज्यादा आंकते हो। जियान वुशुंग ने रुककर जियानलिन की ओर ठंडी नजर से देखा, जिसने उसे तिरस्कार से देखा। बिना कुछ कहे वह ट्रायल टॉवर की ओर चलता रहा। जल्द ही वह टॉवर के अंदर था। जब उसने ये देखा तो जियानलिन ने अपने होठों के कोने को थोड़ा सा मोड़ा। हम्फ, तुम्हारे जैसे कूड़े के ढेर में बहुत घमंड है। रुको और देखो, बाद में तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। चचेरे भाई जियानलिन, क्या आपको लगता है कि जियान वुशुंग 5वीं मंजिल पार कर सकता है? रेड मार्शल हॉल के एक शिष्य ने पूछा। उसे जियानलिन ने व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब दिया, 5वीं मंजिल पार करने के लिए व्यक्ति को आध्यात्मिक पथ के 5वें चरण की साधना करनी चाहिए। वह आध्यात्मिक पथ के 3वें चरण पर आधे महीने से भी ज्यादा समय पहले पहुंचा था। अब वह ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक पथ के 4थे चरण तक पहुंच गया होगा। भले ही वह अंतिम तलवार मंडप मास्टर का पुत्र हो और उत्कृष्ट तलवारबाजी का स्वामी हो, फिर भी उसके लिए आध्यात्मिक पथ के 4थे चरण की साधना के साथ 5वीं मंजिल पार करना मूर्खतापूर्ण बकवास है। आसपास के सभी लोग उससे सहमत थे। आधे महीने से भी ज्यादा समय पहले वह आध्यात्मिक मार्ग के 3वें चरण पर पहुंचा था। अब वह कितना मजबूत हो सकता है? वह शायद आध्यात्मिक पथ के 4थे चरण तक पहुंच गया होगा। वह ट्रायल टॉवर की 5वीं मंजिल को कैसे पार कर सकता था? क्या मजाक है? हम्फ, वह दुख मांग रहा है। जियानलिन ने व्यंग्य किया। उसे उम्मीद थी कि जियान वुशुंग सबके सामने खुद को अपमानित करेगा। ट्रायल टॉवर की पहली मंजिल पर अपने सामने खड़ी उन 3 लंबी आकृतियों को देखकर जियान वुशुंग को पता चल गया कि वे मानव जैसी कठपुतलियां हैं जो ट्रायल टॉवर के लिए अद्वितीय हैं। वे प्रतिद्वंद्वी थे जिनका उसे सामना करना था। परीक्षण टॉवर एक ऐसी जगह जहां साधना और मार्शल आर्ट तकनीकों का मूल्यांकन किया जाता है। सामान्य तौर पर जिस किसी की साधना 6ठे चरण तक पहुंचती है वह कुल मिलाकर 7 स्तर पूरे करेगा। यहाँ तक कि जिन लोगों के पास 5वें चरण के शिखर पर उत्कृष्ट मार्शल आर्ट तकनीकें हैं वे 7वें स्तर तक भी पहुंच सकते हैं। इसलिए मैं इस बात को लेकर उत्सुक हूं कि मैं केवल अपनी तलवारबाजी का उपयोग करके और किसी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किए बिना कितनी दूर तक जा सकता हूं। जियान वुशुंग ने मन ही मन सोचा। मैं तैयार हूं। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कहने के बाद जियान वुशुंग ने अपने हाथ में लंबी तलवार लहराई। वह टिल्ड तुरंत संघनित तलवार का सार सीधे गर्जन वाली लहरों की तरह फूट पड़ा। तलवार ज्वार। जियान वुशुंग अपनी आंखों में जंगलीपन के साथ चिल्लाया। तलवार ज्वार एक प्रथम श्रेणी तलवार कला, निरंतर जल प्रवाह तलवार कला से एक घातक चाल थी और इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल जियान वुशुंग ने किया। कुछ सरल हरकतों के बाद कमरे में तलवार की छाया छा गई। उन 3 मानवरूपी कठपुतलियों ने तुरंत जवाबी हमला किया। हालांकि प्रवेश स्तर पर होने के कारण वे जियान वुशुंग से बहुत कमजोर थे। भले ही जियान वुशुंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग न किया हो, लेकिन वह केवल अपनी तेज और शक्तिशाली तलवारबाजी से उन्हें आसानी से हरा सकता था। प्रथम स्तर उत्तीर्ण। ट्रायल टॉवर के बाहर पहला रत्न चमक उठा, जिसका मतलब था कि वह पहले स्तर से गुजर गया। उसके आसपास के शिष्यों को आश्चर्य नहीं हुआ। हम्फ, केवल पहला स्तर। आध्यात्मिक पथ के 3वें चरण में अपनी साधना के साथ उसे आसानी से पहले 3 मंजिलों से गुजरना चाहिए और 4था स्तर पूरा करना भी संभव है। हालांकि ये सोचना एक बेवकूफ का दिवास्वप्न है कि वह 5वां स्तर पूरा कर लेगा। जियानलिन का चेहरा अभी भी तिरस्कार से भरा हुआ था। पहला रत्न जलने के कुछ ही समय बाद दूसरा रत्न भी जल उठा और उसके तुरंत बाद तीसरा रत्न भी जल उठा। सभी अंतराल छोटे थे, जिसका मतलब था कि जियान वुशुंग को प्रत्येक मंजिल पर उन मानवरूपी कठपुतलियों को हराने में ज्यादा समय नहीं लगा। हालांकि ये लंबे अंतराल के बाद ही था कि चौथा रत्न जल उठा।
वह काफी समय तक चौथी मंजिल पर रहा, इसलिए जाहिर है कि उसने वहां मानवरूपी कठपुतलियों के साथ कड़ी लड़ाई में काफी समय बिताया। जहां तक पांचवी मंजिल की बात है तो मानवरूपी कठपुतलियां नीचे की कठपुतलियों से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। उसके जीतने की कोई संभावना नहीं है। चौथा स्तर ही उसकी सीमा होगी। हाँ, मुझे पता था। उसके जैसा कूड़ा वह ट्रायल टॉवर के 5वें स्तर से कैसे गुजर सकता है। आसपास के कई शिष्यों ने उपहास किया और हूटिंग की। उन्हें लगा कि जियान वुशुन ने चौथे स्तर तक पहुंचने के लिए अपना सब कुछ दे दिया है, अन्यथा वह इतने लंबे समय तक क्यों रुका रहता। जियान लिन ने विशेष रूप से बार बार उपहास किया, व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया, और जब जियान वुशुन ट्रायल टॉवर से बाहर निकला तो उसका मजाक उड़ाने के लिए इंतजार नहीं कर सका। ट्रायल टॉवर की 5वीं मंजिल पर जियान वुशुन का चेहरा गंभीर दिखाई दिया। प्रत्येक स्तर के बाद मानवरूपी कठपुतलियों की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। मैंने केवल तलवारबाजी से पहले 3 स्तरों को आसानी से पूरा कर लिया। हालांकि चौथे स्तर पर मैं एक कठिन लड़ाई से गुजरा और उन्हें हराने में बहुत समय लगा। इसलिए 5वीं मंजिल पर उन्हें केवल तलवारबाजी से हराना असंभव होगा। मुझे आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने दो। जियान वुशुन ने अपने मुंह के किनारों को ऊपर की ओर फैलाया, फिर आध्यात्मिक शक्ति एक चमक में फूट पड़ी। अगर ट्रायल टॉवर के बाहर के शिष्यों को पता होता कि जियान वुशुन ने सिर्फ अपनी तलवारबाजी से पहले 4 स्तर पूरे किए हैं तो वे डर जाते। आमतौर पर एक योद्धा जो ट्रायल टॉवर के चौथे स्तर को पार करना चाहता था उसे कम से कम स्पिरिट पाथ के चौथे चरण में होना चाहिए था। हालांकि वह आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किए बिना ही इसे पार कर गया था। दूसरे शब्दों में उसकी मार्शल आर्ट तकनीक स्पिरिट पाथ के चौथे चरण में योद्धाओं की साधना के साथ अच्छी तरह से मेल खाती थी। यह अविश्वसनीय था। एक बार जब उसकी आध्यात्मिक शक्ति जो दिव्य पथ के 6 स्वर के शिखर पर थी फूट पड़ी तो जियान वुशुन के लिए उन मानवरूपी कठपुतलियों से लड़ना बहुत आसान हो गया। ट्रायल टॉवर के बाहर जियान लिन समेत सभी शिष्य ये देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि जियान वुशुन किस तरह खुद को शर्मिंदा करेगा। लेकिन तभी ट्रायल टॉवर के दरवाजे के पास 5वां रत्न जगमगा उठा। ये देखकर शिष्य अचानक आश्चर्यचकित हो गए। इसका मतलब था कि जियान वुशुन 5वें स्तर तक पहुंच गया था। ये कैसे हो सकता है? असंभव। उसे चौथे लेवल पर बहुत समय लगा। जाहिर है उसने उसे बड़ी मुश्किल से पूरा किया, तो वह 5वें लेवल को कैसे पार कर सकता था? क्या इसका मतलब यह है कि कचरा अपनी साधना में आध्यात्मिक पथ के 5वें चरण तक पहुंच गया है? उन सभी के चेहरे अविश्वास और आश्चर्य से भरे हुए थे। जियान लिन और भी अधिक आश्चर्यचकित था। उसका मुंह खुला हुआ था लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। हालांकि ये तो बस शुरुआत थी। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, छठा रत्न चमक उठा। छठा स्तर। ये देखकर वहां एकत्रित सभी शिष्यों ने एक पल के लिए अपनी सांस रोक ली। फिर 15 मिनट से भी कम समय के बाद आखिरी बल्ब भी तुरंत जल उठा। ट्रायल टॉवर की एक मंजिल को दर्शाने वाले सभी 7 रत्न जगमगा उठे थे। इसका मतलब था कि जियान वुशुन ने उन सभी को पूरा कर लिया था। मौन, बाहर मौत जैसा सन्नाटा था। वहां मौजूद सभी लोग उन 7 चमकते हुए रत्नों को देखकर आश्चर्यचकित थे। वे पहले कभी इतने सदमे में नहीं थे। 7वां स्तर। क्या वह 7वें स्तर तक पहुंच गया? जियान लिन अचंभित था। दरअसल उसने कसम खाई थी कि जियान वुशुन ट्रायल टॉवर में जाने से पहले आत्मापथ के चौथे चरण पर ही था। चौथे स्तर से बचकर निकल जाना उसके लिए भाग्यशाली था। उसके लिए 5वें स्तर से गुजरने का कोई मौका नहीं था। लेकिन वास्तविकता क्या थी? 5वां स्तर। जियान वुशुन न केवल 5वीं मंजिल से गुजरा था बल्कि वह 6ठी और 7वीं मंजिल से भी गुजरा था। वह ट्रायल टॉवर की सभी 7 मंजिलों से गुजरा था। अब वह उसके जितना ही मजबूत था। असंभव। उद्धरण चिन्ह। ये किसी भी तरह संभव नहीं है। जियान लिन ने अपना सिर जोर से हिलाया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा हुआ था। जबकि वे सभी सदमे में थे, उन्होंने यह नहीं देखा कि जियान वुशुन ट्रायल टॉवर के दरवाजे से बाहर चला गया था। श्वा, एक पल में सभी की निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं, जिससे वह मैदान पर केंद्र बिंदु बन गया। यहाँ तक कि रेड मार्शल हॉल के एल्डर जो परिणामों को रिकॉर्ड करने के प्रभारी थे, अब पूरी तरह से आश्चर्यचकित होकर जियान वुशुन को देख रहे थे। क्या मैं 1 महीने में स्वॉर्ड मार्क्विस टोकन लड़ाई में प्रवेश करने के योग्य हूँ? जियान वुशुन ने एल्डर को देखा और पूछा। एल्डर एक पल के लिए चौंक गया। फिर वह अपने आप में वापस आया, सिर हिलाया और कहा, जियान वुशुन ने 7वां स्तर पूरा कर लिया है। योग्य। जियान वुशुन ने संतोष से सिर हिलाया। हालांकि उसके आसपास के लोग गर्मागर्म बहस में उलझ गए। 7वां स्तर, ये कैसे संभव हो सकता है? जियान वुशुन 7वीं मंजिल से आगे कैसे जा सका? इसे पूरा करने के लिए आमतौर पर एक योद्धा की आवश्यकता होती है जिसकी साधना आध्यात्मिक पथ के 6ठे चरण तक पहुंच जाती है। हालांकि जियान वुशुन वह सिर्फ 1 महीने पहले किसी भी आध्यात्मिक शक्ति को संघनित नहीं कर सका था। क्या वह कर सकता था? नहीं, उसकी साधना इतनी मजबूत नहीं हो सकती। उसकी तलवारबाजी ने ही उसकी मदद की होगी। हाँ, ये सही है। मैं कभी विश्वास नहीं करूंगा कि बिना किसी आध्यात्मिक शक्ति के कोई व्यक्ति सिर्फ 1 महीने में आध्यात्मिक पथ के 6ठे चरण तक पहुंच सकता है। कई शिष्य उसकी निंदा कर रहे थे। जियान वुशुन। एक उदास आवाज सुनाई दी। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, एक आकृति जियान वुशुन के सामने आ खड़ी हुई। ये जियान लिन था। वह इतना क्रोधित था कि उसका चेहरा मुड़ गया था। जियान लिन ने जियान वुशुन को ठंडी निगाहों से देखा, जबकि जियान वुशुन ने उसे उदासीनता से देखा। जियान वुशुन, ऐसा लगता है कि मैंने हमेशा तुम्हें नीची नजर से देखा है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुमने खुद को इतना छिपाया होगा। हर कोई सोचता था कि तुम एक बेकार इंसान हो जो किसी भी आध्यात्मिक शक्ति को संघनित नहीं कर सकता। लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम बहुत पहले ही आध्यात्मिक शक्ति को संघनित कर सकते थे और तुम्हारी साधना भी खराब नहीं है। तुमने बस अपनी शक्ति को छिपाया है और उसे उजागर करने के लिए तैयार नहीं हो। जियान लिन की आवाज चाकू की तरह ठंडी थी। लगभग आधे महीने पहले तुमने मेरे सामने आध्यात्मिक पथ के 3वें चरण में अपनी साधना को उजागर किया था। तुमने ये दिखावा किया था, है ना? दिखावा? क्या वह सोचता है कि मैंने 4 साल तक अपनी ताकत छिपाई? जियान वुशुन ने मन ही मन उपहास किया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। जियान लिन और आसपास के शिष्य जो चाहे सोच सकते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उन्हें लगता था कि उसने इतने समय तक अपनी ताकत छिपाई थी या कुछ ऐसा ही। उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता था। स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में उसे जिस चीज की सबसे ज्यादा परवाह थी वह था एक व्यक्ति, जियान मेंगर।
जियान वुशुन की उदासीनता, यहाँ तक कि उपेक्षा ने जियान लिन को और भी क्रोधित कर दिया। जियान वुशुन, मैं पहले भी ट्रायल टॉवर का 7वां स्तर पार कर चुका हूँ। अब तुम भी वहां पहुंच गए हो तो क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत करोगे? जियान लिन ने सीधे कहा। तुमसे सबके सामने झगड़ा। जियान वुशुन ने अपनी भौहें उठाई और उसकी ओर देखा। क्या तुम्हारी हिम्मत नहीं है? जियान लिन के मुंह का कोना तिरस्कार के भाव के साथ थोड़ा ऊपर उठ गया। जियान लिन, मैं बहुत उत्सुक हूँ। स्वॉर्ड मार्क्वेस मैंशन में कई शिष्य हैं। तुम हमेशा मुझे ही क्यों निशाना बनाते हो? अगर तुम जियान मेंगर की वजह से मुझसे ईर्ष्या करते हो तो ठीक है, अब मैं उससे निपट चुका हूँ। तुम अब भी मुझे क्यों परेशान करते हो? क्या तुम्हारा दिमाग इतना संकीर्ण है? जियान वुशुन ने तिरस्कार के साथ पूछा। उसका अनुमान सही था। जियान लिन संकीर्ण सोच वाला था और वह ईर्ष्या से भरा हुआ था। चूंकि जियान वुशुन ने पहले जियान मेंगर के साथ बहुत समय बिताया था, इसलिए जियान लिन की उसके प्रति नाराजगी चरम पर पहुंच गई थी। हालांकि अब उनके बीच का रिश्ता खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी नाराजगी बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। बहुत हो गई बात, मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत रखते हो? जियान लिन ने जियान वुशुन को दृढ़ता से देखा। ये शब्द सुनकर जियान वुशुन का मुंह थोड़ा सा झुका। उसने एक गहरी सांस ली और फिर से अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखों में राहत की एक झलक दिखाई दी। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो हम लड़ेंगे। पूरे ट्रायल टॉवर में हलचल मच गई। चुनौती स्वीकार कर ली। उसने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने इसे स्वीकार करने की हिम्मत कैसे की? क्यों नहीं, आखिरकार वह ट्रायल टॉवर के 7वें स्तर को पार कर चुका है। हो सकता है कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति की साधना भी 6ठे चरण तक पहुंच गई हो। रुको, वे दोनों परीक्षण टॉवर के 7वें स्तर को पार कर गए हैं। भाई जियान लिन की साधना बहुत पहले ही 6ठे चरण के शिखर पर पहुंच गई थी। जाहिर है जियान वुशुन इस पूरे समय अपने साधना स्तर को छिपा रहा है। उनकी लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी। शिष्य उन्हें घेरकर लड़ाई की प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम्हारे पास हिम्मत है। जियान लिन भयानक रूप से मुस्कुराया, लेकिन उसने जियान वुशुन की आंखों में बिल्कुल भी नहीं देखा। अगर वह ट्रायल टॉवर के 7वें स्तर को भी पार कर लेता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हर कोई जानता था कि जिस शिष्य की साधना 6ठे चरण तक पहुंच गई है, वह 7वें स्तर को आसानी से पार कर सकता है। जहां तक उसका सवाल है, वह बहुत पहले ही 6ठे चरण के शिखर पर पहुंच चुका था। ये लो, जियान लिन ने जोर से दहाड़ लगाए और अपने पैर पटक दिए। वह इतना शक्तिशाली था कि फर्श में एक दरार दिखाई दी और असीम आध्यात्मिक शक्ति बाढ़ की तरह बह निकली। अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करते हुए उसने अपने दाहिने हाथ को मुट्ठी में बांध लिया। तुरंत उसने बहुत ताकत से मुक्का मारा, जिससे उसके चारों ओर भयंकर हवा चलने लगी। आध्यात्मिक पथ के 6ठे चरण के शिखर पर उनकी साधना तुरंत फूट पड़ी। वहां उपस्थित कई शिष्यों ने अपनी आंखें खुली रखी। हालांकि मुट्ठी उन पर लक्षित नहीं थी, फिर भी वे इसकी जबरदस्त ताकत महसूस कर सकते थे। जियान लिन की शक्ति के पूर्ण विस्फोट का सामना करते हुए जियान वुशुन ने अपनी आंखें ठंडी और तेज रखी। उसकी आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे बाहर निकली। 6ठा कदम, ये वास्तव में 6ठा चरण है। जैसे ही जियान वुशुन की आध्यात्मिक शक्ति प्रकट हुई, उसके आसपास के कई शिष्यों को तुरंत उसकी सच्ची साधना का पता चल गया। यद्यपि वे दोनों 6ठे चरण पर थे, फिर भी उनमें कुछ मतभेद थे। मेरे रास्ते से हट जाओ, एक गुस्से भरी दहाड़ बिजली की तरह गूंजी। जियान वुशुन ने अपनी पूरी ताकत से वार किया। हाँ, तुमने बिना तलवार निकाले मुझसे लड़ने की हिम्मत की। कितना बेवकूफ। जियान लिन हंसने से खुद को रोक नहीं सका। हर कोई जानता था कि जियान लिन आध्यात्मिक पथ के 6ठे चरण के शिखर पर था। जियान वुशुन की प्रतिक्रिया को देखते हुए ये स्पष्ट था कि वह अनिश्चित था कि क्या वह इस स्तर पर लड़ सकता है। परिस्थितियों के अनुसार अगर वह सीधे जियान लिन का सामना करता है तो वह पूरी तरह से नुकसान में होगा। टकराना, दो आध्यात्मिक शक्ति की मुठियां अंततः आपस में टकराईं। छिपी हुई शक्ति वाली दो मुठियां एक ही समय में फूटकर बाहर आ गईं। क्या जब जियान लिन की मुट्ठी जियान वुशुन से टकराई तो उसका चेहरा बदल गया, क्योंकि उसने जियान वुशुन की मुट्ठी की भयावह शक्ति को महसूस किया। ये शक्ति स्पष्टतः उसकी शक्ति से अधिक शक्तिशाली थी। ये कैसे संभव है? वह 6ठे चरण के शिखर तक नहीं पहुंचा है। जियान लिन ने अपने दिल में दहाड़ लगाई। आश्चर्य और क्रोध से भरे दिल के साथ जियान लिन को तेज दर्द का एहसास हुआ। वह थोड़ा कराह उठा और उसके मुंह से खून बहने लगा। वह 10 कदम पीछे हट गया और हर कदम इतना भारी और बलशाली था कि उसने फर्श पर गहरे निशान छोड़ दिए। हालांकि जियान वुशुन एक कदम भी पीछे नहीं हटा। उत्कृष्ट। जियान वुशुन ने शक्ति में जियान लिन को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया। यह कई शिष्य आश्चर्यचकित हो गए। किसी ने नहीं सोचा था कि विशुद्ध बल प्रतियोगिता इस तरह सामने आएगी। जो व्यक्ति स्पष्टतः 6ठे चरण के शिखर तक नहीं पहुंचा था, उसे जियान लिन से आगे नहीं निकलना चाहिए था, जो उसी क्षेत्र के शिखर पर था। हालांकि वे नहीं जानते थे कि जियान वुशुन ने स्वर्गीय सृजन कौशल की साधना की थी। ये प्राकृतिक व्यवस्था को चुनौती देता था और योद्धा जो आध्यात्मिक शक्ति छोड़ सकते थे वह अन्य प्रकार की साधना करने वाले योद्धाओं की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थी। हालांकि जियान वुशुन दिव्य पथ के 6ठे स्वर्ग के शिखर तक नहीं पहुंच पाया था, लेकिन वह जो आध्यात्मिक शक्ति छोड़ने में सक्षम था वह आध्यात्मिक पथ के 6ठे चरण के शिखर पर अन्य योद्धाओं की तुलना में अधिक शक्तिशाली थी। पूरी तरह से ताकत पर केंद्रित इस प्रतियोगिता में जियान वुशुन ने जियान लिन को पूरी तरह से मात दे दी। मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा। जियान लिन की आंखों में पागलपन की एक चमक दिखाई दी। उसे जियान वुशुन ने पीछे धकेल दिया। वह कराह उठा और फिर जियान वुशुन की ओर दौड़ा। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अचानक एक बाघ की दहाड़ गूंज उठी। फिर उसकी शक्ति के अभिसरण से धीरे धीरे एक विशालकाय बाघ का निर्माण होने लगा। पूर्ण रूप से भौतिक रूप धारण करने के बाद विशालकाय बाघ बिजली की तरह जियान वुशुन पर टूट पड़ा। ये बाघ दहाड़ती मुट्ठी है। भाई जियान लिन एक मार्शल आर्ट तकनीक का उपयोग कर रहे हैं और वह अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। वह विशालकाय बाघ पूरी तरह आध्यात्मिक शक्ति से संघनित था। इस आंदोलन में बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति खर्च होती है, लेकिन यह वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। देखो, जियान वुशुन अपनी तलवार निकाल रहा है। तलवार की चाल, छू, ठंडी तलवार की रोशनी चमक रही थी और फिर वह तुरंत गायब हो गई। एक पल के लिए समय पूरी तरह से रुक गया। हैरान दर्शकों के सामने आक्रामक विशालकाय बाघ दो हिस्सों में विभाजित हो गया।
चाओ, तलवार की धार शरीर में चुभने जैसी आवाज गूंजी। जियान लिन के कंधे पर खून के छींटे पड़ गए। ट्रायल टॉवर के बाहर सब कुछ शांत था। जियान वुशुन की लंबी तलवार के म्यान में वापस जाने की सूक्ष्म ध्वनि के अलावा कोई आवाज नहीं सुनाई दी। अपने आसपास के लोगों की आंखों में दिख रहे सदमे को नजरअंदाज करते हुए जियान वुशुन धीरे धीरे वहां से जाने के लिए मुड़ा। लेकिन जाने से पहले उसने जियान लिन को देखा और ठंडे स्वर में कहा, इस बार मैंने सिर्फ तुम्हारे कंधे पर वार किया है, लेकिन अगर अगली बार हुआ तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। ये सुनकर जियान लिन हैरान और अपमानित महसूस कर रहा था। उसे शर्म और नाराजगी महसूस हो रही थी। और मार्क्वेस हवेली के शिष्य तब तक अपने आश्चर्य से उबर नहीं पाए जब तक कि जियान वुशुन पूरी तरह से उनकी दृष्टि से गायब नहीं हो गया। फिर वहां उपस्थित सभी लोग जो कुछ हुआ था उसके बारे में बात करना बंद नहीं कर सके। भाई जियान लिन हार गए, ऐसा कैसे हो सकता है? एक चाल, सिर्फ एक चाल, ताकत में बहुत बड़ा अंतर है। न केवल उनकी आध्यात्मिक शक्तियों में बल्कि उनकी मार्शल आर्ट तकनीकों के बीच का अंतर और भी अधिक है। और वो ये था, जियान वुशुन ने विस्फोटक आध्यात्मिक शक्ति में जियान लिन को पीछे छोड़ दिया। और मार्शल आर्ट तकनीक के लिए ये ज्ञात होना चाहिए कि जियान मेंगर, जिसकी तलवारबाजी में उपलब्धियां अद्भुत थीं, को तलवार मार्क्वेस हवेली में पहली प्रतिभा के रूप में माना जाता था। लेकिन उसकी तलवारबाजी उसे जियान वुशुन ने सिखाई थी। यहाँ तक कि जियान मेंगर खुद भी जानती थी कि वह मार्शल आर्ट तकनीक में जियान वुशुन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए योग्य नहीं थी। पूरे स्वॉर्ड मार्क्वेस मेंशन में ऐसा लग रहा था कि मार्शल आर्ट तकनीक में जियान वुशुन से बेहतर कोई नहीं था। उनकी मार्शल आर्ट तकनीकों में बहुत ज्यादा अंतर होने की वजह से जियान वुशुन ने सिर्फ एक चाल में जियान लिन को हरा दिया था और उसके कंधे पर चोट लग गई थी। अगर जियान वुशुन चाहता तो अभी जियान लिन को मार सकता था। ये खबर कि जियान वुशुन ने ट्रायल टॉवर के 7वें स्तर को पार कर लिया है और जियान लिन को एक चाल में हरा दिया है, स्वॉर्ड मार्क्वेस मेंशन में तूफान की तरह फैल गई। अचानक स्वॉर्ड मार्क्वेस मेंशन पूरी तरह सदमे में आ गया। स्वाभाविक रूप से ये खबर तुरंत जियान मेंगर तक भी पहुंची। मेंगर, आज मार्क्वेस की हवेली में कुछ हुआ है। ये जियान मेंगर के पिता जियान लैन थे जिन्होंने उसे यह खबर सुनाई। जियान वुशुन ने आध्यात्मिक शक्ति को मजबूत किया था और योद्धा बन गया था। इसके अलावा उसकी साधना आध्यात्मिक पथ के 6ठे चरण तक पहुंच गई थी। आज उसने ट्रायल टॉवर के 7वें स्तर को पार कर लिया और केवल एक चाल से जियान लिन को हरा दिया। ओह, ये सुनकर जियान मेंगर भी काफी आश्चर्यचकित हुआ। हमारी दोस्ती टूटने से पहले वह अक्सर कहा करता था कि वह जल्द ही एक असली योद्धा बन जाएगा। उस समय मुझे लगा कि वह बस खुद को दिलासा दे रहा है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह ऐसा नहीं कर रहा था। थोड़ा हैरान होने के बाद वह थोड़ा मुस्कुराए और जाहिर तौर पर उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मेंगर, मुझे डर है कि आपको इसे कुछ महत्व देना चाहिए, जियान लैन ने गंभीरता से कहा। हालांकि मार्क्वेस की हवेली में कई लोगों ने सोचा था कि जियान वुशुन अपनी ताकत छुपा रहा था, आप और मैं जानते हैं कि 1 महीने पहले उसके शरीर में वास्तव में कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी। पिछले 4 सालों में जियान मेंगर हमेशा जियान वुशुन के साथ ही रहता था। उनसे बेहतर उसे कोई नहीं जानता था। केवल 1 महीने में वह बिना किसी आध्यात्मिक शक्ति के एक साधारण व्यक्ति से आध्यात्मिक पथ के 6ठे चरण के योद्धा बन गया और उसने जियान लिन को इतनी आसानी से हरा दिया। उसने कितनी भयानक प्रगति की है, जियान लान ने कहा। तो उसने ऐसा किया है। जियान मेंगर ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन तो क्या? जियान लैन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। पिताजी, आप चिंतित हैं कि अगले महीने की लड़ाई में वह एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी होगा, है ना? जियान मेंगर ने पूछा। जियान लैन ने सिर हिलाया। जियान वुशुन ने खून की कसम खाई थी कि वह जियान मेंगर के खिलाफ लड़ाई में भाग लेगा। ये खबर पूरे स्वॉर्ड मार्क्वेस मेंशन में फैल गई। पहले तो उनमें से किसी ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अब उन्होंने अपना मन बदल लिया। अगर जियान वुशुन ने स्वॉर्ड मार्क्वेस मेंशन के सभी लोगों और मौजूद दूसरे मजबूत विशेषज्ञों के सामने जियान मेंगर को हरा दिया तो वह स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर बनने में विफल हो जाएगी। इसके अलावा वह और उसके पिता सभी की हंसी का पात्र बनेंगे। जियान मेंगर, जिसे स्वॉर्ड मार्क्वेस मेंशन में शीर्ष प्रतिभा के रूप में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है, को 2 महीने के भीतर ही किसी ने पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया। क्या यह एक बड़ा मजाक नहीं था? पिताजी, आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। जियान मेंगर ने इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की और कहा, यह सामान्य बात है कि जियान वुशुन 4 साल तक अभ्यास करने के बाद अंततः आध्यात्मिक शक्ति को मजबूत कर सकता है और सामान्य प्रगति कर सकता है। हालांकि वह 1 महीने के भीतर एक साधारण व्यक्ति से आध्यात्मिक पथ के 6ठे चरण तक पहुंच सकता है, लेकिन वह अगले महीने तक आध्यात्मिक पथ के 7वें चरण तक नहीं पहुंच पाएगा। आप क्या सोचते हैं पिताजी? 1 महीने में 7वें चरण तक पहुंचना? जियान लैन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। असंभव, बिल्कुल असंभव। आत्मिक मार्ग के 6ठे और 7वें चरण के बीच बहुत असमानता है। यहाँ तक कि आप जैसे साधना में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को भी 6ठे चरण से 7वें चरण तक पहुंचने में पूरा आधा साल लगा। इसके अलावा आप बहुत सारे अमृत और कुछ प्राकृतिक खजानों की सहायता के बिना सफल नहीं हो सकते थे। एक साधारण व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए। इसलिए चाहे जियान वुशुन कितनी भी तेजी से साधना क्यों न करे, वह 1 महीने में आध्यात्मिक मार्ग के 7वें चरण तक नहीं पहुंच सकता। जियान लैन ने दृढ़ता और निर्णायक रूप से कहा। और वास्तव में ये सच था। आध्यात्मिक पथ के 6ठे चरण और आध्यात्मिक पथ के 7वें चरण के बीच एक बड़ी असमानता मौजूद थी। 1 महीने के भीतर सफलता प्राप्त करना निश्चित रूप से एक इच्छाधारी सोच थी। हाँ, ये लगभग असंभव है। इसके अलावा अगर वह सफल भी हो गया तो वह क्या कर सकता है? जियान मेंगर ने तिरस्कारपूर्वक कहा। जियान मेंगर की बात सुनकर जियान लैन ने अपने चेहरे की उदासी दूर की और फिर मुस्कुरा दी। वास्तव में चाहे जियान वुशुन 1 महीने में आध्यात्मिक पथ के 7वें चरण तक पहुंच पाए या नहीं, वह कुछ भी नहीं कर सकता था, भले ही वह वहां पहुंच जाए। वर्तमान में जियान मेंगर के पास गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में साधना थी। चाहे जियान वुशुन तलवारबाजी में कितना भी असाधारण क्यों न हो, वह जियान मेंगर के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था जब तक कि वह आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में न हो। शायद मैं इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ। जियान वुशुन तुम्हें धमका नहीं सकता। जियान लैन राहत में मुस्कुराए। उसके बारे में बात मत करो, मुझे अपने पीछे बैठे मास्टर के बारे में बताओ। क्या संदेश का कोई जवाब है? मुझे जवाब मिल गया है, जियान मेंगर ने उम्मीद के साथ उत्तर दिया, महान गुरु ने।
कहा कि वह 1 महीने में युद्ध में उपस्थित होंगी और मुझे नया तलवार मंडप मास्टर बनते हुए देखेंगी। हाँ, ये बहुत बढ़िया है। अगर वह खुद को लड़ाई में पेश कर सकती है तो आप निस्संदेह विजेता होंगे। अच्छी खबर सुनकर जियान लैन बहुत खुश हुई। तलवार मंडप में एल्डरहॉर्न की अध्यक्षता में 4 महान बुजुर्ग एकत्र हुए थे। युवा पेविलियन मास्टर ने 7वां स्तर पार कर लिया और एक चाल में जियान लिन को हरा दिया। ये कमाल है। यह आश्चर्यजनक है कि युवा पेविलियन मास्टर इतने कम समय में इतनी तेजी से प्रगति कर सका, है ना? अगर यंग पेविलियन मास्टर इसी गति से सुधार करता रहा तो अगले महीने होने वाली लड़ाई में वह जियान मेंगर को हरा सकता है। खुशखबरी सुनकर ये सभी प्राचीन बातें करने लगे और हंसने लगे। बड़े भाई, हमने उस मामले को युवा पेविलियन मास्टर से छुपाया क्योंकि वह पहले योद्धा भी नहीं था। लेकिन अब क्या हमें उसे इसके बारे में बताना चाहिए? एक और बुजुर्ग ने अचानक पूछा। कोई जल्दी नहीं है, एल्डरहॉर्न ने अपना सिर हिलाया और कहा, अभी बहुत जल्दी है। हमें उसे थोड़ी देर बाद बताना चाहिए। वैसे मैं एक पत्र लिखकर गोल्डन ड्रैगन पैलेस में मास्टर को भेजने जा रहा हूँ। उन्हें ये जानकर खुशी होगी कि यंग पेविलियन मास्टर ने इतनी तेजी से प्रगति की है। जियान वुशुंग और जियान लिन के बीच हुई लड़ाई से पूरा स्वॉर्ड मार्क्वेस मैंशन हैरान रह गया। हालांकि लड़ाई के नायक जियान वुशुंग को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। लड़ाई में शामिल होने की अनुमति मिलने के बाद वह सीधे 9 वुल्फ माउंटेन के लिए रवाना हो गया। जियान वुशुंग आदिम आध्यात्मिक द्रव से भरे तालाब तक पहुंचने के लिए बहुत उत्सुक था। 9 वुल्फ माउंटेन काउंटी से 15 किलोमीटर दूर था और जियान वुशुंग को वहां पहुंचने में आधा दिन लग गया। उसने माउंटेन के उत्तरी दरार में गुफा को खोजने की कोशिश में लंबा समय बिताया। ये वही गुफा है। एक बड़े पेड़ की चोटी पर खड़े होकर जियान वुशुंग दरार के नीचे एक गुफा देख सकता था। गुफा से कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ा राक्षस था। उसकी सांसें उसकी नाक से लयबद्ध तरीके से निकल रही थी। क्या वह खूनी शेर है? जियान वुशुंग ने उस विशाल राक्षस को देखा, अपनी नजरें हटाने में असमर्थ। बाई चोंग ने बताया था कि प्राइमोडियल स्पिरिचुअल लिक्विड वाली गुफा छठे क्षेत्र के शिखर पर एक खूनी शेर का क्षेत्र था। उस क्षेत्र के शिखर पर एक राक्षस आत्मा पथ के छठे चरण के शिखर पर एक योद्धा से मुकाबला कर सकता था। कुछ आत्मिक जानवरों के पास जन्मजात फायदे थे, इसलिए जब वे मनुष्यों से लड़ते थे तो वे अधिक मजबूत होते थे। आत्मिक जानवर इंसानों से नफरत करने के लिए पैदा होते हैं और उनकी क्षेत्रीय जागरूकता बेहद मजबूत होती है। अगर मैं उस गुफा में जाना चाहता हूं तो मेरे पास खूनी शेर को मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो चलो लड़ते हैं। जियान वुशुंग की आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं। अपने भोजन पर शिकार करने वाले बाज की तरह वह पेड़ की चोटी से नीचे कूद गया। उसकी पीठ पर रखी लंबी तलवार उसी समय बाहर आ गई। उसकी तलवार की आवाज दरार में गूंज उठी जब जियान वुशुंग हिंसक रूप से खूनी शेर की ओर बढ़ा। खूनी शेर। जियान वुशुंग की आंखें युद्ध की मंशा से भरी थीं। मानव। खूनी शेर चौंक कर उठा और उसकी गहरी सुनहरी आंखें ठंडे इरादे से बाहर निकली। गुस्से से दहाड़ते हुए वह जियान वुशुंग पर क्रूरता से टूट पड़ा। आश्चर्यजनक रूप से यह युद्ध एक क्षण में ही समाप्त हो गया। जियान वुशुंग ने अपनी खूनी लंबी तलवार को म्यान में डाला और जमीन पर पड़े खूनी शेर को देखा। उसकी गर्दन में गहरे तलवार के निशान से खून बह रहा था। उसके पूरे शरीर पर अलग अलग आकार के कई तलवार के निशान फैले हुए थे। अब वह मर चुका था। परंपरा के अनुसार छठे क्षेत्र के शिखर पर खूनी शेर इतना शक्तिशाली था कि वह आत्मापथ के छठे चरण के शिखर पर मनुष्यों को हरा सकता था। हालांकि ये केवल सामान्य मानव योद्धाओं के मामले में ही था। एक बार जब इसका सामना ऐसे मानव योद्धाओं से होता जो उत्कृष्ट मार्शल आर्ट तकनीकों में निपुण होते तो न केवल ये उन्हें हरा नहीं सकता था बल्कि ये उनसे पूरी तरह से पराजित हो जाता। जियान वुशुंग की तलवारबाजी पूरे स्वॉर्ड मार्क्वेस हवेली को अभिभूत कर सकती थी, इसलिए खूनी शेर को मारना काफी आसान था। खूनी शेर की लाश को नजरअंदाज करते हुए जियान वुशुंग ने गुफा में कदम रखा। ये गहरी थी और इसका रास्ता बहुत संकरा था। हालांकि जब वह छोटे प्रवेश द्वार से गुजरा तो उसने पाया कि यह बाहर से काफी अलग था। गुफा का अंदरूनी हिस्सा काफी सुंदर था। वहां एक पत्थर की मेज, बेंच और बिस्तर था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ कभी कोई रहता था। जैसे ही वह गुफा में आगे बढ़ा उसने पाया कि तालाब से हल्की सी खुशबू आ रही थी। तालाब का व्यास 3 मीटर या उससे भी कम था। यह एक छोटे जीव का था। हालांकि जैसे ही जियान वुशुंग ने तालाब को देखा उसकी आंखें जंगली उत्साह से भर गईं। आदिम आध्यात्मिक द्रव्य। जियान वुशुंग ने तालाब में सुगंधित और लगभग पारदर्शी पानी को उत्सुकता से देखा। वह पानी में निहित शुद्ध शक्ति को महसूस कर सकता था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह तालाब का पानी वास्तव में अमूल्य आदिम आध्यात्मिक तरल था। पूरा तालाब। जियान वुशुंग तालाब में कूद गया। जैसे ही वह तालाब में घुसा उसने पाया कि हालांकि तालाब का व्यास बहुत लंबा नहीं था लेकिन यह बहुत गहरा था, कम से कम 10 मीटर। इतना बड़ा तालाब, ये सारा पानी आदिम आध्यात्मिक तरल है। मुझे आश्चर्य है कि इसमें कितना है। जियान वुशुंग ने उत्साह में सोचा। आदिम आध्यात्मिक द्रव्य सबसे शुद्ध आध्यात्मिक द्रव्य था। इसमें लगभग कोई अशुद्धियां नहीं थी। आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करने वाले योद्धाओं के लिए यह आत्मा साधना की गोलियों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। आदिम आध्यात्मिक द्रव्य प्राकृतिक रूप से बनता है, इसलिए बहुत कम लोग अपनी साधना को बेहतर बनाने के लिए इसकी बड़ी मात्रा का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अब तो पूरा तालाब बन गया था। अगर पानी को बूंदों में बांट दिया जाए तो कितनी बूंदें होंगी? उनका मूल्य क्या होगा? बेशक ये बहुत ज्यादा था। सर बाई चोंग ने मुझे ऐसा अद्भुत अवसर दिया है। प्रत्याशा से थोड़ा कांपते हुए जियान वुशुंग बेहद आभारी था। बिना किसी हिचकिचाहट के जियान वुशुंग ने तालाब में खेती करना शुरू कर दिया। तालाब में साधना करके वह अपने आसपास के आदिम आध्यात्मिक द्रव को अवशोषित कर सकता था और उसे आध्यात्मिक शक्ति में बदल सकता था। एक साधारण योद्धा के लिए तालाब में मौजूद सभी आदिम आध्यात्मिक द्रव को अवशोषित करने में काफी समय लगेगा, लेकिन जियान वुशुंग अलग था। स्वर्गीय सृजन कौशल ने प्राकृतिक व्यवस्था को बहुत अधिक चुनौती दी। उसने पहले जो प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोली ली थी उसमें इतनी विषाक्तता थी कि उसे अवशोषित करने में सामान्य योद्धाओं को 1 या 2 महीने लग जाते। हालांकि जियान वुशुंग ने सिर्फ एक रात में ही गोली को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था। आदि आध्यात्मिक द्रव्य के साथ भी यही स्थिति थी। जैसे ही जियान वुशुंग ने स्वर्गीय सृजन कौशल का अभ्यास करना शुरू किया उसकी साधना पद्धति की शक्ति तुरंत प्रकट हुई। उसके शरीर से एक जबरदस्त शक्ति फूट रही थी जो आसपास की हर चीज को बलपूर्वक अवशोषित कर रही थी।
तालाब में मौजूद आदिम आध्यात्मिक द्रव सबसे पहले अवशोषित हुआ। यह एक आश्चर्यजनक गति से जियान वुशुन के रोमच छिद्रों में भर गया। यह एक विशाल ब्लैक होल की तरह था जो सब कुछ निगल रहा था, पागलपन भरा और भारी था। अवशोषण की गति कितनी भयावह थी। जैसे ही आदिम आध्यात्मिक द्रव उसके शरीर में भर गया, स्वर्गीय सृजन कौशल का उपयोग करके इसे आध्यात्मिक शक्ति में बदल दिया गया। अवशोषण और परिवर्तन की इस प्रक्रिया के साथ उसकी आध्यात्मिक शक्ति की लगातार बढ़ती गति को भयानक माना जा सकता है। ये बहुत तेज है। मेरी आध्यात्मिक शक्ति की वृद्धि बहुत तेज और भयानक है। जियान वुशुन खुद पर हैरान था। उसका दिमाग उलझन में था और वह इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि गति बहुत भयावह थी। दरअसल ये सब स्वाभाविक था। स्वर्गीय सृजन कौशल के साथ संयुक्त आदिम आध्यात्मिक द्रव जो स्वर्ग को चुनौती देता था, वास्तव में भारी और भयानक था। योद्धाओं के लिए पहले ली गई प्रथम श्रेणी की आत्मा कल्टीवेटिंग गोली की तरह आदिम आध्यात्मिक द्रव का कार्य आत्मा कल्टीवेटिंग गोलियों से कहीं अधिक शक्तिशाली था। तालाब का आदिम आध्यात्मिक द्रव 10 प्रथम श्रेणी की आत्मा कल्टीवेटिंग गोलियों के बराबर था। इसलिए उनकी आध्यात्मिक शक्ति की बढ़ती गति स्वाभाविक रूप से कल्पना से परे थी। केवल आधे दिन में जियान वुशुन ने पाया कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति दिव्यपथ के छठे स्वर के शिखर तक पहुंच गई थी। इसमें सिर्फ आधा दिन लगा था। ऐसा लग रहा था कि आधे दिन के अवशोषण से तालाब में आदिम आध्यात्मिक द्रव्य की मात्रा में ज्यादा कमी नहीं आई थी। अगले कुछ दिनों में जियान वुशुन ने पूरी तरह से साधना पर ध्यान केंद्रित किया और अपनी ताकत में हुई भयानक वृद्धि के बारे में किसी को नहीं बताया। समय धीरे धीरे बीतता प्रतीत हुआ, फिर भी 20 दिन पलक झपकते ही बीत गए। तालाब में पानी का स्तर घट रहा था। जियान वुशुन तालाब में ही रहा क्योंकि कुछ आदिम आध्यात्मिक द्रव्य अभी भी उसके शरीर में बह रहा था। अंत में जब आदिम आध्यात्मिक द्रव्य की आखिरी बूंद भी सोख ली गई तो विशाल तालाब पूरी तरह से गायब हो गया। जियान वुशुन, जो अपनी साधना में व्यस्त था, ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों से एक भयानक चमक फूट पड़ी। तालाब के तल से जियान वुशुन धीरे धीरे खड़ा हुआ। उठते ही उसकी सारी मांसपेशियां और जोड़ चटकने लगे। उसने खिंचाव महसूस किया और गुफा के प्रवेश द्वार की ओर एक लंबी छलांग लगाई। जियान वुशुन ने अपनी चमकती आंखों से अपने सामने पहाड़ की दीवार को देखा। उसके दाहिने हाथ के अचानक कसने से पहाड़ से एक विस्फोटक शक्ति तुरंत फूट पड़ी। टकराना। गुफा में बहुत तेज आवाज गूंज उठी। जियान वुशुन ने अपने सामने दीवार में बने बड़े छेद को देखा। उसकी आंखें चमक उठी। न केवल मैं दिव्यपथ के 8वें स्वर्ग तक पहुंच गया, बल्कि मैं शिखर तक पहुंच गया। उत्साह में अपनी मुठ्ठियां भींचते हुए वह अपने हाथों में उमड़ती हुई शक्ति को महसूस कर सकता था। जियान वुशुन ने इस गुफा में 20 दिन साधना करते हुए बिताए थे तथा तालाब से आदिम आध्यात्मिक द्रव की प्रत्येक बूंद को अवशोषित किया था। उसमें बहुत बड़ी मात्रा में शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति थी जिसे उसने पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था और आध्यात्मिक शक्ति में बदल दिया था। परिणाम स्वरूप उसकी शक्ति में अद्भुत वृद्धि हुई थी। कुछ समय पहले ही वह दिव्यपथ के छठे स्वर्ग में था, शिखर के करीब। लेकिन आज सफलताओं की एक श्रृंखला ने उसे दिव्यपथ के 7वें स्वर्ग, फिर दिव्यपथ के 8वें स्वर्ग तक पहुंचा दिया था। वह दिव्यपथ के 8वें स्वर्ग के शिखर तक आसमान छू रहा था। यह एक विस्फोटक सफलता थी, लेकिन सब कुछ व्यवस्थित तरीके से हुआ। आखिरकार हर किसी के पास इतनी बड़ी मात्रा में आदिम आध्यात्मिक द्रव्य नहीं था जो उसकी साधना में मदद कर सके। स्वर्गीय सृजन कौशल की तो बात ही छोड़िए, जो स्वर्ग को चुनौती देने वाली साधना पद्धति है। उनकी अद्भुत सफलता का श्रेय आदिम आध्यात्मिक द्रव्य और स्वर्गीय सृजन कौशल को जाता है। दिव्यपथ का 8वां स्वर्ग एक साधारण योद्धा के लिए आरंभिक आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के बराबर था। जो व्यक्ति दिव्यपथ के 8वें स्वर्ग के शिखर पर पहुंचता है, उसके पास आरंभिक आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के शिखर पर पहुंचने वाले व्यक्ति की समान शक्ति होती है। इसलिए आध्यात्मिक शक्ति स्वर्गीय सृजन कौशल के शक्ति लाभ के साथ संचालित होती है, जो गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के बराबर हो सकती है। शायद ये थोड़ा कम था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। जियान वुशुन की आंखों से एक आश्चर्यजनक रोशनी फूट पड़ी। जियान मेंगर, मैं तुम पर हावी हो रहा हूँ। जियान वुशुन दहाड़ उठा। जियान मेंगर ने गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में साधना की थी। हालांकि उसने अपनी साधना को ठोस नहीं बनाया था, लेकिन उसके पास स्वर्ग को चुनौती देने वाला स्वर्गीय सृजन कौशल, आध्यात्मिक शक्ति इत्यादि था। इसका मतलब यह था कि जियान मेंगर की तुलना में वह लगभग उसके बराबर ही मजबूत था। उसे उससे आगे निकलने के लिए केवल 2 महीने की जरूरत थी। 10 दिन। युद्ध से पहले अभी भी 10 दिन हैं। अपनी आंखें मूंदकर जियान वुशुन ने सोचा, मुझे अपना समय लेना चाहिए। मैंने गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के समान युद्ध शक्ति प्राप्त कर ली है और युद्ध में जियान मेंगर को हराने का एक बड़ा मौका है। हालांकि मुझे अभी भी अपने लिए एक निश्चित तुरुप का पत्ता तैयार करने की जरूरत है। बस मामले में तुरुप के पत्ते के बारे में सोचते हुए पहली बात जो उसके दिमाग में आई वह थी स्वर्गीय सृजन कौशल में दर्ज गुप्त कौशल, आत्मा भक्षण गुप्त कौशल। यह एक अत्यंत शक्तिशाली गुप्त कौशल था जो स्वर्ग को भी चुनौती देता था। स्वर्गीय सृजन कौशल के साथ साथ वह इस गुप्त कौशल से भी बहुत प्रभावित था। इसे भूलना असंभव था। जब जियान वुशुन ने इस गुप्त कौशल के बारे में सोचा तो वह चौंक गया। यह इतना शक्तिशाली था कि उसे लगा कि यह प्राकृतिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग करने वाले व्यक्ति को नुकसान होता है। कोई भी इसका उपयोग करने को तैयार नहीं था जब तक कि वास्तव में कोई आपातकालीन स्थिति न हो। ऐसे गुप्त कौशल को तुरुप के पत्ते के रूप में इस्तेमाल करना कोई समझदारी नहीं थी। आत्मा भक्षण गुप्त कौशल में 3 स्क्रॉल शामिल हैं। मेरे वर्तमान क्षेत्र में मैं ज्यादा से ज्यादा सिर्फ पहले वाले को ही आजमा सकता हूँ। मैं अभी दूसरे और तीसरे वाले पर विचार भी नहीं कर सकता। मुस्कुराते हुए जियान वुशुन ने इस कौशल का अध्ययन करना शुरू कर दिया। इसमें उसे कुल 5 दिन लगे। 5 दिन बाद जियान वुशुन 9 भेड़ियों पर्वत की उत्तरी दरार में एक मैदान में पैर मोड़कर बैठा था। चलो ये करते हैं। उद्धरण चिन्ह। उसने गहरी सांस ली और आत्मा भक्षण गुप्त कौशल का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसने 5 दिन अध्ययन किया। वह कौशल की पहली स्क्रॉल को समझने में सक्षम था, लेकिन इसे लागू करने में काफी समय लगा था। वह अच्छी तरह से जानता था कि यह कौशल उसे कितना नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वह इसका उपयोग करते समय बहुत सावधान था। उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। ये गुप्त कौशल व्यक्ति की आत्मा को खा जाता है। जैसे ही उसने गुप्त कौशल का अभ्यास किया, एक बिन बिनाने वाली ध्वनि हुई। इसने शून्य को भी चौंका दिया।
जियान वुशुन का शरीर एक विशाल ब्लैक होल की तरह लग रहा था, जिसमें लगातार अजीबोगरीब ताकतें आश्चर्यजनक गति से बह रही थीं। ये शक्तियां इतनी जटिल और विविधतापूर्ण थीं कि जियान वुशुन को उन्हें पहचानने में कठिनाई हुई। लेकिन उसने पाया कि इन शक्तियों के समावेश से उसकी साधना फल फूल रही थी। वह पहले भी दिव्य पथ के 8वें स्वर्ग पर जा चुका था, लेकिन शक्तियों के इस जंगली संचार ने उसकी साधना को एक उच्च स्तर पर पहुंचा दिया। 8वें स्वर्ग से सफलता प्राप्त करने के लिए एक क्षण ही पर्याप्त था। दिव्य पथ का 9वां स्वर्ग। दिव्य पथ के 9वें स्वर्ग तक पहुंचने के बाद भी उनकी शक्ति बढ़ती रही। अचानक उसके हृदय में तीव्र पीड़ा की लहर उठी। साधना के बढ़ने के साथ साथ यह पीड़ा और भी तीव्र होती गई। बस करो अभी। जियान वुशुन अपने दांत भींच रहा था। उसका चेहरा विकृत हो गया था। तेज दर्द महसूस करते हुए उसने तुरंत ऑपरेशन रोक दिया। जैसे ही गुप्त कौशल बंद हुआ, उसकी बढ़ती हुई साधना भी रुक गई। दर्द कम होने लगा, फिर भी उसके शरीर में ऐंठन तुरंत कम नहीं हुई। घास के मैदान पर लेटे हुए जियान वुशुन ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह सांस लेने के लिए हौंफ रहा था और बहुत कमजोर दिख रहा था। उसे अपनी आंखें खोलने में बहुत समय लगा। आत्मा भक्षण गुप्त कौशल, ये वास्तव में एक गुप्त कौशल है जो आत्मा को खा जाता है। जियान वुशुन अपने सिर को हिलाने से नहीं रोक सका। ये वाकई दर्दनाक था। इस कौशल का अभ्यास करना हानिकारक था। उसने कुछ प्रयास तो किए, क्योंकि उसने अपनी साधना को पूरी तरह से नहीं बढ़ाया। फिर भी उसे बहुत दर्द महसूस हुआ। अगर उसने इसे पूरी तरह से किया होता तो यह और भी दर्दनाक होता। जियान वुशुन ने खुद से कहा, आत्मा भक्षण गुप्त कौशल वास्तव में थोड़े समय में मेरी साधना में उछाल लाता है, लेकिन इससे मुझे और भी अधिक पीड़ा होती है। आत्मा भक्षण गुप्त कौशल से व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति के बजाय उसके साथ क्यूई और आत्मा को हानि पहुंचती थी। अगर यह केवल आध्यात्मिक शक्ति की बड़ी मात्रा का उपभोग करता तो उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। स्वर्गीय सृजन कौशल ने आखिरकार उसे आध्यात्मिक शक्ति को जल्दी से ठीक करने में मदद की। हालांकि सार क्यूई और आत्मा के लिए स्वर्गीय सृजन कौशल भी कोई फर्क नहीं डाल सकता था। जियान वुशुन ने अपना सिर हिलाया और ऊपर देखा। उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था। ये जियान वुशुन ने आश्चर्य से अपने चारों ओर सब कुछ देखा। उन्होंने महसूस किया कि उनके आसपास दर्जनों मीटर के दायरे में धरती बेजान हो गई थी। धरती जो पहले गहरे हरे रंग की थी, अब पीली और दरारों से भरी हुई थी। फूल, घास और पेड़ मुरझा रहे थे। उसके इर्द गिर्द दर्जनों मीटर की जमीन पलक झपकते ही खत्म हो गई थी। अपनी आंखें चौड़ी करके जियान वुशुन ने आश्चर्य से अपने आसपास के वातावरण को देखा। 1 दर्जन मीटर के दायरे में जहां पृथ्वी मृत्यु की एक निर्जीव भूमि थी, घेरे से दूर भूमि हरी और जीवंत थी। ये ठीक यही क्षण था जब जियान वुशुन को समझ में आया कि आत्मा भक्षण गुप्त कौशल का नाम कैसे रखा गया था। यह आत्मा को खा जाता है। आत्मा भक्षण क्या था? ये कौशल पृथ्वी, प्राणियों और प्रकृति की आत्मा को ग्रहण करेगा। वह समझ गया कि अभी उसके शरीर में जो अजीब और जटिल शक्ति प्रवाहित हो रही थी, वह क्या थी। यह आसपास के प्राणियों की प्राकृतिक शक्ति थी। आत्मा भक्षण गुप्त कौशल पहुंच के भीतर सभी जीवित प्राणियों की शक्ति को लेकर और उन्हें अपने उपयोग के लिए रखकर काम करता था। ये कौशल वास्तव में भयानक है। जब तक ये बिल्कुल जरूरी न हो, मैं इसे फिर कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा। जियान वुशुन ने खुद को चेतावनी दी। इस पहले स्वाद के बाद जियान वुशुन ने इसे फिर से आजमाने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उसने कौशल को पूरा करने के विस्तृत चरणों का अध्ययन करना जारी रखा। 3 दिन बाद जियान वुशुन 9 भेड़ियों के पहाड़ के बीच में नाले में था। उसने नाले से पानी पीने के लिए अपने हाथों को कप के आकार में बनाया और फिर खड़ा हो गया। यह महीने का अंत है और मैं युद्ध से केवल 2 दिन दूर हूँ। अब वापस जाने का समय है। जियान वुशुन ने अपने ऊपर फैले अंतहीन आकाश को देखा। वह मुस्कुराया और हवा में उछल गया, फिर स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन की दिशा में आगे बढ़ गया। सुबह सुबह भोर अभी अभी हो रही थी। स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में जब दूर क्षितिज से उगते सूरज की पहली किरण ने धरती को रोशन करना शुरू किया तो हर कोई शोर मचाने लगा। मैंशन के शिष्य और आदिवासी हर इमारत से बाहर निकले और मार्क्विस की हवेली के केंद्र में ड्रिल ग्राउंड में इकट्ठा हुए। पूरे बाशवी कमांडरी के प्रत्येक दल और जनजाति के साथ साथ स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन के लोगों ने भी अपने विशेषज्ञों को स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में भेज दिया था। आज हवेली में वार्षिक तलवार मार्क्विस टोकन युद्ध आयोजित किया जा रहा था। वास्तव में तथाकथित तलवार मार्क्विस टोकन केवल युवाओं में सबसे मजबूत व्यक्ति के लिए एक उपाधि थी। एक विशेषज्ञ बड़ा होकर अंततः आगे बढ़ेगा, इसलिए तलवार मार्क्विस हवेली ने युवा शिष्यों की खेती को बहुत महत्व दिया। हर साल स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन ने कमांडरी के सभी दलों और जनजातियों को युद्ध देखने के लिए आमंत्रित किया। सामान्य परिस्थितियों में बशुई कमांडरी में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त शक्ति स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन के निमंत्रण को कोई भी पार्टी अस्वीकार नहीं करेगी। इस साल कोई अपवाद नहीं था। स्वॉर्ड मार्क्विस टोकन युद्ध विशेष रूप से इस वर्ष विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। बशुई कमांडरी में यह सर्वमान्य था कि स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में एक दुर्लभ सुपर जीनियस थी। ये सुपर जीनियस केवल 16 वर्ष की थी और पहले से ही गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र तक पहुंच चुकी थी। इसके अलावा उसकी तलवारबाजी अथाह थी। इतनी कम उम्र की लड़की स्वॉर्ड पवेलियन की कमान संभालने जा रही थी, जिसका मैंशन में महत्वपूर्ण स्थान था। उसके कामों ने बशुई कमांडरी के हर प्रमुख व्यक्ति को उत्सुकता और उम्मीद से भर दिया। और यह असाधारण प्रतिभा निश्चित रूप से जियान मेंगर थी, जो तलवार मार्क्विस हवेली में भगवान की चुनी हुई बेटी थी। जियान मेंगर के लिए सभी विशेषज्ञों के सामने अपनी ताकत दिखाने और प्रसिद्धि पाने का यह सही समय था। आज के बाद तलवार मंडप आधिकारिक तौर पर जियान मेंगर के नियंत्रण में होगा। वह हवेली में ताज पहनाई जाने वाली एकमात्र व्यक्ति होगी। बड़ी संख्या में लोग पहले से ही विस्तृत ड्रिल ग्राउंड में जमा हो चुके थे। वहां 2 मंच थे। एक का उपयोग शिष्यों के लिए अपनी शक्ति दिखाने के लिए किया जाता था, जबकि दूसरा दर्शकों के लिए स्टैंड था। वर्तमान स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन मास्टर जियान शिनहोंग एक कुर्सी पर बैठे थे और अपने पास बैठे कई महान व्यक्तियों के साथ अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। चूंकि ये लोग हवेली मालिक के साथ साथ बैठ सकते थे, इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता था कि उनकी पृष्ठभूमि सामान्य नहीं थी। देखो, वह सीटू किंग युए होगा, सीटू जनजाति का स्वामी। वह ये शिव है जो ये जनजाति का स्वामी है। उनका परिवार भी तलवारबाजी पर ध्यान केंद्रित करता है। हालांकि हमारे तलवार मार्क्विस हवेली की तुलना में वे बहुत बुरे हैं। यह प्रत्याशित है कि ग्लेडिएटर एरेना के रहस्यमय पर्यवेक्षक सरबाई चोंग आएंगे।
हवेली के बहुत से शिष्य ड्रिल ग्राउंड के इर्द गिर्द कई बातों पर ध्यानपूर्वक चर्चा कर रहे थे। वे समय समय पर स्टैंड पर अपनी नजरें गड़ाए रहते थे ताकि इन प्रसिद्ध विशेषज्ञों को अच्छी तरह से देख सके जिन्हें उन्होंने शायद ही कभी देखा हो। सीटू और ये जनजातियों को स्वॉर्ड मार्क्वेस मैंशन की तुलना में थोड़ी कम शक्ति और स्थिति प्राप्त थी, लेकिन अंतर कम था। जहां तक ग्लेडिएटर एरेना की बात है तो इसमें बहुत ताकत थी। इसके अलावा एरेना ने एक अलग स्थिति बनाए रखी और संघर्षों में भाग नहीं लिया। यहां तक कि मैंशन मास्टर जियान शिनहोन भी बाईचोन से सावधान था। मिस्टर बाईचोन, ये वाकई आश्चर्य की बात है कि आप इस साल स्वॉर्ड मार्क्वेस टोकन बैटल में व्यक्तिगत रूप से आए हैं। हाल के वर्षों में आपने अक्सर अपनी ओर से ग्लेडिएटर एरेना से एक सोने के लिबादे वाले नौकर को भेजा है, सीटू किंग्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। जियान शिनहोन ने कहा, यह मेरे और मैंशन के लिए बहुत सम्मान की बात है कि श्री बाईचोन ने व्यक्तिगत रूप से इस लड़ाई में भाग लेने का फैसला किया है। ये लड़ाई पिछली लड़ाइयों से बहुत अलग है। ये सामान्य बात है कि मुझे व्यक्तिगत रूप से आना चाहिए। मैं भी इस असाधारण प्रतिभा के बारे में उत्सुक हूं और देखना चाहता हूं कि वह वास्तव में कितनी प्रतिभाशाली है, बाईचोन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मेरा विश्वास करो, वह तुम्हें निराश नहीं करेगी, जियान शिनहोन ने कहा और हंसते हुए जियान मेंगर पर अपना विश्वास दिखाया। सच में, बाईचोन ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। वह अजीब तरह से हंसा, लेकिन कुछ और नहीं बोला। ड्रिल ग्राउंड के चारों ओर देखते हुए उसने तुरंत एक कोने में जियान वुशुन को देखा। वह अपनी आंखें बंद करके दीवार से टिका हुआ था। बाईचोन मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका। छोटा लड़का बहुत शांत है। मुझे आश्चर्य है कि 9 भेड़ियों के पहाड़ की यात्रा के बाद से उसकी ताकत में सुधार हुआ है या नहीं। बाईचोन जियान वुशुन के लिए काफी चिंतित था क्योंकि उसकी जियान नेंतियन के साथ दोस्ती थी। उसने जियान वुशुन को आदिम आध्यात्मिक द्रव्य का एक पूरा तालाब प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया था। जियान वुशुन के लिए उसका सम्मान उसके द्वारा किए गए कार्यों से देखा जा सकता था। वह मुख्यतः जियान वुशुन के कारण आए थे। जियान शिनहोन ने मंच पर कहा, अब लगभग समय हो गया है, चलिए शुरू करते हैं। जियान लैन, जो जियान शिनहोन के करीब खड़ा था, ने धीरे से अपना सिर हिलाया। फिर वह कुछ कदम चला और मंच के बिल्कुल बीच में आ गया। उसने अपना गला साफ किया और कहा, ध्यान दें, इस लड़ाई में भाग लेने वाले सभी शिष्य कृपया ऊपर आए। रेडली मार्शल हॉल के महान बुजुर्ग के रूप में जियान लैन को इस बार तलवार मार्क्वेस टोकन युद्ध की मेजबानी करनी थी। ड्रिल ग्राउंड में हलचल मच गई। युवा शिष्य जिन्होंने ट्रायल टॉवर के 5वें स्तर से गुजरकर युद्ध में अपना स्थान हासिल किया था, मैदान के केंद्र में चले गए। वे भाग दौड़ कर रहे थे। पहली नजर में वहां 1 दर्जन से ज्यादा युवा शिष्य थे, जो सभी स्वॉर्ड मार्क्वेस हवेली के प्रतिभाशाली लोग थे, जिनमें जियान वुशुन भी शामिल था। उसी समय एक सुंदर श्वेत आकृति धीरे धीरे उनकी ओर चली आ रही थी। अचानक ड्रिल ग्राउंड पर मौजूद सभी लोगों का ध्यान उस पर गया। ग्राउंड पर मौजूद शिष्य ही नहीं, बल्कि मंच पर मौजूद लोगों की भी नजरें इस सफेद आकृति पर टिकी थीं। तलवार मार्क्वेस हवेली में भगवान की चुनी हुई बेटी के रूप में हवेली में शिष्यों ने जियान मेंगर को इस तरह से पूजा था जैसे कि वह एक देवी हो। वह बहुत सुंदर थी, साथ ही उसकी साधना और तलवार सिद्धांत में उसकी प्रतिभा भी बहुत अच्छी थी। उसने बहुत प्रशंसा अर्जित की थी। जियान मेंगर आगे बढ़ी। वह एक अछूत देवी की तरह दिख रही थी, जो अपनी सुंदर और अलग थलग उपस्थिति के कारण लोगों द्वारा पूजी जाने के लिए बनी थी। उसकी हर हरकत उसके आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही थी। जियान मेंगर 16 गहन आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र। वह पहले से ही तलवार मंडप की 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं में महारत हासिल कर चुकी थी। उसकी वर्तमान गति के आधार पर वह संभवतः 20 वर्ष की होने से पहले गोल्ड कोर क्षेत्र तक पहुंच जाएगी। एक 20 वर्षीय गोल्ड कोर रियल विशेषज्ञ। हे भगवान! ड्रिल ग्राउंड के पास स्थित स्वॉर्ड मार्क्वेस मैंशन के कई शिष्यों ने जब इस असाधारण सौंदर्य को देखा तो वे भावुक हो उठे। क्षेत्रों को इस प्रकार से क्रमित किया गया था, आत्मापथ के 7 चरण, आध्यात्मिक शक्ति से समुद्र को बदलना और अंत में आदिम गोल्ड कोर। आदिम गोल्ड कोर क्षेत्र सबसे मजबूत था और स्वॉर्ड मार्क्वेस हवेली में केवल एक गोल्ड कोर क्षेत्र विशेषज्ञ था। वह हवेली मास्टर जियान शिनहोन था। और जो व्यक्ति 20 वर्ष की आयु से पहले गोल्डन कोर दायरे का विशेषज्ञ बन गया, वह क्या दर्शाता था? अद्भुत शक्ति। वह इतनी असाधारण प्रतिभा है कि हम उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए थोड़ी सी भी प्रेरणा नहीं जुटा सकते। वह एक अद्वितीय प्रतिभा है जिसे स्वॉर्ड मार्क्वेस मैंशन में जीवन में केवल एक बार ही देखा जा सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे इतनी कम उम्र में नई स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर बनने की उम्मीद है। पूरे बशुई कमांड्री में कोई भी ऐसी असाधारण प्रतिभा के सामने टिक नहीं सकता। स्वॉर्ड मार्क्वेस मैंशन की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि ग्रैंड स्टैंड पर बैठे प्रसिद्ध विशेषज्ञ भी चमकती आंखों से जियान मेंगर को देख रहे थे। लगभग सभी लोग उसके लिए यहाँ थे, सिवाय बाईचोन और कुछ अन्य लोगों के। आकर्षक और अलग थलग लड़की ने भीड़ के बीच खड़े जियान वुशुन की तरफ देखा। वह बिना किसी भावना के बोली, जियान वुशुन, मैंने सुना है कि तुमने आखिरकार अपनी आध्यात्मिक शक्ति को एकत्रित कर लिया है और योद्धा बन गए हो। बधाई हो। अपना सिर घुमाकर जियान वुशुन ने उसे एक ठंडी नजर से देखा और कुछ नहीं कहा। वह नाराज नहीं थी। तुम एक योद्धा बन गए हो और इतने कम समय में आध्यात्मिक पथ के 6ठे चरण में भी सफलता प्राप्त कर ली है। ये निश्चित रूप से बहुत बढ़िया है, लेकिन तुम सिर्फ 2 महीनों में हमारी ताकत में अंतर को पाटने की उम्मीद नहीं कर सकते। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि आज मुझे चुनौती मत दो। चुनौती नहीं देते, उसने व्यंग्य किया। जब से तुम और तुम्हारे पिता 2 महीने पहले तलवार मंडप मास्टर के पद के लिए लालच करने लगे हैं, तब से ये लड़ाई अपरिहार्य है। जिद्दी, लेकिन तुम हमेशा से ऐसे ही रहे हो। वह अभी भी उदासीन थी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में नाराजगी है, लेकिन हमारे बीच एक ऐसी खाई है जिसे पाटा नहीं जा सकता। तुम यहाँ आकर अपमान क्यों चाहते हो? अपमान चाहते हो? तुम सचमुच अपने बारे में बहुत ऊंचा सोचते हो। तुम जो चाहो करो। बाद में जब तुम ही मेरी सलाह नहीं मानोगे तो तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। मैं तुम्हें अपनी ताकत का पूरा एहसास करा दूंगी और तुम्हारे इस असंभव मूर्खतापूर्ण विचार को जड़ से खत्म कर दूंगी, उसने शांत भाव से कहा। मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। जियान मेंगर ने बातचीत खत्म की और ड्रिल ग्राउंड के बीच में आराम से खड़ी हो गई। हालांकि वह स्वॉर्ड मार्क्वेस मैंशन के कई युवा प्रतिभाशाली लोगों से घिरी हुई थी, लेकिन वे उसकी तुलना में अदृश्य हो सकते थे। वह मुर्गियों के बीच खड़ी एक सारस की तरह थी, जो अपनी हर हरकत से ध्यान आकर्षित कर रही थी। उदाहरण के लिए, सभी ने उसके और जियान वुशुन के बीच हुई संक्षिप्त बातचीत पर ध्यान दिया था।
जियान मेंगर जियान वुशुन से बात कर रही है। वह क्या कह रही है? पहले वे बहुत धीमी आवाज में बात करते थे। ड्रिल ग्राउंड में शोर के कारण उनके नजदीकी प्रतिभाशाली शिष्यों के अलावा किसी ने उनकी बातचीत नहीं सुनी। वे इसके बारे में बहुत उत्सुक हो गए। मैंने सुना है कि जियान वुशुन ने 2 महीने पहले जियान मेंगर के साथ आज युद्ध करने की खूनी शपथ ली थी। मैंने भी यही सुना है। यह आदमी वाकई बहुत आगे निकल गया है। उसने जियान मेंगर को चुनौती देने की हिम्मत कैसे की? स्वॉर्ड मार्क्विस मेंशन के हम युवा शिष्यों में से किसको इस ईश्वर की चुनी हुई बेटी को चुनौती देने का अधिकार है? जियान वुशुन एक बेकार व्यक्ति है जिसने 2 महीने पहले अपनी आध्यात्मिक शक्ति को संघनित किया था। उसकी हिम्मत कैसे हुई? ये बिल्कुल सच नहीं है। हो सकता है कि उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बहुत देर से संकेंद्रित किया हो, लेकिन उसने आध्यात्मिक पथ के छठे चरण को पार करने में केवल 1 महीना लगाया। उसकी साधना की गति अविश्वसनीय है। तो क्या हुआ? वह तो बस आध्यात्मिक पथ के छठे चरण पर है। तब से 1 महीना बीत चुका है। क्या आप ये सुझाव दे रहे हैं कि वह आध्यात्मिक पथ के 7वें चरण या आध्यात्मिक सागर क्षेत्र को पार कर चुका है और जियान मेंगर के बराबर है? क्या मजाक है? ये सच है। सभी लोग उसे नीची नजर से देखने लगे। ड्रिल ग्राउंड पर एक और व्यक्ति था जो जियान वुशुन पर विशेष ध्यान दे रहा था। वह जियान लिन था। 1 महीने पहले जियान वुशुन ने उसे हराया था और वह भी बुरी तरह से। तब से वह गहरी नाराजगी पाल रहा था और आज उसके पास खुद से बदला लेने का मौका था। उसने अपने हाथों को मजबूती से एक साथ रखा और मन ही मन जियान वुशुन का नाम दोहरा रहा था। ट्रायल टावर की 5वीं मंजिल पार कर चुके युवा शिष्य ड्रिल ग्राउंड के बीच में एकत्र हुए। जैसे ही जियान लेन युद्ध की शुरुआत की घोषणा करने के लिए तैयार हो रही थी, 2 लोग पास में दिखाई दिए। क्या? ग्रैंडस्टैंड पर मौजूद मशहूर विशेषज्ञों ने तुरंत ही नए खिलाड़ियों को देखा और उन्हें तीखी नजरों से देखा। यहां तक कि सुस्त बाई चोन भी उनकी ओर देखने से खुद को नहीं रोक पाया। आदिम स्वर्ण कोर, केवल इतना ही नहीं, स्वर्ण कोर क्षेत्र का शिखर। सभी प्रसिद्ध विशेषज्ञ आश्चर्यचकित थे। प्राइमोडियल गोल्ड कोर वाले लोग निश्चित रूप से बशुई कमांडरी में शीर्ष पायदान के विशेषज्ञ थे। ग्रैंडस्टैंड में बैठने का अधिकार रखने वाले सभी लोगों ने उस स्तर को हासिल कर लिया था, लेकिन अधिकांश केवल आरंभिक गोल्ड कोर दायरे तक ही पहुंच पाए थे, जिसमें जियान शिनहोन सबसे अधिक शक्तिशाली था। लेकिन हालांकि वह गहन गोल्ड कोर दायरे तक पहुंच गया था, फिर भी उसे गोल्ड कोर दायरे के शिखर को प्राप्त करने से पहले एक लंबा रास्ता तय करना था। उपस्थित लोगों में से केवल एक ही ऐसा था जिसके पास गोल्ड कोर क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने की संभावना थी। वह बाई चोन था, और यह केवल एक संभावना थी, कोई निश्चितता नहीं। वह शायद ही कभी दूसरों से लड़ता था, इसलिए कोई भी उसकी असली स्थिति के बारे में नहीं जानता था। अब 2 नए लोगों का नेता स्पष्ट रूप से पीक गोल्ड कोर क्षेत्र का विशेषज्ञ था। ये वही है। बाई चोंग उस नवागंतुक को पहचानकर दंग रह गया। सर बाई चोंग, आप उसे जानते हैं? जियान शिनहोन ने तुरंत पूछा। हाँ, बाई चोंग ने सिर हिलाया। ये शुई हानिक्सिन है, तियाने युवान तलवार संप्रदाय की 9वीं बड़ी। वह 10 साल पहले गोल्ड कोर क्षेत्र के शिखर पर पहुंची थी। तियाने युवान तलवार संप्रदाय, और वह भी एक बुजुर्ग। ग्रैंडस्टैंड पर मौजूद सभी लोग हैरान थे। वे सभी बशुई कमांडरी के प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे जिनके पास विशाल ज्ञान था। वे स्वाभाविक रूप से तियाने युवान तलवार संप्रदाय के बारे में जानते थे। तियाने युवान तलवार संप्रदाय तियानेयान प्रांत के 5 संप्रदायों में से एक था। ऐसा कहा जाता था कि उस संप्रदाय में काफी विशेषज्ञ थे जो यिन यांग शून्य क्षेत्र तक पहुंच चुके थे, और गोल्ड कोर क्षेत्र में और भी अधिक विशेषज्ञ थे। पूरे तियानयान प्रांत में संप्रदाय निस्संदेह एक मजबूत प्रभाव और एक सच्चा शीर्ष संप्रदाय था। बाशुई कमांडरी के ये विशेषज्ञ, यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली स्वॉर्ड मार्क्विस मेंशन तियानेयुआन स्वॉर्ड संप्रदाय की तुलना में कुछ भी नहीं थे। आखिरकार उनकी कमांडरी तियानयान प्रांत में 108 कमांडरियों में से केवल एक थी। संप्रदाय का एक बुजुर्ग, चाहे उनकी पहचान या ताकत कुछ भी हो, इन प्रसिद्ध विशेषज्ञों में खौफ पैदा करने के लिए काफी था। वे आश्चर्यचकित होने लगे कि तियानेयुआन तलवार संप्रदाय का एक बुजुर्ग तलवार मार्क्विस हवेली में क्यों आएगा। तभी जियान लेन, जो ग्रैंडस्टैंड पर भी थी, ने गर्व से कहा, चिंता मत करो सब लोग, एल्डर शुई यहाँ विशेष रूप से मेरी बेटी के लिए आए हैं। प्रसिद्ध विशेषज्ञ आश्चर्यचकित रह गए। ड्रिल ग्राउंड के मध्य में जियान मेंगर, जो लगातार ध्यान आकर्षित कर रहा था, पहले से ही नए लोगों की ओर बढ़ रहा था।